तो सुजीत सर सब क्लियर एवरीथिंग। चला जाए, कमेंट बॉक्स नहीं आया, शुरू किया जाए। सबको नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, है ना। शुरू करें, यहाँ पे रिकॉर्डिंग पे भी क्लिक कर लीजिए। चला जाए, शुरू करें। चलिए, आज की क्लास और आज से लेके अंतिम दिन का क्लास जिस दिन भी होगा मेरा, यानी हिस्ट्री का, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। अब इसमें जितना समय लगे, यहाँ के बाद आपको बिल्कुल भी एक भी क्लास सब्जेक्ट नहीं करना है। हर एक एक बात को आपको सीखना है, समझना है। एक दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें जितने भी पॉइंट आएंगे उसको बढ़िया से एकदम ट्रिक के साथ में समझना है। देखिए, एक बात तो तय हो गया है कि आपका एग्जाम जो है जनवरी में होगा, है ना। खैर उसको लेके तो अभी इस क्लास के बाद वीडियो बना देंगे, एडीओ का क्या है कहानी वो पता चल जाएगा। खैर यहाँ तक की बात करते हैं कि जनवरी में तय कर दिया इसका एग्जाम है, यानी अब जो बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ एक महीना बचा हुआ, पूरा दिसंबर। इस 30 दिन में 30 तमाशा करने से बढ़िया है एक तमाशा कीजिए और सिलेक्शन लीजिए, और वो तमाशा कंटिन्यूटी रिवीजन, इस दोनों का तमाशा आपको करना है ताकि सिलेक्शन हो जाए। और आपका रिजल्ट जो है मोस्ट प्रॉब्ली है कि होली या होली के बाद आपका आ जाएगा आपके पास में। तो एक अच्छा खासा वैकेंसी है, बढ़िया वैकेंसी है, शानदार जबरदस्त वैकेंसी, थैंक यू, है ना। इसको हाथ से जाने मत दीजिए, क्लियर ना। अब आगे शुरू करें, यहीं पे इसको छोड़ते हैं। सारा पीडीएफ मिल जाएगा, मत घबराओ, मत घबराओ, सारा पीडीएफ पूरा सब आपको मिलते जाएगा। पीडीएफ के लिए टेंशन मत लिया करो, पढ़ने समझने के लिए टेंशन लिया करो। आओ यूरोपीय कंपनियों का सबसे पहले स्टार्टिंग किया जाए। स्टार्टिंग यही होता है। आप एक चीज जानते होंगे कि यूरोपीय कंपनियां आ रही हैं, चाहे वो पुर्तगाली की बात हो, चाहे वो डच की बात हो, चाहे वो अंग्रेज की बात हो, चाहे वो डेनिश की बात हो, या फिर चाहे वो फ्रांसीसी की बात हो। जरा समझना, जैसे जैसे बात करेंगे ध्यान से पकड़ के रखना। सुजीत सर इतनी बड़ी कहानी है, पूरा का पूरा यूरोपीय कंपनियां, एक तो पहले आपको पढ़ाने में भी टाइम लगेगा और हमको पढ़ने में भी टाइम लगेगा। एक बात हो जाए दोनों मिलकर साथ में कि आखिर क्वेश्चन कहां से आएगा। अगर आपके अकॉर्डिंग देखा जाए तो, मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर क्वेश्चन ना आए तो कहना, सबसे पहला अंग्रेजी अच्छे से पढ़ लेना है, अंग्रेज। दूसरा फ्रांसीसी, ये तो हुआ। पुर्तगाली में नहीं आएगा, मत लो टेंशन। देखिए पुर्तगाली आपके दिमाग में ले जाकर मैं डाल दूंगा, उसका टेंशन मेरा है, उसको छोड़ दो। ये क्लास खत्म होते पूरी यूरोपीय कंपनी आपके दिमाग में रहेगा। जाओ जहां से क्वेश्चन उठाना उठा लो, जिससे उठाना, प्रीवियस क्वेश्चन से उठाना है, यूपीपीसी से उठाना, राजस्थान पीसी से उठाना है, एमपीपीसी से उठाना, जहां से उठाना उठा के देखो यूरोपीय कंपनियों क्वेश्चन अगर ना बने तो आगे मिलना मेरे से, क्लियर। क्योंकि ये सब बातें बोलने से क्या होता है ना, आप एकदम मतलब क्या होता है, एकदम हेल्दी हो जाता है आपका माइंड कि चलो कम से कम ऐसा तो पढ़ाई होगा ना जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब अंग्रेज और फ्रांसीसी, इसके साथ साथ अगर कभी बाई चांस मैचिंग करवाने के लिए देगा कौन कंपनियां आई थी, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, सब बताएंगे, बस एक बार खाली समझा रहे हैं। उसके बाद मेरा दिल कहता है कि इस बार एडीओ में जो क्वेश्चन आएगा, कर्नाटक प्रथम युद्ध, कर्नाटक द्वितीय युद्ध, कर्नाटक तृतीय युद्ध, यहीं से क्वेश्चन आएगा। लिख लो, जहां चाहो वहां लिख के रख लेना साइन करके। जब जनवरी एग्जाम देने के लिए जाओगे तो देखना यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यूरोपीय कंपनियों से नहीं क्वेश्चन आएगा, लेकिन और अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं, जब ध्यान से सुनना, उसके बाद टॉपिक में एंट्री मारेंगे। आप कहीं से पढ़ रहे हैं, जहां से पढ़ना पढ़ लो, ये आपको याद कभी नहीं होगा। ट्राई कर लेना, कहना सुजीत सर सही बात बोले, बिल्कुल यही कहानी होती है, आज तक याद नहीं होता है और आज के बाद मर भी जाओगे तो भूल नहीं पाओगे। इस क्लास के बाद देखना, कहना एकदम सब कुछ समझ में आ गया। ज्यादा नहीं करना, जो जरूरत की चीजें हैं उसी को ध्यान रखना है, बस वहां आता हुआ क्वेश्चन गलत करके नहीं आना, बस काम खत्म करो। यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर यूरोपीय कंपनियां इंडिया आ क्यों रही है। यहीं से क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाता है, क्यों क्यों आ रही है। किसी के पास कोई जवाब नहीं, बस पता है यूरोपीय कंपनियां आई हैं, इनका काम है व्यापार वाणिज्य करना और कुछ भी नहीं है। सुजीत सर उसके बाद धीरे धीरे जो है हम लोग की कमजोरी समझ लिए, हमारे अंदर ना राष्ट्रवाद है, हमारे अंदर ना एकता है, ना भाईचारा है, जिसका फायदा उठा के यूरोपीय कंपनियां जो हैं भारत में बस गई और देखते देखते वो कंपनियां जो व्यापार करने के लिए इंडिया आई थी वो राजनीति करना शुरू कर दी, क्लियर है। यहीं से राजनीति शुरू करती है, उसका धीरे 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 क्या है, पूरे भारत पर कब्जा कर लेती है और हम गुलाम हो जाते हैं। ये वैसी बात हुआ सुजीत सर कि सबसे पहले जो है कमरा ढूंढने के लिए बाहर का स्टूडेंट आता है, उसको किराए पे कमरा दिया जाता है जिससे कि दो पैसा मुझे भी हो और उसे भी रहने के लिए आशियाना मिल जाए। और देखते देखते टाइम ऐसा आ जाता है कि वही जो किराएदार था, जो पहले किराया देता था, अब मकान मालिक से किराया लेना शुरू कर दिया। और नाम आप जानते होंगे, पलासी का युद्ध। ये अलग बात है कि पलासी का युद्ध ये बात कहता है कि वो धोखे का युद्ध है या पेपर वॉर है, ये बात सच है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन आगे चल के जैसे बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, उसके बाद क्लियर हो जाता है कि अंग्रेज आपसे ज्यादा मजबूत हैं और जो कंपनियां, जो यूरोपीय कंपनियां यहाँ पे व्यापार करने आई थी, अब यहाँ पे क्या करेंगी, राजनीति करेंगी। ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत, कोई समस्या, आगे चले। फिर से आते हैं, कहानी को मूव करवाते हैं और लौट के पहुंचते हैं कहां पे, यूरोप में। अभी इंडिया की बात कुछ नहीं है, अब ये सारी बात इंडिया में क्या तमाशा की वो बात, अब आते हैं यूरोप की। आखिर यूरोप में ऐसा क्या हालात बन गई कि कंपनियों को भारत आने के लिए मजबूर होना पड़ा। पहली बात, सबसे बड़ी बात यह है कि सुजीत सर यूरोप में सालों भर ठंड रहता है, सालों भर ठंड रहता है। अब इनकी वजह से यहाँ पे अब देखिए ठंड आने लगा ना, अगले महीने के बाद देखिएगा ना आपको अच्छी सब्जी मिलेगी, ना फल मिलेंगे, ना पेड़ पौधे का हाइट बढ़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। ठंड आने के बाद सब कुछ सिकुड़ जाएगा, इंसान की हाइट भी घट जाती है। बस ये कहानी के लिए समझने के लिए बात समझ में आ रहा है। ऐसे में इनके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, क्या, मांस। मांस पे डिपेंडेंट है, इनको किसी भी हालत में मांस चाहिए और मांस को ज्यादा समय तक अगर सही रखना है तो उसमें मसाले की जरूरत होती है। ध्यान से पकड़ना, मसाले की जरूरत होती है और मसाला के लिए शुरुआत से ही इनका जो है व्यापार वाणिज्य भारत से चलते आ रहा था स्थलीय मार्ग से। यानी अगर देखा जाए तो उत्तर और पश्चिम वाला इलाका, जो अस्तर वाला इलाका है, वहां से कंटिन्यूटी के साथ में माल का आदान प्रदान होता रहता था, व्यापार वाणिज्य होता रहता था। अचानक वहां पे बंद हो जाने की वजह से, अचानक वहां पे बहुत सारी समस्या, आप सारी समस्या बताओ, बहुत सारी समस्या हो गई जिसकी वजह से जो है ये स्थल मार्ग थोड़ा सा जो है डिस्टर्ब हो गया। उसके बाद एक चीज समझ में आया, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है कहां पे, यूरोप में। ध्यान से सुनना, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूरोप में होता है तो वहां के लोगों को एक चीज समझ में आता है कि टेक्नोलॉजी तो रख दी, टेक्नोलॉजी तो बना दी, लेकिन कच्चा माल कहां से मिलेगा, कच्चा माल कौन देगा हमको। कच्चा माल के लिए मुझे दूसरे देश पे डिपेंडेंट होना होगा। अब एक काम करो, सबको यूरोप से निकलो और जहां जहां ज्यादा दिन तक सूर्य निकलते हैं, जहां गर्मी भी पड़ती है, वहां अच्छे से, आसानी से और बहुत अधिक मात्रा में हमें कच्चा माल मिल सकता है। उसका एक उदाहरण जो है वो भारत है, सिंपल सा। अब बात रही कि भाई भारत है, अब दो कंट्री है, जरा समझना। एक साइड में जो है वो है स्पेन और दूसरे साइड में जो है वो क्या है, पुर्तगाल है। स्पेन और पुर्तगाल, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है तब ये कहा जाता है, यहां से ध्यान से समझिएगा, स्पेन से एक यात्री निकलता है जिसका नाम होता है कोलंबस, 1492 में निकलता है। जरा समझ लेना, क्वेश्चन बनने के लिए तैयार हो गया। 1492 में निकलता है और निकलने के बाद सीधे कहां पहुंच जाता है, एकदम स्ट्रेट चलता है, यानी कि डायरेक्शन इसका जो है पश्चिम दिशा है। ध्यान रखिएगा, पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा। और पश्चिम दिशा सीधे समुद्र पार करके यहां पे एक स्थल की खोज करता है, क्योंकि स्पेन में कोलंबस जो है
ध्यान रखना, कोलंबस का भी टारगेट एक ही था, भारत को खोजना, लेकिन दिशा गलत जगह चला गया, जिसकी वजह से ये भारत ना खोज के अमेरिका खोजा। बड़ा आसान भाषा से आपको समझा रहा हूं, सिंपल सा, पहले भी अमेरिका खोज लिया। जब अमेरिका में पहुंचा तो वहां एक चीज देखा कि अमेरिका भी क्या ठंड से कांप रहा है। उसके ऊपर थोड़ा सा बड़ी से हल्का सा झुकता है, हल्का सा पकड़ में आ जाएगा। ऊपर अगर देखा जाए तो उसके ऊपर कनाडा है, वो पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ होता है। तो वहां के लोग जो जनजाति लोग हैं, धीरे धीरे चलते 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 दक्षिण की ओर आते हैं, तो अमेरिका पहुंचते, तो वहां कुछ अमेरिका में हद तक जो है उतना ज्यादा ठंड नहीं होता, लोग वहां बस जाते हैं। और जब यहां से कोलंबस यहां पहुंचता है 1492 में अमेरिका, तो वहां देखता है कि ऑलरेडी यहां पे लोग हैं, और सारे के सारे लोग जो हैं एकदम लाल लाल हैं, जैसे अभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है ना। अभी देखने में कैसा लगता है, बिल्कुल मेरी तरह कलवा कलूठा की तरह, है ना, एकदम पूरा काला रंग है, देखने में एकदम बेकार सा लगता है। अब मेरे को उठा के शिमला में ले जाकर रख दे, तो आपको क्या लगता है 1 साल के अंदर कैसा लगेगा? एकदम चकाचक ऋतिक रोशन की तरह चमकेंगे, उसमें कोई शक की बात नहीं है। देख के इंसान को पहली नजर में प्यार हो जाए, बात समझना जो कर रहा हूं। या फिर आपको एसी में 24 आवर रखा जाए तो आप कलवा से क्या हो जाएगा? सुंदर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ के लोग जो है अमेरिका में आए तो ठंड पड़ने से क्या होता है, जो लोग सुंदर हैं, हमारी तरह कलवा वाले इंसान सुंदर हो जाएंगे, लेकिन आप लोग की तरह सुंदर सुंदर जो लोग हैं अगर ठंडे प्रदेश में ले जाएंगे ना, तो आप लाल लाल टमाटर की तरह हो जाएगा, पक्का एकदम लाल हो जाएगा, नाक के ऊपर लाल हो जाएगा, गाल के ऊपर लाल हो जाएगा, पूरा फेस जो है लाल होगा। और इसीलिए जब कोलंबस यहाँ आया, अमेरिका को खोजा, यहाँ के लोग जो लाल लाल दिख रहे थे, इसलिए इनको कहा रेड इंडियन। लोग कहते हैं क्या याद करना, सब तो आसान है, क्यों याद करेगा, क्यों आया? देखो आसानी समझ, यहाँ जैसे ही ढूंढा उसके बाद अमेरिका में रेड इंडियन क्वेश्चन पूछा हुआ, जाकर देख लो। अब इन्हीं को कहा रेड इंडियन। इसी में एक साइंटिस्ट बैठा हुआ था, हेनरी द नेविगेटर, ध्यान रखिएगा, हेनरी द नेविगेटर, नाम जरूर सुने होंगे, हेनरी नेविगेटर। इसने दिशा सूचक यंत्र, दिशा सूचक यंत्र, इस यंत्र का क्या किया, डेवलप किया। उसके बाद बोला यहाँ कोलंबस, यहाँ कैसे तू गया था रे? तो मैं तो कुछ नहीं किया था, मैं तो सीधे पश्चिम दिशा से करते 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 सीधे अमेरिका चल गया। अबे तो ये तो इंडिया कभी आ ही नहीं सकता है। अगर इंडिया किसी को जाना होगा तो सबसे पहले यूरोप से स्टेट में चलेगा, पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा के बाद दक्षिण दिशा में चलेगा, और दक्षिण दिशा के बाद फिर पूर्व दिशा में चलेगा, तो यहाँ पे उसको इंडिया मिलेगा। ये डायरेक्शन तो गया ही नहीं। उसके हिसाब से, हेनरी द नेविगेटर के हिसाब से, दिशा सूचक यंत्र के हिसाब से, जो कोलंबस था वो किसी दूसरे कंट्री को खोजा। और एक बात और बता दूं गहराई की बात, जब कोलंबस मरा उसके 35 साल के बाद पता चला कि अमेरिका की खोज जो है वो किसने किया, कोलंबस ने किया। बस हल्का सा समझने की और कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग लगाने का। क्लियर है ना? हाँ राजा जी कंपास, एक उसको बोलते हैं वर्षा से बफरी, बाबू एक बार रिजॉइन करो ना, सही हो जाएगा वर्षा, एक बार फिर से रिजॉइन करो बाबू। तो दिशा सूचक यंत्र, उसके बाद सबसे पहली बार भारत के लिए बार्थो लोमो डियाज, सबसे पहली बार इसने हिम्मत लगाया। ध्यान से समझिएगा, अगर मैप यहां पे बनाने की कोशिश करूं, रुको बनाते हैं, शायद तुमको समझ में आ जाए। हमारा मैप भी तो सुभान अल्लाह, नहीं रुको एक पेज लेने दो मुझे यहां का। हाँ पुर्तगाली खास, अगर रियल में देखा जाए, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, नीचे अगर देखा जाए दक्षिणी अमेरिका, यहां देखा जाए यूरोप सुजीत सर, और यहां देखा जाए तो आपका अफ्रीका, और ये वाला पार्ट देखा जाए तो पूरा का पूरा क्या है, एशिया, और यहीं पे हमारा खूबसूरत हिंदुस्तान है, भारत। बस किसी को कोई समस्या हो तो बताना, कोशिश आप सेम टू सेम मत सोचना। इस वजह से मेरा कोई ज्योग्राफी ऑप्शन नहीं आ रहा है, हिस्ट्री ऑप्शन आ रहा है, मुझे मैप नहीं आता सही से बनाना, सही बात, बस फील करो। और अगर नहीं फील कर सकते तो एक बार सामने, आंखों के सामने मैप को रख लो, बस चले। चलो अब अभी बताएंगे ना, अभी और भी बताना, बस एक बार पहले समझ तो लो। अब यहां से ध्यान रखिएगा, ये वाला पॉइंट जो है एक स्पेन, ये वाला पॉइंट जो है यूरोप में, ये पुर्तगाल है। एक पुर्तगाली जो है यहां से निकलता है तो सबसे पहले डायरेक्शन जो होगा वो कौन सी डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन पश्चिमी डायरेक्शन होगा। पश्चिमी डायरेक्शन के बाद सुजीत सर एकदम दक्षिणी डायरेक्शन होगा, साउथ वाला डायरेक्शन होगा। साउथ डायरेक्शन के बाद एकदम ऐसे करके यूरोप से अफ्रीका से सटते हुए उसके बाद भारत का ये एंगल है, ये डायरेक्शन है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? एक मिनट बाबू, एक सेकंड बस, पेटी चेंज करना। अच्छा हमारे साथ साउंड का रिलेशन बड़ा खूबसूरत है, ये दुश्मनी बात, जब आएंगे तो कुछ ना कुछ साउंड में होना ही होना। ये आज कोई नई बात नहीं है, पिछले 9 साल से हो रहा है। चलिए आइए, कोई दिक्कत नहीं, पुर्तगाली को हाँ प्रतिभा आओ। अब ये लो, यहाँ से स्पेन से निकला, और ये पहला जो यात्री था उसका नाम था बार्थो लोमो डियाज, पहली बार निकला बेचारा। ये निकला तो यहाँ से तो आने में कोई यहाँ तक आने में कोई दिक्कत नहीं, आराम से ये क्या किया, आते गए कोई दिक्कत नहीं। लास्ट पॉइंट दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, मजा आएगा। दक्षिणतम बिंदु है, इसका नाम क्या है, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप्स, या कह सकते हैं बाबू आशा अंतरिप, या फिर कह सकते हैं दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या हो तो बताना। चले अब इसी को थोड़ा सा समझना। उसके बाद यहाँ बार्थो लोमो डियाज जाता है, और यहाँ पे आने के बाद जैसे दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु केप ऑफ गुड होप्स के पास आता है, आशा अंतरिप के पास आता है, या फिर इसे तूफानी अंतरिप भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, तूफानी अंतरिप कई जगह किताब में आप अगर पढ़िएगा ना ऑथेंटिक बुक, तो वहाँ तूफानी अंतरिप भी कहा गया, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ आने के बाद उसके बाद पूरा समुद्र ही समुद्र, पूरा का पूरा हिंद महासागर। अब पता ही नहीं चला कि आगे जाऊं या ना जाऊं, ये सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद यहाँ से वापस ये लौट के फिर से पहुंच जाता है बार्थो लोमो डियाज, 2 बार चलता है, दोनों बार निकल जाता है। कहते हैं ना हो वही जो राम रुचि रखा, जिसके भाग्य में जो लिखा हुआ वही होगा, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद असली सुपर एंट्री होती है हीरो की, ध्यान से समझिएगा। इस बार जो है वो कौन निकल के आएगा, यहाँ से स्पेन से, यहां से उसके बाद जो आएगा बताइए, इसके बाद कौन से आएगा जिसके नाम से जाना जाएगा, जिसने भारत को क्या किया, खोज लिया। आप इधर उधर जो बात करते हैं उससे बढ़िया है जवाब दीजिए। चले अच्छा एक बात बताइए, विश्लेषण कम करने के बाद आपको समस्या, विश्लेषण नहीं करूं तो भी समस्या कि सर ऐसे ही बोलते हो, विश्लेषण करूं तो भी आपको समस्या है ना। अब करूं तो क्या करूं मैं, ये बताइए। और जिनको जरूरत से ज्यादा लगता है कि हम पढ़े लिखे हैं, तो आराम से छोड़ दे क्लास को, आराम से घर में बैठिए, आपको यहाँ बोलने का कोई जरूरत नहीं है, आराम से जाइए, किताब खोलिए, किताब पढ़ लीजिए। सब कुछ आप ही के साथ समस्या, तो मैं क्या करूं।
पहले जब बता रहे थे टू दी पॉइंट बता रहे थे तब आपको समस्या सर थोड़ा डिटेल बताया कीजिए, ये तो बस पीडीएफ आप पढ़ लेते हैं। जब डिटेल बताते हैं तो कहते हैं सर समस्या ज्यादा है, इसीलिए क्योंकि आपको दिमाग में चढ़ गया ना कि जनवरी को एग्जाम होगा, अरे मार्च तक एग्जाम नहीं होगा, टेंशन क्या लेते हो। हकीकत बताते हैं कभी नहीं होगा, जिंदगी में होगा जनवरी एग्जाम, लेकिन फिर भी पढ़ो जनवरी को लेकर, मैं ये कहना चाहूंगा। आयोग की इतनी हैसियत नहीं है जनवरी को एग्जाम करवा ले, झूठ नहीं बोलो, हकीकत मैं देखा हूं, इनका तमाशा मुझे पता है क्या तमाशा करते हैं, लेकिन खैर उससे कोई मतलब नहीं है, बस जैसे पढ़ाते हैं पढ़ लो, अगर कमेंट ही करना है तो बेहतर है कि निकल जाओ, आराम से घर में बैठो, आराम से एंजॉय करो लाइफ को। चलो अब प्रॉब्लम क्या होता है नहीं देखूं, अब लगता है कोई क्वेश्चन पूछ देगा तो देख लेता हूं तो बस वही बातें आपस में बस। चलो चलो उसके बाद यहां से निकलते हैं कौन, वास्को डी गामा क्वेश्चन पूछ देगा, उसके बाद मुंह फाड़ देना सर क्या एक नंबर से गया गया ना, चल निकल यहां से, जाओ टेक्निकल सर्विस के जिसमें चले। वास्को डी गामा यहां से निकलता है और ये टाइमिंग जो होता है ये टाइमिंग याद रखने का है 1498, ये यहां से निकलता है और धीरे धीरे करते 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 पहुंचता है केप ऑफ गुड होप्स। इसकी भी आशाएं जो हैं धीरे धीरे, आशाएं पॉइंट पकड़ो, आशाएं ध्यान रखिएगा, आशाएं, इसकी भी आशाएं धीरे धीरे यानी आशा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप्स के पास इसकी भी आशाएं खत्म होना शुरू, उसके बाद सिर्फ समुद्र समुद्र दूर तक कोई इलाका नहीं दिखता, लगता कहीं अगर अंदर गए तो पता नहीं बाहर आने का मौका मिलेगा ही नहीं मिलेगा। लेकिन यहां इसका कमाल है, लग कहते हैं यहां पे इसकी मुलाकात होती है किनसे, एक पथ प्रदर्शक होता है, गुजराती पथ प्रदर्शक, उससे उसकी क्या होती है मुलाकात होती है, जिसका नाम होता है अब्दुल मजीद, नाम समझना अब्दुल मजीद, ये पथ प्रदर्शक हो, मछुआरा को जो कहना है कहो जो भी, इसकी मुलाकात होती है, बोलता है हेलो मिस्टर वास्को डी गामा व्हाट हैपेंड, अबे व्हाट हैपेंड कैसी की तैसे, अबे भाई मेरे को भारत जाना, अरे मैं खुद इंडियन, आई एम इंडियन, चलो मेरे साथ आओ, अपने नाव को पीछे पीछे करो, और जैसे इसके पास चलता है इसके पीछे 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 करते 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 पहुंच जाता है कहां पे, यहां पे केरल, केरल के कालीकट बंदरगाह पे, है ना। मुझे वहां जाने का मौका मिला, मैं गया वहां पे, वहां देखा हूं, खैर वो कहानी यहाँ की कहानी। उसके बाद यहाँ पे मिलता है, पहुंचता है केरल के पास में, और केरल के उस समय जो राजा होते हैं उनका नाम क्या है जरा बताइए, जेमुरीन, जेमुरीन, जेमुरीन से मिलता है, स्वागत सत्कार, वो तो ठीक है, आइए आप भी क्या याद कीजिएगा, आइए हमारे यहाँ व्यापार वाणिज्य कीजिए, और यहाँ से शुरू होता है धीरे धीरे व्यापार वाणिज्य। अब जब यहाँ पे पुर्तगाली आ गए, इंडिया खोज लिए, दुनिया ने एक चीज जान गया कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया है। अरे ना जी ना, भारत की खोज नहीं किया है, बल्कि भारत की खोज समुद्री मार्ग से वास्को डी गामा ने किया, भारत पहले से ही है, उसकी खोज से 5000 साल पहले से भारत ऑलरेडी अवेलेबल है, यहाँ बस इस रास्ते की खोज किया, बस कोई दिक्कत यहाँ तक किन्हीं को कोई समस्या, ये ओवरव्यू था जिसको आपको बस जानना है। उसके बाद व्यापार वाणिज्य शुरू होता है, व्यापार वाणिज्य जैसे बढ़ना शुरू हो जाता है, उसके बाद इनको लगता है रोज दिन आने जाने से बेहतर है कि भारत में ही रह जाया जाए। उसके बाद गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, पहला गवर्नर जो होता है वो अल्मेडा होता है, दूसरा गवर्नर जो होता है वो अल्बुकर्क होता है, जिसको वास्तविक संस्थापक कहते हैं, और तीसरा जो होता है वो होता है नीनो डी कुन्हा, जिसने कुछ नहीं किया, बस राजधानी को परिवर्तन किया, कोचीन से उठाया, गोवा में ले जाके शिफ्ट कर दिया, बस 1510 को एक चीज याद रखना है कि गोवा को आदिल शाह से जीत लिया अल्बुकर्क ने, बस काम खत्म कीजिए, इतनी बातें आपकी इस भेजे में रहनी चाहिए, बस चलें, कोई दिक्कत किन्हीं को ना, चल आगे बढ़े। सब बताते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी बता रहे हैं, सब बताएंगे, चलो आ जाओ, अब आते हैं असली काम पे, आओ, अब जिसको फास्ट देखना है, अब देखो फास्ट, खूब फास्ट भगा देते हैं, जिंदगी स्लो चले उसका टेंशन नहीं है, हाँ चलो। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यहाँ पे सारी कंपनियां, चाहे पुर्तगाली की बात कर लें, डच की बात कर लें, अंग्रेज की बात कर लें, और फ्रेंच की बात कर लें, इसमें सबसे ज्यादा दिल जो कहता है मेरा कि यहाँ से अंग्रेज से एक ही क्वेश्चन आएगा, मात्र एक क्वेश्चन, एकदम एक क्वेश्चन, अंग्रेज से आए, और फ्रेंच से आपका जो क्वेश्चन आएगा ना वो कर्नाटक फर्स्ट वॉर, सेकंड वॉर और थर्ड वॉर, वहां से फ्रेंच से आएगा, अंग्रेज से थोड़ा सा ध्यान रखना, और पुर्तगाली में तो आपको ध्यान, और डच वाला में थोड़ा सा ध्यान रखना, डच का कभी भी इंटरेस्ट व्यापार वाणिज्य में इंडिया नहीं रहा प्राथमिकता में, बाबू ध्यान से समझ लेना, इंडिया मजबूरी था या बस ऐसी शौक के लिए था, भगवान मालिक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, इनका शुरू से ही कभी भी इंडिया में नहीं रहा, इनका व्यापार वाणिज्य का उद्देश्य क्लियर ना। उसके तो थोड़ा सा यहाँ पे इनकी जो कंपनियां हैं, कहाँ पे स्थापित की पहली कंपनी, हल्का सा देख लें क्योंकि मैच में देता क्लियर। अब असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो क्वेश्चन ला के आपकी जान मार सकता हूँ, मैं मार दूं जान आपकी। देखो सबसे पहले तो ये डेट याद रखना है सब, इस टाइम में ये लोग क्या है भारत आए हैं, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर जैसे भी अब बढ़ते क्रम जैसे भी 1498 में पुर्तगाली आए, 1595 में डच आए, अंग्रेज 1600 में आए, और फ्रेंच 1664 में आए, और ये चीज आपके दिमाग में होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछता है और दिमाग खराब करता है आप लोग की आयु। अब यहाँ से क्वेश्चन एक ही पूछेगा, वो कौन सी कंपनी थी, सामने देखो स्क्रीन पे, वो कौन सी कंपनी थी जो सल्तनत काल में आई थी, दिल्ली सल्तनत की बाबू आपको जान मारने के लिए, सल्तनत काल में आई थी। अब हो गया दिमाग का दही, हे भगवान अब इसे कौन सा बोलूं, सुजीत सर सल्तनत काल, सल्तनत काल बाबू एक चीज हमारी तरफ से आप कीजिएगा जरूर, जैसे क्लास खत्म हो जाएगा ना तो जो कल टॉपिक रहेगा वो तो हम आपको बता देंगे, कल ये टॉपिक पढ़ के आपको आना तो प्रीवियस क्वेश्चन का देख के आइएगा, मत बनाइएगा, बने या ना बने तेल लेने जाए, लेकिन देख के जरूर आइएगा, ताकि जब आप मेरे पास क्लास में बैठिएगा ना तो आपको जो है हैप्पीनेस फील होगा यहाँ पे भेजे में। चलो आओ सल्तनत काल में, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि सल्तनत काल क्या, सल्तनत का मतलब होता है दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, और हमें कम से कम इतना तो पता है, बाकी डेट याद रहे या ना रहे गुरुदेव, लेकिन इतना हमें पता होता है कि 1526 सुजीत सर वो ऐसा डेट है जो बच्चा जानता है, जो थोड़ा सा सीरियस है, पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, देखो कहां से जुड़ा कहानी, प्रथम युद्ध, और कैसे हम समझा रहे हैं ताकि आपको याद रखना नहीं पड़े। ये 1526 के बाद दिल्ली सल्तनत उजड़ गया, उसके बाद नहीं बचा, उसके बाद सीधे मुगल काल का एंट्री हो गया, बाबर ने कर दिया, 1526 की बात हो रहा है, यानी कि सुजीत सर 1526 से जो पहले कंपनियां आई होंगी वो दिल्ली सल्तनत में आई हुई। आयु पूछ ले क्वेश्चन, मैं सही बता के चलाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। अब आते जा देखते हैं कहां पे 1526 की कहानी आ रही है, पुर्तगाली 1498 में आए, 1526 उसके बाद होगा, अच्छा ये तो फंसा सुजीत सर, ये फंस गया, डच नहीं ये कहां से, क्योंकि 1526 का खेल खत्म हो गया ना, ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, पुर्तगाली होगा, और क्वेश्चन देखो पूछा होगा और लोग गलत करके मार के आए। तो ध्यान रखना है कि जो सल्तनत काल में है एक लौती कंपनी थी पुर्तगाल, वो पुर्तगाल आई थी, बाकी जितनी भी कंपनियां हैं सबके सब मुगल काल में आई, और मैंने हमेशा बता दिया हूं, अभी भी बताता हूं, कल भी बताता हूं, जहां इतिहास मोड़ को बदलेगा वहां से क्वेश्चन उठेगा, लिख लो। अभी खड़ा होकर मैं सामने बता सकता हूं कि इतिहास में कहां क्वेश्चन आएगा, इतिहास में जो चर्चा का विषय बन जाएगा, कोई भी टॉपिक का, कोई भी कहानी, कोई भी कैरेक्टर, वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मुगल काल से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मुगल का कई ऐसे चैप्टर को बंद करने की सिफारिश हुई, इसलिए मुगल काल चर्चा का विषय याद रखना आना चाहिए 100%। एक तो यहां से चर्चा का विषय हो गया, दूसरा जिसके 100 साल कम से कम 100 साल 150 साल 200 साल 250 साल 300 साल हो रहा है, 100% है क्वेश्चन आयोग पूछेगा, मैं लिख के देता हूं तुमको, लिख लेना। अब ये पकड़ के खेल, जैसे फॉर एग्जांपल का कोई 1925 में हुआ है, 2025 हो गया है, 100 साल पूरा हो गया, क्वेश्चन आना ही आना है, कोई रोक के दिखा दे क्वेश्चन नहीं आया तो करना 100% आएगा क्वेश्चन, आना ही आना है।
या फिर अगर इस बार जो संभावना बनता भू राजस्व बंदोबस्त एक हल्का सा डीपली हल्का सा बताता है। इस बार जो क्वेश्चन बन रहा है वो किससे बनेगा? अगर देखा जाए तो महलबारी से क्वेश्चन बनेगा। 1822 3 साल हुआ, अभी 103 साल पूरा हुआ, सॉरी 203 साल पूरा हो गया, तो क्वेश्चन वहां से बनने की संभावना हो रही है कि 203 साल पूरा हो गया, 200 साल के मोटा-मोटी हो गया, तो वहां से क्वेश्चन पूछेगा। इस बार ये बारी से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इस बार स्थायी बंदोबस्त से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इस बार सीधा पूछेगा तो पूछेगा महलबारी से, पंजाब वाले इलाका से। अगर पता रहेगा तो बताओ, नहीं पता रहेगा तो देखो हम क्या करेंगे। इसलिए हर चीज को उसमें क्या करना है, पकड़ते हुए जाएंगे, जहां-जहां बोलेंगे इसको ध्यान से रखिएगा, हो जाएगा। अब ये हो गई, कोई दिक्कत नहीं, सेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर जैसे भी पूछेगा बता दीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पुर्तगाली 1458 से 1961, यानी आए सुजीत सर सबसे पहले और गए सुजीत सर सबसे बाद। देश आजाद हुआ 1947 में और इनको भगाने में हमें टाइम लग गया 1961, यानी आए पहले और गए बाद में। वो कौन सी कंपनियां? पुर्तगाली। क्लियर है? कोई दिक्कत? प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने आविष्कार किया क्या? दिशा सूचक यंत्र बाबू, दिशा सूचक यंत्र। इसकी क्या है? इन्वेंट किया, जिससे ये पता चल जाए कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं, अच्छे से समझ में। हो सकता है कभी क्वेश्चन में दे दे, उसका मूड बदल जाए कि हेनरी द नेविगेटर इससे किससे संबंधित है, दिशा सूचक यंत्र से है, यात्री से है, विदेशी यात्री से है, ये पुर्तगीज हैं, या इनमें से एक से अधिक, या उपयुक्त में से इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर पता होगा तो बता दीजिएगा। 1487, ध्यान रखिएगा 1487, और दिमाग में हमेशा रखिएगा सुजीत सर 1498 में पहली बार वास्को डी गामा आया था भारत, लेकिन उससे पहले 1487 में बार्टोलोमेव डियाज ने उत्तर माशा अंतरिक्ष या तूफानी, देखिए है ना लिखा हुआ तूफानी अंतरिक्ष, या फिर केप ऑफ गुड होप्स, जो भी दक्षिण अफ्रीका का सुजीत सर सबसे दक्षिणतम बिंदु है ना। लिखा हुआ तो है, पूजा जैसे नोट्स जाएगा देख लेना, अरे ध्यान से रहो ना। चलो अब 10 दिन की समुद्री यात्रा के बाद वास्को डी गामा जो है वो पहुंचता कहां है? अब्दुल मजीद के पथ प्रदर्शक की सहायता से 20 मई 1498 को। ध्यान रखिएगा 10 दिन यात्रा करने के बाद 20 मई 1498, डेट याद रखना है। कहां पहुंचता है? भारत। भारत में कहां? सुजीत सर केरल। केरल में कहां? कालीकट बंदरगाह। कालीकट का एक मिनट बाबू, कालीकट बंदरगाह। चलो आगे बढ़ते हैं। इन वहां के जो शासक थे उसका नाम क्या था? जेमोरिन था, जो वास्को डी गामा का स्वागत किया। देखिए इतिहास में जब आप बुक पढ़िएगा ना तो कई बार ऐसा लगता है कि स्वागत नहीं हुआ था, कुछ बीच में मतलब मनमुटाव भी हुआ था, लड़ाई झगड़े भी हुए थे, लेकिन उसको इतिहास दबा कर रख देता। उसको सिंपल चीज करता है कि कुछ बातें को लेकर तुम्हें भी हुई है, लेकिन उससे आपको कोई मतलब नहीं, सिंपल सा इतना याद रखना है। कालीकट के उस समय जो शासक थे जेमोरिन, वास्को डी गामा आया तो उसका दिल से स्वागत किया। पेड्रो अल्वारेज कैब्रेज 1500 में भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली। ध्यान रखिएगा दूसरा पुर्तगाली, पहला जो पुर्तगाली था उसका नाम वास्को डी गामा और दूसरा जो है पेड्रो अल्वारेज कैब्रेज। तो ध्यान रखिएगा 1500 में काली मिर्च के व्यापार वास्को डी गामा से 60 गुना फायदा हुआ। कहा जाता है कि जब यहाँ व्यापार करने आया था तो मसाले में काली मिर्च सर्वोपरि इसका था, और जो काली मिर्च का ये व्यापार किया था तो आने जाने खाने पीने सब खर्च को घटा के, ध्यान सुनिएगा, सब खर्च को घटाने के बाद 60 गुना प्रॉफिट हुआ। 60 गुना, यानी कि 60 रुपया का अगर चीज हम खरीद रहे हैं तो उसका इनकम हमको 36 रुपया होगा। बताओ अगर ऐसा इनकम जिस दिन बन जाए उस दिन हम पागल हो गए जो कंपटीशन की तैयारी करें, हम तो चले बिजनेस करने के लिए चले। आओ तो इस चीज को थोड़ा सा, अरे नोट्स दे देंगे भाई, तमन्ना दे देंगे नोट्स, बस एक बार पढ़ लो ना, कुछ नहीं हटा, अभी निकलेंगे नोट्स दे देंगे। वास्को डी गामा 60 गुना अधिक क्या होता है? इसको मुनाफा होता है। पुर्तगाली के दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य क्या था? अरब और वेनिस में व्यापारियों को भारत के प्रभाव को क्या करना है? समाप्त कर देना। भारत के साथ में चाहे अरबों का व्यापार हो रहा है या वेनिस या इटली वाली जो बात की है, ये दोनों पॉइंट क्यों लिखे जरा समझाइए मुझे। इसीलिए क्योंकि यही दो ऐसे खतरनाक व्यापारी थे जो स्थल मार्ग में अंग्रेजों के लिए रोड़ा बन गए थे अपने अपने जगह पे। जैसे वेनिस में, अगर वेनिस के आगे से जाना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। आगे चल के अरब व्यापारी भी है, वहां से अगर निकल रहे हैं उनके साइड से स्थल मार्ग से, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसी से इतना परेशान हो जाते थे कि चीजों की कीमत जो है एकदम घट जाती थी, इनकम नहीं होता था। इसलिए इन दोनों को किसी भी हालत में, अरब और वेनिस को जो भारत के साथ व्यापार कर रहे हैं, इनका खेल खत्म करके एक छत्र राज जो करेंगे वो कौन करेंगे? यूरोपीय कंपनियां करेंगी, है ना। चले 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री को क्या किया गया? स्थापित किया गया। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। और 1502 में दूसरी बार और 1524 में तीसरी बार। एक चीज ध्यान रखना, 1502 सॉरी 1498, 1502 और 1524। वास्को डी गामा, वास्को डी गामा भारत 3 बार आया, 3 बार आया, याद रखना भूलना मत। और तीसरी बार 1524 में जब भारत आया तो यहीं पे इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखिएगा यहीं पे इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। एक बार क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है। चले 1543 में कोचीन में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। और फाइनली जो है भारत में इसकी क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। जब भी भारत में मृत्यु की बात होती है तो दो लोगों का नाम, ध्यान से समझिएगा, जब मृत्यु की बात होती है तो दो लोगों का नाम आता है। पहला नाम जो आता है वो वास्को डी गामा का आता है, और दूसरा नाम जो आता है वो आता है सुजीत सर कर्णवालिस का। इसकी समाधि कोचीन में बनी हुई है, कोचीन में, और इसकी समाधि जो बनी हुई है वो गाजीपुर में। किसकी? कर्णवालिस की। ये वही कर्णवालिस है जिसने अस्थाई बंदोबस्त का कॉन्सेप्ट दिया था, परमानेंट सेटलमेंट का। क्लियर है? गाजीपुर बोला हूं, गाजियाबाद नहीं। गाजियाबाद बोलेंगे तो सीधे दिल्ली के साथ एनसीआर वाला इलाका चला जाएगा। है तो उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद भी, लेकिन गाजीपुर बोला जो बिहार से बॉर्डर पे टच करता है। कोई दिक्कत किन्हीं को भी? अब बातें शुरू करते हैं फ्रांसीसी अल्मेडा। ये अल्मेडा नाम सुने अल्मेडा का? आप मूवी देखे होंगे, कुछ कुछ होता है, देखे हैं? अगर नहीं देखे हैं तो यहाँ जो भी बातें बोलेंगे पारिवारिक बातें बोलेंगे, अलग अलग मूवी का नाम भी नहीं बोलेंगे आपको। आप उसमें देखिएगा ना तो एक देखिए वो कॉमेडियन है, देखो नाम दिमाग अभी जस्ट दिमाग से निकल गया। एक कॉमेडियन है जो झंडा ऊपर फहराता है, जो भी है नाम उसका, ठीक है ना, तो उसका नाम जो रखा गया है अल्मेडा। वो अमेरिका का झंडा जो है ऊपर उठाता है, देखो तो आपको समझ में आ गया। वही अल्मेडा जो है पहला पुर्तगाली गवर्नर बनता है। बस इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अपने जीवन में ये कुछ काम नहीं करता है, बस ये एक काम करता है और उसका नाम है ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति, शांत जल की नीति। चले आ जाओ। अल्मेडा भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनता है। शांत जल की नीति या कहे तो ब्लू वाटर पॉलिसी, ये लगा कहां पे है? तो ध्यान रखना है सुजीत सर, हिंद महासागर में। यानी हिंद महासागर से जो भी जहाज यहां से क्या होगा? जाएगा, वो सबका सब टैक्स किसको देगा? तो ध्यान रखना है पुर्तगाली गवर्नर अल्मेडा को टैक्स देगा। बस इसने अपने जीवन में यही काम किया। दूसरा फैक्ट्री 1505 में खुला जो कुन्नूर में स्थापित हुआ। इससे कोई काम नहीं, ब्लू वाटर पॉलिसी याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर, इसको कहा जाता है वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक
अक्सर आप 2-3 बार इस चीज़ को रिपीट किए हम लोग के सामने, मैंने सुना। एक तो पहले यहाँ भी बोल रहे हैं, उसके बाद आप बोले थे गुप्त काल में। गुप्त काल में जब सर आप बता रहे थे, इसकी चर्चा याद कीजिए चंद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त प्रथम का, जिसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि लिया था। बाकी उससे पहले चाहे घटोत्कच की बात हो जाए, जो उनके बाबूजी हों, या उनके दादाजी की बात हो जाए, श्रीगुप्त की बात कर लें, तो इन लोगों ने सिर्फ महाराजा की उपाधि ली है। महाराजा की उपाधि अगर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस समय के किसी न किसी राजा के सामंत हैं, और सामंत किसके हैं? तो कनिष्क के सामंत हैं। ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें? आइए, अब अल्बुकर्क की बात करते हैं। अगर अल्बुकर्क की बात करें तो वास्तविक संस्थापक भी इसी को कहा जाता है, याद रखना। 1510 में बीजापुर के शासक से आदिल शाह, जो शासक है आदिल शाह, उनसे क्या करता है? गोवा को छीन लेता है। सोच लो, जो आदमी पानी पे रेंग रहा था, सोचो कितना पावर मिल गया तुम्हारे ही देश में रह के, जो कभी पानी से अपना भरपाई कर रहा था, और आज देखते-देखते अस्थिर मार्ग पे अपना राज करने के लिए सिलसिला शुरू हो गया। इसलिए कहते हैं कि मेहनत करो, इंतजार करो, पेशेंस रखो, विश्वास रखो, सिलेक्शन झक मार के आएगी। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है ना जो आपके सिलेक्शन को रोक दे। हम भी तो देखें, जिस इंसान के पास पेशेंस है उसके पास रिजल्ट है। आज हो या ना हो, कल है, 100% है, 1000%। पेशेंस जिसके पास है उसी के पास रिजल्ट है, जिसके पास पेशेंस नहीं है उसका रिजल्ट इस दुनिया में कभी नहीं होगा, सातों जन्म नहीं होगा। ये पहला प्रमाण है कि आपका रिजल्ट है, आप सक्सेसफुल इंसान हैं। इसका पहला जीता जाता उदाहरण है, आपके अंदर पेशेंस है या नहीं। आप देख लो, इससे बढ़िया और क्या मैं समझा सकता हूँ जिंदगी में स्टूडेंट को? जो इंसान पानी पे रेंग रहा है पूरा का पूरा, और देखते ही देखते गोवा पे क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, क्योंकि समय देखा और क्लिक किया। 1510 कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए उसने क्या किया? प्रोत्साहन किया। अब लगा जब आ ही गए हैं, व्यापार वाणिज्य कर ही रहे हैं, है कि नहीं? सारी कहानी जब चल ही रही है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि यहीं पे अब क्या कर लो? राज कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं, मान लीजिए मुझे मोतिहारी से बड़ा लगाव है, चंपारण से बहुत ज्यादा, उतना है सब जगह, सबसे मोहब्बत है, इश्क है, उस वहां सबसे ज्यादा है। तो अब अगर मेरा व्यापार वाणिज्य मोतिहारी के साथ हो रहा है, और बार-बार आना पटना से जाना, बार-बार वहाँ बच्चों को पढ़ाना, बेहतर ऐसा ना हो कि वहीं पे शादी कर लिया जाए। अगर वहाँ पे शादी कर लेते हैं, तो इससे एक फायदा तो ज़रूर हो जाएगा कि वहाँ पे फ्री में रहने का सुविधा मिल जाएगा, वहाँ पे फ्री में खाना मिल जाएगा, वहाँ पे फ्री में एक परिवार मिल जाएगा, वहाँ पे फ्री में एक नए पापा-मम्मी मिल जाएँगे। तो सुजीत, ये नहीं बोला जाता वहाँ फ्री में उन लोगों को एक नौकर मिल जाएगा, सुनामी गुरु? ये बोलने में लाज लगता है आपको? हाँ, ये भी हो जाएगा, फ्री में मिल जाएगा। तो उसने यही चीज़ सोचा कि जब यहाँ पे आना-जाना है ये, तो यहाँ पे क्या करते हैं? शादी कर लेते हैं, और जब शादी कर लेंगे ना, तो परमानेंट सेटल हो जाएगा कहाँ पे? मेरा मोतिहारी में। अब लोगों को अगर मैं कहूँ कि मेरा घर मोतिहारी, तो कोई हिचक नहीं होगा, प्यार से कह सकता हूँ। क्लियर है ना? अब मेरी बात समझे ना? इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, जब यहाँ रह ही रहे थे, तो सोचे एक काम करते हैं, और एक काम करने का मतलब जरा समझना, क्यों प्रोत्साहन शादी का दे रहे थे? क्योंकि इतनी छोटी-छोटी बच्ची को जला दिया जाता था। पहले होता था बाल विवाह, बाल विवाह की वजह से क्या होता था? पता चला कि अच्छा वहाँ सुजीत सर की पत्नी है, और पता चला सुजीत सर जो है क्या है, अलेरिया फलेरिया मलेरिया वगैरह वगैरह से एक्सपायर कर गए। सुजीत सर का उम्र 15 साल, सुजीत सर की पत्नी का उम्र 12 साल, और पता चला कि अब पति के साथ में इनको भी जल के क्या करो? जला दो। इसी प्रथा को सती प्रथा करते हैं। इस चीज़ को देख कौन रहा था? अल्बुकर्क बोले, इतनी अच्छी लड़की को लोग जला रहे हैं, इतनी बड़ी बेवकूफ है भारत में, एक काम करो, सती प्रथा बंद कर, सती प्रथा। और सती प्रथा बंद करके फिर शादी का महोत्सव शुरू किया। चले नहीं भाई, उतना लक लेके हम पैदा नहीं हुए। और सच बात, मैं हर क्लास में बात बोलता हूँ, मोहब्बत है बस, कि अगर मोतिहारी में जन्म हुआ है तो आप बड़ी लकी हैं। मोतिहारी में अगर ससुराल भी है तब भी आप लकी हैं, और ये दोनों अगर नहीं है तो फिर अनलकी हैं। आओ चले। अब सती प्रथा पे इसने क्या कर दिया? रोक लगा दिया। एक चीज याद रखना, अगर जौहर प्रथा रहेगा तो वो अलग चीज है, याद रखना, है चीजें वही, बस वहां क्या है ना, लड़की खुद आग में समर्पण कर देती थी, और यहाँ जबरदस्ती जो प्रथा होता था वो प्रथा को वजह से किया जाता था। 1511 सोचो, 10 में अभी वो धमाका किया है जो पूरे तरीके से डीजे बजा कर दिया भारतीयों का, और देखते देखते 11 में व्यापारिक मंडी, चाहे वो मलक्का हो जो मलेशिया में हो, या फिर हरबूज हो जो ईरान में हो, ये क्या था? बंदरगाह। अगर नहीं लिखा हुआ है, ये कीजिए बाबू, बंदरगाह। बंदरगाह, बंदरगाह का मतलब जहां पे सुजीत सर सारा बंदर एक साथ जमा हो जाता है। ना 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 ना, बंदर सब जमा नहीं होता। बंदरगाह का मतलब होता है शिप वाला, जो होता है पानी वाला, जो जहाज होता है ना, उस सब का क्या होता है? यहाँ पे ठहराव होता है, यहाँ पे वस्तुओं का उतारना चढ़ाना वगैरह, या फिर कोई भी टेक्निकल इशू हो जाता था तो यहीं पे एक तरीके से कहिए स्टेशन है ना। चलिए आओ नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय सेना में भर्ती किया गया, यानी भारतीयों को पहली बार सेना में क्या कर दिया गया? भर्ती कर दिया गया। किसके टाइम में? अल्बुकर्क के टाइम में। दो तीन चीज हमेशा क्वेश्चन पूछता है। अब आपका क्लियर, 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। 11 में देखा जाए तो चाहे मलक्का बंदरगाह हो या हरबूज बंदरगाह, ईरान हो, दोनों पे जाकर कब्जा कर लिया। महिलाओं के साथ विवाह संबंध स्थापित कर दिया, सती प्रथा पे रोक लगा दिया, और भारतीयों को पहली बार जो है सेना में भर्ती किया गया। काम खत्म। कितना याद करोगे? मर जाओगे याद करके। हो गया क्लियर? पूछ कहां से पूछना चाहते हो? आओ नेक्स्ट। नीनो डी कुन्हा, कुन्हा समझते हैं ये? पकड़ो, एक कुन्हा मारेंगे ना तो हो जाओगे। अक्सर बोलते हैं कुन्हा, है ना? क्षेत्रीय भाषा, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो छोड़ दीजिए, फिर आपको नाम याद रखना पड़ेगा। नीनो डी कुन्हा, है ना? नॉन रोटी खाएंगे, संगे जीवन बिताएंगे। नॉन, नॉन समझते हो ना? नॉन, नॉन मतलब होता है नमक। अरे भाई सॉल्ट, सबके सब आए हो अमेरिका से पढ़ के, समझ में आ रहा है ना? तो नॉन, तो नीनो डी कुन्हा अंतिम गवर्नर किसका? पुर्तगाली का, याद रहेगा ना? माँ हे भगवान। आओ 1530 में कोचीन की जगह क्या किया? गोवा को अपनी राजधानी बना दिया। और 1560 में ईसाई धर्म न्यायालय की क्या किया? इसने स्थापना कर दिया। प्रिंटिंग प्रेस, ध्यान रखिएगा, या तंबाकू की खेती, ये पुर्तगाली भारत में लाए थे। और अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है तंबाकू, कई ऐसे लोग होंगे जो मुझे देख रहे होंगे, कितने के पापा जो होंगे वो वही 80 चुटकी 90 का रगड़ के खैनी फिर मुंह में डाल, ये सब क्या तंबाकू है? या फिर शिखर हो गया, बीड़ी हो गया, जो भी हो अलबल जो खाते रहते हैं, केसर मतलब रजनीगंधा वगैरह वगैरह, ये सब जो क्रेडिट है ना, वो कौन लिया है? तंबाकू की खेती का, वो सब का सब जो लिया है वो पुर्तगाली लिया। चले आगे आओ। उसके बाद टाइमिंग होता है दूसरे यूरोपीय कंपनियों के आगमन का, और अब चलेंगे डच, है ना? डच को टच करेंगे बढ़िया से, जैसे अभी की पुर्तगाली को वैसे ही इसको करते हैं। थोड़ा सा पलासी, अभी नहीं पलासी बताएंगे, अभी बताएंगे तो माहौल ही गड़बड़ जाएगा। सबका समय आने दो, मैं आपको याद करवा देंगे, प्रॉमिस किए तो प्रॉमिस, बस खाली शांति से रहना है, उटपटांग वाला कमेंट नहीं करना है बस, और बस घड़ी देख के 2 मिनट वेट करना, बस 2 से 1 मिनट तुरंत आए।
ध्यान रखिएगा, एकदम नहीं मिलेगा। अभी आप डच की बात करें, डच जो है वो नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी। अभी जब आप मैप में खोलिएगा तो आपको डच नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा, एकदम नहीं मिलेगा। अभी जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा? नीदरलैंड मिलेगा या हॉलैंड। 1595 और 96 में कार्नेलियस हॉटमैन, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, कार्नेलियस हॉटमैन के नेतृत्व में डच जो है वो भारत आते हैं। 1605 में मुसोलीपट्टनम, याद रखिएगा, मुसोलीपट्टनम या फिर मछलीपट्टनम, ध्यान रखिएगा। और है कहां पे ये? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र लिखे कहीं नहीं लिखा, आंध्र प्रदेश में, बाबू लिख लेना, आंध्र प्रदेश में। 1605 में पहली डच फैक्ट्री स्थापित की जाती है। 1610 में चंद्रगिरी के राजा से समझौता करके पुलिकट जो तमिलनाडु में है स्वर्ण सिक्के ढलवाने लगा। समझौता होता है वहां के राजा से और वहां पे क्या है? सिक्का ढलवाना शुरू करता है, वो भी किसका? तो गोल्ड का, गोल्डन का, है ना, स्वर्ण का। चलिए, बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री जो थी वो कहां पे? पीपली में 1627 में स्थापित की गई थी। डच को भारत का अधिक रुचि जो है भारत से ज्यादा कहां था? इंडोनेशिया में। शुरू में हमने आपको बता दिया था कि कभी भी डच का इंटरेस्ट व्यापार वाणिज्य में भारत रहा ही नहीं है, वो हमेशा इंडोनेशिया से। और जब यहाँ खत्म हो गया, सारा साम्राज्य समाप्त हो गया, सारा साम्राज्य को बेच के किसके साथ में? ब्रिटेन को, यानी अंग्रेज को बेच के उसका फाइनली जो है इंडोनेशिया चले गए। आते थे यहीं पे, लेकिन उनका व्यापार वाणिज्य, उनका दिल जो लगता था वो कहां लगता था? इंडोनेशिया। इसी को ध्यान रखिएगा, क्लियर है। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डच भारत में नील को अच्छे से जानते हैं, सूती और सोना का निर्यात करते थे। निर्यात, निर्यात का मतलब है कि यहां से सामान को दूसरे जगह पे क्या करना? भेजना, और बदले में पैसा का आना, इसको कहते थे निर्यात, है ना। डच ने मसाले के साथ कपड़ों का निर्यात पर अधिक महत्व दिया। कपड़ों पे भी सबसे ज्यादा डचों ने क्या किया? निर्यात का महत्व दिया। भारत में कपड़ों के निर्यात का श्रेय डचों को जाता है। जो कपड़े को बेचने का जो क्रेडिट जाता है वो सबसे पहले किसको जाता है? तो डच को जाता है। याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। हाँ, पेगोडा, सिक्के को पेगोडा ही उस टाइम में बोला जाता था, है ना। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि कपड़ों पे सबसे पहले भारत में जो निर्यात का श्रेय जाता है वो किनको जाता है? डचों को जाता है। एक चीज और जो हमेशा याद रखना है, 1759 में बेदरा का युद्ध में अंग्रेजों की जीत होती है और डच जो है भारत से चले जाते हैं। ध्यान रखिएगा, 1759, 1759 और एक है 1612, दोनों बाबू याद रखना। ये जो है बेदरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध, और ये है कई जगह स्वली, कई जगह श्वाली, जो भी आप बोलना चाहें, श्वाली का युद्ध, क्लियर। इसमें एक चीज ध्यान रखना बाबू कि जो बेदरा का युद्ध हुआ था ये डच और अंग्रेज के बीच हुआ था। स्वाली का जो युद्ध हुआ था वो अंग्रेज, याद रखना, बस यही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ रहा है, अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच हुआ था। दोनों जगह जीत हुई थी अंग्रेजों की। अंग्रेज क्या हो गए थे? यहां भी जीत गए थे, अंग्रेज स्वाली के युद्ध को भी क्या किए थे? जीत गए थे। और ये दोनों डेट आप जिंदगी में ना भूले, याद रखिएगा। अब आपसे मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं ध्यान से समझिएगा, बेदरा है कहां पे और स्वाली है कहां पे? ये दोनों आप बताइए, आपको पता नहीं बताइएगा, लेकिन क्या, चलिए छोड़िए। बो से बेदरा 1759 में हुआ है डच और अंग्रेज के बीच में, जहां पे क्या है? डचों की क्या हो गई है? हार हो गई, बोलिया बिस्तर हटाए चले गए। 1612 में स्वाली का युद्ध, जिसमें पुर्तगाली की हार होती है, उसके बाद पुर्तगाली ठंडे बस्ते में चले जाते हैं और अंग्रेज की जीत हो जाती है। तो बो से बेदरा, बो से बंगाल, ना कभी भूलना। और 100 से स्वाली, 100 से सूरत, कभी मत भूलना। यानी स्वाली का युद्ध सूरत में और बेदरा का युद्ध बंगाल में। अगर कभी पूछ देगा आराम से बता देना, कोई दिक्कत। गुजरात में स्वाली, आई पूजा पहुंचा भी तुम्हारे पास, जो बनाएगा वो लिखेगी। चलो मां, आ जाओ। अब आते हैं अंग्रेज, और यहां पे नजर जो होनी चाहिए आपकी एकदम बाज की तरह, है ना। थोड़ा सा भी नजर इधर उधर अगर गई तो फिर मामला बदल जाएगा, है ना। एकदम जैसे बताएंगे, जिस ट्रिक से बताएंगे उसी ट्रिक से आपको ध्यान रखना, क्लियर है। अब अंग्रेज 1600 से 1947, यानी कि करीब करीब 350 साल, 347 साल, पूरा इतिहास समझते हैं। सबसे पहले विलियम डेक 1580 में पूरी दुनिया का चक्कर लगाता है। ये है कौन? तो ये अंग्रेज है, ब्रिटिश है। या तो विलियम डेक 1599 में स्थल मार्ग से व्यापारी के रूप में जॉन मिल्डन हॉल भारत में क्या होता है? आता है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जॉन मिल्डन हॉल 1599 में स्थल मार्ग से व्यापारी के रूप में पहुंचता है भारत। ये भी पॉइंट जो है रटने का है, अपने दिमाग में रखने का है। 1603 में आगरा पहुंचता है। स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने वाली कंपनी जो है उसका नाम है लीवेंट कंपनी। लीवेंट, क्वेश्चन पूछा हुआ है, जाके देख लो, इधर हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछा। और हाँ, ये बात सही है कि बहुत सारा टॉपिक अभी छूटा हुआ है, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री छूटा हुआ है। तो अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी क्लास लगेगी थोड़ा सा लंबा क्लास लगेगी, मैं कोशिश ऐसा करूंगा ना बात करके ऑनलाइन में कि मेरा क्लास लास्ट में दे, जिससे कि टाइम मिले और आराम से 3-4 घंटा क्लास चले, जिससे क्या है बहुत करीब तक पहुंच सके और पहुंचा सके आपको, जिससे आपको भी कॉन्फिडेंस होगा, है ना। जैसे जैसे टॉपिक खत्म होते जाएगा कॉन्फिडेंस होगा, मुझे भी पढ़ाने का मौका मिल जाएगा, है ना। नेक्स्ट, स्थल मार्ग से भारत व्यापार करने वाली कंपनी लीवेंट कंपनी। जेम्स लंकास्ट, ध्यान रखिएगा, जेम्स लंकास्ट ने रेड ड्रैगन नामक जहाज से 1593 में तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्र में आता है। तो याद रखिएगा, रेड ड्रैगन नामक जहाज से कौन आता है? लंकास्ट आता है। कैप्टन हॉकिंस, यहां से पॉइंट को कैच करना शुरू कर दिया। हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से, ध्यान रखिएगा, हेक्टर नामक जहाज से 1608 में भारत आता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब मैं आपको बताता हूं। हॉकिंस 400 मनसब मिला था, याद कीजिए, आप कहीं भूल नहीं सकते हैं। हॉकिंस, जिसको इंग्लिश खां की भी उपाधि मिली थी। हॉ से हॉकिंस, हॉ से हेक्टर, और हेक्टर एक 4 व्हीलर गाड़ी का नाम है, अगर आपको पता होगा तो ठीक है, और शायद एमजी गाड़ी है उसी का हेक्टर आता है। खैर जो भी आप अपने तरीके से याद कर लीजिएगा, है ना। तो हॉकिंस जो है वो कौन से जहाज से भारत आता है? तो हॉ से हॉकिंस, हॉ से हेक्टर, हो गया। क्यों याद करना, क्या अपने दिमाग में रखना। 1599 में जॉन मेयर ने 217 निजी व्यापारियों के साथ मिलकर, 1599 की टाइमिंग है, 217 व्यापारियों के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान रखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया की स्थापना कर देता है 1599 में मिलकर। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ टेलर, ध्यान रखिएगा, एलिजाबेथ टेलर भूलिएगा नहीं, जॉर्ज प्रथम रहेगा तो उसको क्लिक मत कीजिएगा। एलिजाबेथ टेलर जो है ये पहली बार जो है ये 217 व्यापारी जो होते हैं मेयर ने तैयार किया कि भाई मुझे एक कंपनी की स्थापना करना है और वो कंपनी भारत में करना है, तो इनसे एकाधिकार पत्र लेने के लिए पहुंचता कहां पे है? एलिजाबेथ टेलर के पास में, और 15 वर्षों के लिए इनको अधिकार पत्र मिल जाता कि एक कहने के लिए कि 15 वर्ष तक आप भारत के साथ में व्यापार वाणिज्य आराम से कीजिए, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रहे, मेयर
कि हमारा भी हिस्सा हमको मिल जाना चाहिए। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये जाहिर की बात है, मैं व्यापार करने जाता हूं, मेरा भी तो ध्यान रखिएगा, हम पे भी तो ध्यान, हिस्सा का मतलब मेरे पे भी ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप भूल जाइए सरकार को। 1603 में एलिजाबेथ टेलर प्रथम की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। 1603 में एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो रही है और 1604 में जेम्स प्रथम जो है वो क्या होता है, राजा बन जाता है। अब क्वेश्चन जो पूछा वो सुनिए, जिस समय कंपनी वहां से चली थी, तैयार हुई थी, अब क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया, जिस समय कंपनी वहां पे तैयार हुई थी, जॉन मेयर के नेतृत्व में 217 निजी व्यापारियों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना किया था, उस समय जब भारत वो पहुंचता है, उस समय वहां के बादशाह कौन होते हैं, कौन से मुगल बादशाह होते हैं, अगर आपसे पूछ दे, और ये पूछा हुआ बीपीएस में क्वेश्चन है, ये शायद आई थिंक शायद 65 66 ऐसे ही इसी दोनों के बीच में रील में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखिएगा उस समय जो है वो कौन है, कोई और नहीं, अकबर दी ग्रेट है, अकबर, भूलिएगा नहीं। टॉमस स्मिथ के नेतृत्व में इंडोनेशिया में मसाले के व्यापार के लिए 1601 में जाते हैं, परंतु वहां डच की मजबूती बनने की वजह से वहां इंटरेस्ट ये दिखा नहीं पाते, क्योंकि डच जो है इंडोनेशिया मजबूती के साथ खड़ा है। जेम्स प्रथम ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में 24 लोगों को शामिल करता है। जेम्स प्रथम अगला शासक जो होता है, 24 अगस्त 1608 को जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस जो है वो हेक्टर जहाज से कहां पहुंचता है, भारत पहुंचता है। भारत में कहां सुनिए सर, सूरत में पहुंचता है, और सूरत से आगरा में जाके जहांगीर से मुलाकात करता है। जहांगीर उस समय जो राजा होते हैं मुगल बादशाह, वो जहांगीर होते हैं, जहांगीर से मिलता 1608 में जेम्स प्रथम का दूत बनके हॉकिंस भारत आता है। हॉकिंस किससे आता है, तो हॉकिंस से हेक्टर। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई समस्या। हॉकिंस जो है वो भाषा कौन सा जानता था, तो याद रखिएगा टफ भाषा जानता था। टफ, टफ का मतलब सुनिए सर, जो सबसे हार्ड होता था। टी से तुर्की, याद करने के लिए कभी भूल ना सके, टी से तुर्की और एफ से फारसी। अरबी मत बोल देना बाबू, बस इसी के लिए, यही एक आसान ट्रिक होता है जो जिंदगी में इंसान नहीं बोलता। टफ को याद रखो, इसका मतलब, और क्वेश्चन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा था कि हॉकिंस किस भाषा को जानता था, और उसमें लिखा रहता है तुर्की, फारसी, तुर्की और फारसी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अगर पता होगा तो आप बताइएगा, अरबी अगर दे दिया तो हालत आपका खराब कर देगा। तो इसलिए याद रखिएगा, टफ सीख लो, ऐसा मौका फिर कभी जीवन में नहीं मिलेगा, बता रहा हूं, दिल की बात। नहीं तो निकले तो फिर जो मॉडर्न इंडिया है ना वो लेके डूबेगा, याद रखना। जेम्स प्रथम ने 24 लोगों को शामिल करता है ना, और फिर यहाँ पे तुर्की और फारसी ये दोनों भाषा को जानता है कौन, हॉकिंस। मुगलों की राजकीय भाषा जो थी वो कौन सी थी, फारसी। शुरू से ही बता रहे हैं, मुगलों ही क्यों, मुगलों ही क्यों, बल्कि दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की भी भाषा जो थी वो कौन सी थी, फारसी भाषा थी। चले, हॉकिंस इसी भाषा से क्या करता था, बात करता था। इससे खुश होकर 400 का मनसब दिया गया। मनसब जो होता है बाबू याद रखना, ये एक तरीके का पद होता है जिसको कहते हैं मनसब। और इसी उपाधि जो मिली हुई है, चाहे वो फिरंगी खां की बात हो या इंग्लिश खां की बात हो, ये दोनों के दोनों क्या है, उपाधि को दिया गया था। और शादी भी करा देता है। और जहांगीर इतना खुश होता है इससे, हॉकिंस से इतना खुश होता है, इतना प्यार उसको आता है ना, कि फाइनली उसको शादी भी करा देता। बताओ कितनी अच्छी बात है, कहीं पे हम गए व्यापार वाणिज्य करने के लिए, और जो राजा है वो मुझसे इतना प्रभावित हो जाए कि बोले कि बस तुम ही हो सब कुछ, मैं चाहता हूं कि तुम आप इस लड़की से शादी कर लो। इससे बढ़िया बात तो क्या हो सकता है इंसान का। इसका मतलब है कि उस दिल में क्या है, राजा के प्रति आपका स्नेह है। चले आगे बढ़े। 1611 में हॉकिंस भारत वापस लौट जाता है। 1611 में यहाँ से चल जाता है, क्योंकि सुजीत सर यहाँ के बाद तुरंत जो है स्वाली या स्वाली, स्वाली का युद्ध का पृष्ठभूमि तैयार हो रहा है ना। सो से स्वाली, सो से सूरत। क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या। सूरत कहाँ, तो ध्यान रखना है ये गुजरात में, और जब ये स्वाली की बात आती है तो बेदरा भी याद रखना है, 1759। और ये कहाँ पे, बंगाल में। यहाँ किसको, डच को लेकर डूबेगा, भाग डच यहाँ से, और यहाँ किसको, पुर्तगाली। चल आओ, 1611 में प्रथम अस्थायी कंपनी मुसोलीपट्टनम में स्थापित हो गई, किसकी, अंग्रेजों की। सुजीत सर, अस्थायी यानी अभी भी अस्थायी नहीं हुआ, अभी अस्थायी है, यानी अभी जो है ये कंपनी कंप्लीटली फिक्स नहीं हुई है। क्लियर है। 1611 में कमांडर मिल्टन सेनापति थॉमस वेस्ट के द्वारा स्वाली या फिर सुल्ली का युद्ध जो है पुर्तगालियों के द्वारा क्या किया जाता है, पराजित कर दिया था। और 1612 में ये युद्ध जो है वो क्या होता है, समाप्त होता है। और कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अंग्रेजों की तरफ से इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो याद रखिएगा थॉमस वेस्ट। पूछ देगा क्वेश्चन, मेरा शकल दिखेगा, इससे पहले याद कर लेना, थॉमस वेस्ट। 1612 में कैप्टन वेस्ट ने पुर्तगालियों को क्या करता है, पराजित कर देता है। 6 फरवरी 1613 में अंग्रेजों के द्वारा सूरत में प्रथम अस्थायी कंपनी बनना शुरू होता है। कब, 1613 में। सर टॉमस रो को जेम्स प्रथम ने दूत बनाकर 1615 में सूरत पहुंचता है, और 1616 में अजमेर में जहांगीर से जाके क्या करता है, मिलता है कौन, टॉमस रो। याद रखिएगा, ये सब थोड़ा फैक्ट है ध्यान रखने का। 6 चित्र जेम्स को भेजता है। अब यहाँ चित्र की बात होती है, इसका मतलब सुजीत सर, चित्र का बात का मतलब ये हुआ कि ये क्या था, चित्र का बहुत बड़ा दीवाना था जहांगीर, है ना। और ऐसे भी कहा जाता है कि जहांगीर के टाइम में चित्रकला जो था वो गोल्डन पीरियड था, है ना। जैसे स्थापत्य कला के लिए शाहजहां गोल्डन पीरियड है, वैसे चित्रकला के लिए जो है जहांगीर क्या है, जहांगीर का टाइम गोल्डन पीरियड है, स्वर्णकाल है। पहला चश्मा दिया, कहा जाता है चश्मा लगाकर जहांगीर शासन करता था, पहला ऐसा शासक, पहला ऐसा शासक, ऐसा शासक जो लालटेन जला के, है ना, लालटेन लगा के क्या करता था, शासन करता था। इसका मतलब है चश्मा, यही। चले, पहला मुगल शासक जो चश्मा लगाकर क्या करता था, शासन करता था, टॉमस रो ने उपहार दिया था और जहांगीर को दिया था। लाल बख्शी, लाल बख्शी भी उसको उपहार के रूप में दिया था। 1699 तक अहमदाबाद, भरौच, बड़ौदा कंपनी स्थापित हो गई थी, लेकिन नियंत्रण अभी भी सूरत से ही होता था, सारा नियंत्रण सूरत से ही होता था। कहां पे है, गुजरात में। 1663 में पूर्वी तट पर पहला कारखाना जो है बालासोर, ध्यान रखिएगा, बालासोर और हरिपुरा, और ये दोनों के दोनों जो है वो कहां पे है, उड़ीसा में है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये दोनों के दोनों याद रखिएगा पूर्वी तट पे है। 1632 में गोलकुंडा तेलंगाना के सुल्तान से सुनहरा फरमान इसको क्या होता है, हासिल हो जाता है। 500 पेगोडा 1632 में, 1632 का टाइम कभी मत भूलिएगा। 16 का 16, 16 दूना 32, यानी टोटल जो टाइमिंग हुआ 1632। 1632 में एक क्या है, सुनहरा फरमान मिलता है, और वो सुनहरा फरमान मिलता कहां से है, गोलकुंडा के शासक से। गोलकुंडा के शासक बोलते हैं एक काम कीजिए, आप मुझे 500 पेगोडा दे दीजिए, 500 पेगोडा दे दीजिए, और आराम से गोलकुंडा पे आप राज कीजिए। जैसे आपको व्यापार वाणिज्य करना ढूंढ के कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वहां के बंदरगाह पे आप कब्जा कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए, मेरे को बस 500 पेगोडा आप दे दीजिए, और आराम से आप व्यापार वाणिज्य कीजिए, जिसको भारतीय इतिहास में जो कहा गया वो सुनहरा फरमान कहा गया। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या। चले नेक्स्ट,
फ्रांसीसी डे ने 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को क्या किया, पट्टे पे ले लिया। ध्यान रखिएगा, मद्रास को पट्टे पे ले लिया और किलाबंदी करा के इसका नाम जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज, याद रखिएगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये क्या है, मद्रास को क्या कर दिया, किलेबंदी कर दिया। लिया था किससे, चंद्रगिरी के राजा से। अब यहां पे जो बातें बताने वाला हूं वो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। प्रांत उस समय अगर देखा जाए, अगर प्रांत की देखा जाए, बंगाल 3 प्रांत थे, दूसरा मद्रास और तीसरा मुंबई। क्वेश्चन आएगा यहां से, ध्यान रखिएगा। संस्थापक, संस्थापक बंगाल के संस्थापक बताइए जी। जॉब चार्नॉक, मद्रास फ्रांसीसी डे, बंबई गेराल्ड अंग्या। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या तो बताना। चले हाँ, अब देखो प्रांत है, 3 प्रांत है, तीनों प्रांत को लिए आपको इतिहास में आज के बाद फिर कभी दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, बस जैसे बताऊं, जैसे मेरे दिमाग में रखा वैसे आप अपने दिमाग में रख लो। अब जो बताने वाला हूं ध्यान से सुनना। जब बात चलेगी बंगाल की, तो बंगाल के लोग आज भी जॉब के पीछे नहीं भागते हैं। जॉब बंगाल के पीछे भागता है। जितना पागलपन हम बिहारियों में है जॉब के प्रति पागलों की तरह भागना, उतना पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। लोग अदर काम कर लेंगे लेकिन जॉब के पीछे नहीं भागेंगे। हम अदर काम नहीं करेंगे, हमको कोई भी हालत में ग्रुप डीए तो थोड़ा मिल तो जाए, कुछ भी मिल जाए, मिल तो जाए जॉब के पीछे। तो बंगाल कभी जॉब के पीछे नहीं भागता है, तो जॉब चार कोई मतलब नहीं, हो गया यार, कभी ट्राई कर लेना, गलत हो जाए तो कहना, ऑप्शन में तो रहेगा रहेगा। बस समझना, बस ट्रिक के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं, शायद आपको दिमाग में चल जाए। अब मद्रास, मद्रास में कौन है जी, फ्रांसीसी डे। क्योंकि फ्रांसीसी जब 1664 में आए थे ना यहाँ पे इंडिया में, तो मद्रास में जाके बसे थे, दक्षिण में मद्रास में फ्रांसीसी, इसलिए इसमें सिर्फ डे लगा दो, फ्रांसीसी डे। इसकी स्थापना मद्रास में, बताओ भूलोगे। और तीसरा बंबई। एक चीज ध्यान रखना, आप लोग ये अंगा जानते हो, अंगा क्षेत्रीय भाषा है, कौन कौन जानते हैं जरा बताइए मुझे। अंगा, अंगा जानते हैं, हम नहीं जानते तो हम नहीं कर सकते, कुछ छोड़ दो, रहने दो। अंगा मतलब होता है शर्ट, है ना, या कमीज, इसको क्षेत्रीय भाषा में अंगा कहते हैं। तो ध्यान रखना, बंबई में आज भी क्या है, अंगा सबसे ज्यादा बनता है, इसीलिए क्योंकि बंबई में कपास होता है सबसे ज्यादा, काली मिट्टी की वजह से जो है कपास और ईख की खेती बड़े पैमाने पे होती है बाबू। इसलिए ध्यान रखना, बंबई में अंगा अंगियार हो गया, गैराज दिया। और क्या गैरेज, जो अंगा का गैरेज है सबके सब कपड़ा का, वो कहां पे है, गैरेज बंबई में हो गया, याद हो गया। कभी भी जिंदगी में भूल के देख लेना। तो अरे घर में कहती मम्मी, एक काम करे, कहां दे, अंगा दे, पापा अंगा दे, नहीं बोलती मम्मी, वैसे ही सेम टू सेम अंगा मतलब शर्ट कोट, हाँ भैया। अब तो इस चीज को ध्यान रखना, आप कभी मत भूलना। यानी कि जो ये प्रांत है उस समय 3 प्रांत हुआ करते थे, बंगाल, मद्रास, बंबई। बंगाल की स्थापना जॉब चार्नोक, मद्रास की स्थापना फ्रांसीसी डे, और तीसरा बंबई जो है वो गैरेज था तो गैराल्ड, और अंगा रखा था तो अंगियार हो गया। बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद आप कीजिएगा तो आपकी प्रॉब्लम मैं क्या कर सकता हूं। न्याय करने की अनुमति, गैर ईसाई राज्यों में संधि की अनुमति हुई, सेना रखने की अनुमति होगी। 1661 में चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो है वो किनसे होता है, पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन बेगेंजा से। ध्यान रखिएगा 1661 में। अब एक चीज और, रुक जाओ, भूल गया बताना। हाँ, बंगाल जो है इस पर तो सुजीत सर अधिकार अंग्रेज कर लिए थे, अधिकार। मद्रास सुजीत सर चंद्रगिरी के शासक से पट्टे पे लिए थे, चंद्रगिरी के शासक से, चंद्रगिरी के शासक से पट्टे पे लिए थे। अब बचा क्या, सुजीत सर बंबई बचा 1661, चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन बिगेंजा, उससे शादी होता है एक दूसरे के बीच में, और दहेज में जो है पुर्तगाली बंबई किसको दे देते हैं, वहां के राजा को देते हैं, है ना। और वो राजा जो है 10 पाउंड वार्षिक, 10 पाउंड वार्षिक, वार्षिक में अंग्रेज को दे दिया जाता है, अंग्रेज को बंबई दे दिया जाता है, बंबई दे दिया जाता है। चले बाबू, कोई समस्या, आ जाओ। वही चीज यहाँ पे 1661 चार्ल्स द्वितीय जो है वो क्या है, ब्रिटेन के राजकुमार हैं, और कैथरीन बेगेंजा, कैथरीन बेगेंजा जो है वो राजकुमारी है कहां की, पुर्तगाली की है। और इसके बदले में बंबई जो है कि 7 टापू शहर जो होता है वो दहेज में मिल जाता है। और 1668 में 7 साल बाद चार्ल्स द्वितीय 10 पाउंड में क्या करता है, वार्षिक किराए पे कंपनी को यानी कि ब्रिटेन को दे देता है। 1679 से 77 तक बंबई का वास्तविक संस्थापक जो है वो कौन था, गेराल्ड अंगियार था, जो बंबई का प्रथम गवर्नर भी रहा, याद रखिएगा। 1688 में इंग्लैंड के गौरवमयी या रक्तहीन क्रांति भी हुई थी और वहां की उदारवादी दल की सरकार बनी और विलियम थर्ड ने मैरी को सम्राट घोषित कर दिया। यानी अब जो है वो कौन बन गई है, वहां की शासिका तो मैरी। एक नई कंपनी की स्थापना होती है और 1694 में इंग्लैंड के संसद में यानी हाउस ऑफ कॉमन में एक अधिनियम पारित किया गया और वहां पे ब्रिटिश प्रदेश के व्यापार कर सकते हैं, इसके लिए नियम बनाया गया ताकि आप क्या है पूर्व वाले क्षेत्र में आप आराम से क्या कर सकते हैं, व्यापार वाणिज्य कर सकते हैं। मैरी का टाइम शुरू होता है। 1698 में 2 और कंपनियां बनेगी, जनरल इंग्लिश कंपनी और सोसाइटी ट्रेड टू द ईस्ट, ये दोनों के दोनों कंपनियां बनके तैयार हुई। अब कंपटीशन चलेगा, कंपनी विशेषाधिकार प्राप्त कर लेता है और विलियम नॉरिस को औरंगजेब के दरबार में क्या किया जाता, भेजा जाता, कहा जाता कि औरंगजेब से बात करो, औरंगजेब तो अपने कट्टर है। जब तक 1707 तक जिंदा रहा, 1707 में इसकी मृत्यु हो गई, तब तक अंग्रेज को टच भी करने नहीं दिया, इंडिया टच भी करने नहीं दिया। उसके बाद सोचो अंग्रेज कब जाकर मजबूत होते हैं, जरा समझना। 1757, 50 साल के बाद सुजीत सर, 50 वर्ष के बाद 1757 में जब पलासी का युद्ध होता है, पलासी का युद्ध होता है, और आगे चल के 1764 में जब बक्सर का युद्ध होता है, आगे चल के 1765 में जब इलाहाबाद की संधि होती है, इलाहाबाद की संधि, इसके बाद क्लियर हो जाता है कि भारतीयों के पैरों में बेड़ियां बांधी जाएगी और 1947 में ओपन होगा। इससे पहले कोई उपाय नहीं, चल लाख जतन कर लो, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना। हैमिल्टन ने फारूक सियार को भयानक बीमारी से मुक्ति दिलाई और बदले में संधि कर लेता है। आओ
चलो एक चीज देखते हैं, टाइमिंग आता 1717, पॉइंट लिखते भी जाना, ये नहीं कि सिर्फ देखते जाना, फिर बाद में कहना सुजीत सर कहाँ बताएं, जरा बताइए तो, और जो बोल रहे हैं रिकॉर्डिंग में वो नहीं सुनाई पड़ रहा, ध्यान रखना। हाँ, 2 संधि हुआ, सुन लीजिए, 2 संधि हुआ, 11 और 15 अगस्त 2 संधि हुआ। थैंक यू। 1717 यहाँ पे टाइमिंग आता है फारूक शेयर। होता क्या है कि इसी टाइम में 1717 में फारूक सियार जो होता है उत्तर मुगल शासक होता है, मुगल अब डूबने के कगार पे है, उसके शासक है। तबीयत अचानक बिगड़ जाती है, जितने भी वैद्य होते हैं, हकीम होते हैं, डॉक्टर होते हैं वगैरह, जो सब इसको चेक करते हैं और कह देते हैं फारूक 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, अब तुम ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहोगे। इसी बीच अंग्रेजों का एक दल आता है, उसमें एक हैमिल्टन एक वैद्य होता है। वो वैद्य मिलता किससे, राजा होते हैं, राजा से बोलता है क्या हुआ राजन, अरे क्या बताएं यार, सारा डॉक्टर बोल दिया कि मैं दुनिया में नहीं रह सकता, 4 दिन। अब कोई डॉक्टर बोलते 4 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, हालत खराब हो जाती है, हालत खराब हो जाती है, साइकोलॉजिकल हालत खराब हो जाती है भाई। खाली सिर्फ ये बता देना कि आप कैंसर में है, 4th स्टेज में है, इंसान मर जाएगा, मर जाएगा, पल 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 मर जाएगा, है कि नहीं? इसलिए डॉक्टर कभी भी पेशेंट को नहीं बताता क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर हमेशा कोई बात नहीं है, छोटा मोटा इससे भी बीमारी ठीक हो गई, आपका कुछ नहीं है, ऑटोमेटिक अंदर से मजबूत इंसान होता है। नेक्स्ट हैमिल्टन होता है, हैमिल्टन देखता है क्या हुआ बाहर से, ये इसी अरे कुछ नहीं, लो बोलो लो दवा, जैसे ही दवा उसको देता है उसके बाद पूरी तरीके से चंगा हो जाता है। और कहा जाता है कि ये भी एक मेघना कांटा से कम नहीं था 1717 का जो टाइमिंग, इसमें इसने क्या किया 1717 में, एक सुनहरा ही फरमान था, ये भी 1717 का एक सुनहरा फरमान, सुनहरा फरमान। इसने क्या किया, एक साइड बंगाल, एक साइड सूरत और एक साइड बंबई, 3 जगह, बंगाल को 3000, सूरत को 10,000 और बंबई में पेगोडा ढालने के लिए, पेगोडा ढालने की अनुमति। अब जरा समझना कहना क्या चाहते हो गुरुदेव। बंगाल में क्या किया, बोला ठीक है जाओ, तुम भी क्या याद रखोगे, तुमने सुनामी गुरु को जान दिया है, जिंदगी दिया है, हम भी तुमको याद रखोगे, जाओ तुमको हिंदुस्तान देते हैं, क्या चाहिए बोलो साहब, हमें जो है ना दीवानी मिल जाए एक बार बंगाल की, ऐसे भी बंगाल की हर कोई दीवानी है, हम भी बंगाल को लेना चाहते हैं। बोला क्या दोगे बंगाल में, जो बोलो, बोला एक आपको 3,000 से ज्यादा नहीं देंगे साहब, बोला जाओ तुम भी याद रखो, 3,000 रुपया दिया और 1 साल तक दबा के बंगाल में क्या किया, व्यापार वाणिज्य किया। और कहा जाता है कि वहां सालों का जो इनकम बंगाल में उस टाइम में होता था करोड़ों रुपया होता था, करोड़ों, और मात्र 3,000 में बेच दिया। आगे चल के सूरत, ये भी क्या था, व्यापार वाणिज्य के लिए आज भी क्या है, सूरत जब डेवलप है, वहां 10,000 रुपया में सूरत को क्या किया, बेच दिया। बोला जाओ तुम भी सूरत में जाओ, दीवानी बस 10,000 में दिया, याद करो। और साथ साथ में क्या, बंबई में जो है सिक्का ढालने के लिए छोड़ दिया, जाओ तुम सिक्का भी चलाओ। और कहा जाता है जिस इंसान का सिक्का चलता है ना, जमाना उसी का चलता है। जैसे ही आप ईडी ऑफिसर बनिएगा, जैसे ही जिस दिन सिलेक्शन होगा मार्च में, होली से पहले, होली के बाद तक हो गया, भगवान सब कुछ हो गया, उसके बाद समझिए हर जगह इतनी इज्जत मिलेगी जितनी कल्पना भी आप नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। आप यहाँ ये खान से रहेंगे, सबको गिफ्ट वगैरह वगैरह, माला वाला, नाश्ता बढ़िया से बैठा के पूरा वीडियो पूरा चलेगा एकदम धुआंधार पारी। कम से कम ये टारगेट बना के चलें, कम से कम टारगेट 800+ रिजल्ट केजीएस देगा तो देगा, बस आप लोग पढ़िए तो सही, नहीं भागेगा, चाहे यहाँ फंसे चाहे टेस्ट में फंसे, फंसना ये क्वेश्चन 800+ रिजल्ट चाहिए हर हालत में, इसी को ध्यान रखना, खूब मेहनत कीजिए, फिर आइएगा देखिए हम मिलेंगे किस जोश में मिलेंगे, आप भी कहिएगा मजा आ गया गुरुदेव। ये तीनों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, वही चीज 1717 का फारूक सियार की कहानी थी। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, अब देखो 3,000 वार्षिक में बंगाल की लिखा हुआ था, ये वार्षिक दीवानी दे दी गई, बंबई में सिक्के ढालने के लिए, सिक्के का मतलब होता है पेगोडा बाबू, सिक्के का सकते हैं या पेगोडा, पेगोडा क्लियर। सूरत को 10,000 था, वार्षिक कर दिया गया, सूरत में ये तो खत्म कल हुआ, हाँ फ्रांसीसी आ गया, हो गया, रहने देते हैं, फ्रांसीसी कल से शुरू करते हैं, बच्चा भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा, तो अब छोड़ देते हैं, ठीक है ना। कल जब हम लोग आएंगे ना पूरा एनर्जेटिक में, है कि नहीं, और फ्रांसीसी को देखेंगे, कल वाला क्लास वन ऑफ द बेस्ट क्लास होगा आपका, जहां से क्वेश्चन एकदम 100% श्योर है। कल ही के क्लास में हम लोग करेंगे कर्नाटक फर्स्ट वर्ड, कर्नाटक सेकंड वर्ड, कर्नाटक थर्ड वर्ड, और कल ही के क्लास में करेंगे भू राजस्व बंदोबस्त। भू राजस्व बंदोबस्त का मतलब हुआ अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी। अगर ये सब कुछ सही रहा तो कल की क्लास में हम लोग 1857 की क्रांति में कूद जाएंगे, टूट पड़ेंगे, है कि नहीं। इसे थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, आपसे हाथ जोड़ के विनती है ताकि मजा आ जाए, रिजल्ट दें हम, बस केजीएस का पताका जो है वो सक्सेस का झुकना नहीं चाहिए, एकदम खड़ा रखना है। जब शुरू हो जाए, चलें, आवाज क्लियर है, हाँ हेलो, आवाज बाबू क्लियर है, एक बार हो जाए सुजीत सर, सारा चीज क्लियर, अब स्टार्ट किया जाए। चला जाए, सबको गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, है ना, शुरू किया जाए। रिकॉर्डिंग पे क्लिक कीजिए, चलिए चलिए आइए शुरू करते हैं। हमने अब तक जो आपको बताया, मैंने सिंपल जब क्लास स्टार्ट करा था आधुनिक भारत, अक्सर जितने भी टॉपिक होंगे उनमें आपको मैं बताते जाऊंगा, है ना, आप घबराइए नहीं, है ना। चलिए, अब हमने जहां जब भी आपको जिस टॉपिक की बात करता हूं मैं हमेशा कहता हूं कि यहां से संभावना ज्यादा बनता है, वहां पे ज्यादा निगाहें रहनी चाहिए आपकी, है ना। अब तक जितनी बातें गई, अगर मैं थोड़ा सा रिव्यू करूं, थोड़ा सा बैक जाके आपको समझाने की कोशिश करूं, और पता नहीं आपको याद है कि नहीं, भगवान ही मालिक है, लेकिन खैर हमें तो लगता है, उम्मीद है कि आपको याद जरूर होगा। एक तो सबसे पहले कौन सी कंपनियां आई, ध्यान से बस 2 से 3 मिनट बस पकड़ लेना, कौन सी कंपनियां आई, प्रोसेसिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम घटते क्रम में देख लेना, है कि नहीं, चारों चारों कंपनियों को एक। दूसरी बात, पुर्तगाली में आपको एक चीज देखने की जरूरत है, क्या सुजीत सर, पुर्तगाली में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि 3 के 3 गवर्नर हुए, तीनों गवर्नर को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्लियर है। इसमें जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अल्बुकर, अल्बुकर को ध्यान रखिएगा, बाकी आपकी इच्छा, जैसे आपको पढ़ना पड़िए, कोई इशू नहीं है, मुझे जो बताना है मैं आपको बताता हूं, वहां पे आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात है कि थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि पुर्तगाली जब इंडिया आए तो क्या क्या चीज लेकर, खास करके तंबाकू वाला चीज,
बस जीरोक्स मशीन, ये सबको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बहुत सारे फल फूल वगैरह जो लेकर आए उनको थोड़ा सा ध्यान रखना, काम खत्म कीजिए, आगे कोई कहानी नहीं है, बंद कीजिए तमाशा। एक और स्वाली का युद्ध, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। हालांकि इसको अंग्रेजी में भी पढ़िएगा और पुर्तगाली में भी पढ़िएगा, तो ध्यान रखना स्वाली। चौसे स्वाली सोचे सूरत में हुआ है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। 1612 का कहानी है, आपके दिमाग में रहना चाहिए। काम खत्म करो, बात खत्म करो, इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है और वक्त भी नहीं है आपके पास में। यहाँ के बाद डच में आएंगे। डच में थोड़ा सा ध्यान रखना, पहली कंपनी जो है वो कहाँ खुली गई, मुसोलिनीपट्टनम। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्या पता ऐसे सिर्फ क्वेश्चन आ जाते हैं जो वहां जाके गलत हो जाता है, जो ना चाहते हुए भी गलत तुम कर बैठते हैं। खैर, एक इसको ध्यान रखिएगा। हमेशा जब भी आधुनिक भारत पढ़ाऊंगा 2-3 मिनट रिव्यू मार दूंगा, जिससे कि आपका दिमाग कट से क्लिक कर जाए, है ना। एक तो इसको ध्यान रखना और दूसरा बस एक ही चीज याद रखना कि इनका हमेशा जो इंटरेस्ट रहा है वो इंडिया से ज्यादा इंडोनेशिया में रहा, इंडिया से ज्यादा इंडोनेशिया, इंडिया ज्यादा इंडोनेशिया में रहा, इसको ध्यान रखना। और साथ साथ में जो आयात करते थे, सॉरी निर्यात जो करते थे, निर्यात आपको ध्यान रखना, खास करके कपड़े का निर्यात सबसे पहले इन्हीं के टाइम से आने के बाद में भारत हुआ, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रिजवान खातून जी क्या लिखे हैं वो, ये भगवान हमको तो समझ में भी नहीं आएगा, उर्दू लिख दिए। खैर चलिए कोई इशू नहीं है। मां एक तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद बो से बेदरा, बो से बंगाल, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। 1759 ये कभी नहीं भूलिएगा। यहाँ के बाद जो है क्या हो गई, डचों की हार हो गई, अंग्रेज की जीत हो जाती है और यहाँ के बाद ये लोग बोलिया समेट तो समेट निकल जाते हैं। काम खत्म करो, बात खत्म करो, बाहर निकलो, हो गया क्लियर। अब जो आज की कहानी चलेगी, आज वाला में संभावना बनता है गुरुदेव की एक क्वेश्चन तो डिजर्विंग है। पूरी कहानी आप अच्छे से समझ लेना है और लास्ट में कर्नाटक का फर्स्ट वॉर, सेकंड वॉर और थर्ड वॉर जो ये होगा, इसको अपने भेजे में कंप्लीट करके याद कर लेना है और यहाँ के बाद बाहर निकलोगे, पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपको कहीं से कोई भी पूछे, जहां से क्वेश्चन लगाना लगा लो, आपका गलत नहीं होगा। चले अब सबसे पहले फ्रांसीसी देखते हैं। ये भी क्या है, यूरोपियन ही है ना। चलो फ्रांसीसी को देखते हैं। इनका टाइमिंग 1664 है और 1761 में ये अलविदा हो जाते हैं। 1760 में वोंडिवॉश का युद्ध होता है और जैसे वोंडिवॉश का युद्ध होता है ये हारते हैं, उसके बाद इनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। उसके बाद पता चलता है इतिहास में बस एक छत्र राज अगर कोई करेगा अब हिंदुस्तान में तो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा, बाकी कोई भी नहीं करने वाला। चले लुई 14वां पॉइंट को ध्यान रखना। लुई 14वां के मंत्री जो थे कॉलबर्ट, 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा, लुई 14वां 15वां दे देगा, 16वां दे देगा, 17वां दे देगा, प्रथम दे देगा, द्वितीय दे देगा। आपको ध्यान रखना कि लुई 14वां के नेतृत्व में फ्रांसीसी कंपनी जो है वो कहां बनी और बन के भारत में आई, वो किसके नेतृत्व हैंडल जो कर रहा था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो कॉलबर्ट कर रहा था। हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछता है ना। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कारखाना जो है वो 1668 में, याद रखिएगा बाबू, है ना। मैंने हमेशा कहा कि दो ही इंपोर्टेंट है जो आपके टाइम में आएगा, एडीओ में आएगा, या तो अंग्रेज से या तो फ्रांसीसी से, याद रखना। बाकी से आएगा ना तो बउआ की तरह आप खेल जाओगे, वहां संभावना नहीं है गलत होने का। तो याद रखिएगा 4 साल के बाद 1668 में फ्रांसीसी केरो के द्वारा सूरत में स्थापना हुई। क्या बात कर रहे हो सुजीत सर, हाँ बाबू, अंग्रेज भी सूरत में और ये भी सूरत में, क्योंकि हमेशा आपको हम बताएं दोनों का, है ना, कि दोनों जो है एक दूसरे के क्या प्रतिद्वंदी है। अंग्रेज को सबसे ज्यादा टेंशन फ्रांसीसी से और फ्रांसीसी को सबसे ज्यादा चैलेंज जो है अंग्रेज से, बाकी किसी से, बाकी सब तो एरू गेरू है, चाहे फिर पुर्तगाली हो जाए, चाहे डच हो जाए, डेनिश हो जाए, सब तो आराम वाला कहानी है। असली खेल इन दोनों के बीच में होगा। तो याद रखिएगा 1668। अब ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, कितना बोलेंगे आप अपना भी दिमाग में किसी तरीके से स्टोर कर लीजिएगा। सूरत में मरकाना ने गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति प्राप्त करके मुसोलिनीपट्टनम में 1669 में दूसरी फैक्ट्री जो है स्थापित कर दिया। चलो कर दिया तो कर दिया, ठीक है। अब पॉइंट है तो ध्यान रखना 1672 में एडमिरल डेलाहे ने गोलकुंडा के सुल्तान को हराकर सेंट थोमो जो है वो क्या कर लिया, उनसे छीन लिया और उन पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अब आएगा सेंट थोमो का, ध्यान रखिएगा, टेंशन नहीं लेने का, बस समझने का सिर्फ है, क्लियर है ना। आइए 1673 में यहाँ पे थोड़ा कुछ पॉइंट है। कंपनी के निर्देशक जो है फ्रांसीसी मार्टिन ने वेलिंगकोन को सूबेदार शेर खान लोधी से एक गांव लिया जो आगे चल के इसको पांडिचेरी में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। कहा जाता है, इतिहास जब आप पढ़िएगा तो कहा जाता है कि उस समय बंगाल की जितनी पॉपुलेशन थी ना उसकी दोगुना पॉपुलेशन, बंगाल पकड़ो, बंगाल की बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया, उसका दिल जो है बंगाल है और उससे भी ज्यादा पॉपुलेशन जो थी वो कहां थी, पांडिचेरी में थी। और याद रखना जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगा इसका मतलब राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक रूप से वो क्षेत्र क्या होगा, संपन्न होगा। क्या बात करते हो सुजीत सर, हाँ आप देख लो पूरे बिहार की देख लो 38 जिला है, 38 जिला में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो पटना की है ना। देख लो पटना में सारी सुख सुविधा अवेलेबल है, सारी सुख सुविधा जो आप सोच भी नहीं सकते सारा चीज अवेलेबल है। क्या ये सुख सुविधा पूर्णिया में है, मोतिहारी में है, लखीसराय में है, गया में है? नहीं है। वजह क्या, एक तो आप कह सकते हो कि सुजीत सर एक तो बड़ी राजधानी इसलिए भी डेवलप है और दूसरी जो है ये क्षेत्र भी बड़ा है। तीसरी बात है यहाँ का पॉपुलेशन बहुत अधिक है यहाँ पे, तो ये चीज को ध्यान रखना। इसका मतलब कि पांडिचेरी उस समय क्या था, बहुत ज्यादा डेवलप था। और पांडिचेरी पे कब्जा जो किया था वो किसने किया था, डच ने किया था। अभी कहानी सारी आने वाली है, ध्यान से सुनना। डच ने किया था, डच की औकात नहीं थी कि पांडिचेरी पे कब्जा कर सके। डच अगर कब्जा किया था तो पीछे से आग जो लगा रहा था वो अंग्रेज लगा रहा था, इसलिए जाके क्या किया था, कब्जा किया था। अभी आने वाला जब आपको बताएंगे कर्नाटक का फर्स्ट वॉर, सेकंड वॉर, थर्ड वॉर, तो दूसरा जो संधि जो होगा वो पांडिचेरी का ही संधि होगा, याद रखिएगा। और फिर तीसरा जो होगा वो पेरिस का संधि होगा, सप्तवर्षीय युद्ध। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल रहा हूं, कोई बात नहीं है, बस आप सुनते जाइएगा, ठीक है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि थोड़ा सा जोड़ने की मैं कोशिश करता हूं तो आपका दिमाग काम नहीं करता, फिर कहते हो सुजीत सर मुझे इतिहास नहीं समझ में आता है कि नहीं। मैं आपका सम्मान बहुत करता हूं, जितनी आप सोच भी नहीं सकते। देखिए अगर एक लाइन में बोलूं ना, क्योंकि कल भी मैं देख रहा था मैसेज आ रहा था, तो मैं एक बात बोलता हूं आपको, आप समझना। जितने भी सब्जेक्ट हैं इस दुनिया में, जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने के बारे में आप जानते हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल, करंट अफेयर, है ना, जो भी साइंस वगैरह जो भी सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट को समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। इतिहास इकलौता है जिसको ना समझना पड़ता है ना सीखना पड़ता है, बल्कि इतिहास से प्यार करना पड़ता है, तभी इतिहास आपके दिमाग में जाकर रखा जाता है। क्योंकि इतिहास में कुछ बदलाव नहीं होता, जो है एज इट इज वही रहता है ना। इतिहास का प्रभाव आपका अतीत में आप पे पड़ा है, ना वर्तमान में इतिहास से आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला है, और ना भविष्य में आपका इतिहास से कोई प्रभाव पड़ने वाला है। बाकी सारा सब्जेक्ट का अतीत में भी प्रभाव पड़ता है, वर्तमान में भी पड़ता है और भविष्य में भी पड़ता है, लेकिन इतिहास का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं इतिहास से हमेशा इश्क करो, इसलिए नहीं क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है, इसलिए क्योंकि ये डिसाइड करता है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा आपका। अब एक चीज ध्यान रखना, पॉन्डिचेरी। नेक्स्ट, फ्रांसीसी मार्टिन ने भारत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? मार्टिन को। ध्यान रखिएगा कि भारत का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? फ्रांसीसी को। अब एक चीज ध्यान रखना, जिसे वास्तविक संस्थापक जो मार्टिन का नाम बोल रहे हैं, तो इसका मतलब वैसे ही तो नहीं अल्बुकर्क वाला कहानी। हां बाबू, पुर्तगाल में जो आपको अल्बुकर्क बता रहे थे वास्तविक संस्थापक, उसी तरीके से फ्रांसीसी में अगर देखा जाए तो वास्तविक संस्थापक जो है वो मार्टिन को माना जाता है। क्या पता, पूछने क्वेश्चन आप फट से पता चलेगा, दुनिया सोचते रहे आप निकल जाएगा सही करके। अंग्रेज समर्थित डचों ने 1693 में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी छीन ली। आ गया पॉइंट, देख लो, हम बोले ना। अब 1693, थोड़ा सा ये डाटा तो याद रखना पड़ेगा, क्या पता पूछ दे, नहीं पूछे तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना 2-3 बार जब देखिएगा ना, सर वीडियो शालिनी बाबू एक बार ने रीजॉइन करो ना, एक बार बाहर निकल जाओ, फिर से ज्वाइन करो, सही हो जाएगा बाबू, जिनको भी ऐसा दिक्कत हो रहा हो, है ना, ठीक है ना। तेजी से बोल रहे हैं क्या, और धीरे बोले, धीरे बोले फिर मजा नहीं आएगा, है ना। एकदम नॉर्मल स्पीड में बोल रहे हैं सर, स्लो। अच्छा ठीक है, चलो स्लो करते हैं, चलो कोई बात नहीं, करते हैं स्लो। चलो स्लो देखो, स्लो बोल देंगे, स्लो बोलेंगे तो और मेरी अच्छी बात है ना, हेल्थ पे कम प्रभाव पड़ेगा, आवाज पे भी, गला पे भी, लेकिन फिर अंदर से इरिटेटिंग नहीं होता है।
टीचर लगता है जैसे मतलब एकदम सुस्त टीचर की तरह। हाँ बाबू देखो यहाँ पे जो है ना अंग्रेजों समर्थित डच जो है 1693 में फ्रांसीसी को पांडिचेरी क्या कर लिया, ले लिया, यानी छीन लिया बाबू। अब इसी के तहत 1697 में रिजविक की संधि हुई। बाबू ये हमेशा पूछता है रिजविक की संधि कब हुई, 1697, आप याद रखिएगा। अब लगता है मरा हुआ पढ़ा रहा है इंसान, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा कम स्पीड करूं, है ना। अब ध्यान रख, रिजविक की संधि एक बार में कम से कम 100 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना, कभी नहीं भूलना जिंदगी में। रिजविक की संधि 1697 में पूना पांडिचेरी क्या किया, लौटा दिया। अब रिजविक की संधि पूना पांडिचेरी को लौटा देना, इसका मतलब है रिजविक की संधि हो किससे रहा, सुजीत सर, फ्रांसीसी से। अब एक पॉइंट निकल के चला, रिजविक का संधि जो है फ्रांसीसी से और डच से हो रहा है, और इसी के तहत 1697 में पुनः जो है पांडिचेरी वापस कर दिया। और जाके देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा। संधि का तब क्या होगा, जब भी संधि होगा तो इसमें संधि क्या होगा, कुछ बातें आपकी रखी जाएंगी, कुछ बातें सुनामी सर की रखी जाएगी, कुछ बातें में आपसी थोड़ा सा भेदभाव होगा, उसका समाधान किया जाएगा और ये निकल के जाएगा, वो ट्रीटी निकल के आएगा, यही संधि होगा। और तो कुछ संधि नहीं होता। फिर चाहे आप इलाहाबाद की संधि कर लो या फिर जहां की बात करना है कर लो, सारी संधि की कहानी क्या है, यही है। चाहे वो निवोस की संधि करो, जो करना करो, सबकी संधि का मतलब यही होता है। बस सामने वाला अगर जीत गया तो वो आपके अपने अकॉर्डिंग संधि करवाएगा, और न जीत हुआ न हार हुआ तो आपसी में क्या होगा, थोड़ा सा मेल मिलाप करके हो जाएगा। जैसे गांधी इरविन समझौता हुआ था, वो भी एक संधि था, जो आपस में कुछ बातें आप मेरी मान लीजिए, कुछ बातें गांधी जी की बात मान लूंगा, और फिर से क्या होगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा, उसमें गांधी जी क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे, कोई दिक्कत। एक मिनट बाबू, एक सेकंड, गर्म पानी, आइए चलो बाबू। तो रिजविक की संधि, अभी तक मैं जितनी बातें देखे ना बाबू, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिजविक की संधि। अगर पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, बाकी सब समझने के लिए चीजें, कोई दिक्कत। 1706 ईस्वी में मार्टिन की मृत्यु हो जाती है, मेरे को कोई मतलब नहीं, मर जाए जिंदा रहे कुछ भी करे, उससे कोई मतलब नहीं, हमें रिजविक की संधि याद रखना। 1771 में गवर्नर डुप्ले की नियुक्ति होती है, असली सुपर हीरो आ गया, सुपर हीरो, इसी का तो इंतजार रहता है इतिहास में। असली सुपर हीरो कौन है, डुप्ले। ना ईस्ट ना नॉर्थ ना साउथ ना वेस्ट, अगर कोई है बेस्ट तो डुप्ले है। अब किसी की औकात है, अंग्रेज की सांसें भी जो चलेंगी ना वो सोच सोच के चलेगी डुप्ले को, क्योंकि डुप्ले की एंट्री हो गई। अगर इस डुप्ले को नहीं भेजा जाता, नहीं हटाया जाता, नहीं फ्रांस भेजा जाता, तो किसी भी हालत में बॉन्डिवॉश का युद्ध अंग्रेज नहीं जीतता, कभी नहीं जीतता। आयरकुट लाली को मार मार के लाल कभी नहीं करता, जिंदगी में नहीं करता, कभी नहीं करता। इस डुप्ले का जाना, फ्रांसीसी का हाथ तय हो जाना, और अंग्रेजों का एक छत्र हिंदुस्तान पे आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। जो समझ पाए कोई बात नहीं, आगे चल के ये कहानी फिर डिटेल आने वाली है, वहां समझ जाएंगे, दो बार सुनेंगे, दिमाग में याद हो जाएगा। चलो, फ्रेंच ने 1721 में मॉरिशस, 1724 में मालाबार स्थित माही वाला इलाका, और 1739 में कारिकल पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ओह माय गॉड, ये क्या सोचो। अब फ्रांसीसी जो है धीरे 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 करके क्या है, देश से लेकर विदेश तक क्या किया जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है। सुजीत सर, एक बार फिर से मुझे जो है अल्बुकर की यादें सता रही है आपके साथ रह के, क्योंकि धीरे धीरे क्या है, अल्बुकर के ही टाइम में 1510 में जो पानी पे रेंग रहा था, जो पानी से अपना भरण पोषण कर रहा था, 1510 में आदिल शाह से गोवा को छीन लेता। थैंक यू। 1510 में क्या करता है, आदिल शाह से गोवा को छीन लेता। चले, कोई दिक्कत यहां तक, किसी को कोई समस्या हो तो बताना। हाँ हाँ, चलिए, बारनेट भी दिया होगा, अभी आगे चलिए। 1742 फ्रांसीसी भी व्यापारिक लाभ कमाने को छोड़कर राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति में काम शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेज और फ्रांसीसी का युद्ध शुरू हुआ, जिसको भारतीय इतिहास में फिर से, भारतीय इतिहास में कर्नाटक का फर्स्ट वॉर, सेकंड वॉर और थर्ड वॉर किया जाता है। एक सच्चा इंसान, एक सक्सेसफुल इंसान वही होता है जो दूसरों से भी सीखता है, और इसका जीता जाता उदाहरण सुजीत सर आज फ्रांसीसी से हमें देखने के लिए मिल रहा है। सीख भी रहा है इतिहास और समझ भी रहा है, इसको समझ में आ गया कि जो काम क्या कर रहा है अंग्रेज कर रहा है। अंग्रेज का उद्देश्य क्या था 1600 में, उनका बस एक ही उद्देश्य था कि यहाँ पे आना है, मुझे व्यापार वाणिज्य करना है, और खास करके क्या है, मसाले का करना है। और एक कहानी और एक टाइमिंग ऐसा आ जाता है कि पलासी का वॉर हो जाता है, और वो भी धोखे का, वो भी पेपर वॉर। तब तक तो भारतीयों को एक चीज एहसास होता है कि अंग्रेज धोखे से जीते हैं, लेकिन जैसे 1764 का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है, ये बात क्लियर हो जाता है कि अंग्रेज अब एक छत्र राज हिंदुस्तान पे करेंगे। और 1765 का इलाहाबाद का 2 संधि तो ये तय कर दिया कि भारतीयों के पैरों में बेड़ियां जो पड़ने वाली है वो 1947 से पहले धरती पे कोई खोल के दिखा दे। लेकिन एक बार मौका आया सुजीत सर 1857 में, जो बेड़ियां खुलने वाली थी, लेकिन वहां भी सिंधिया होलकर गायकवाड़ ने, इन तीनों ने धोखा देके हम जीतते हम हार गए। और जीतने से हारने को क्या कहा जाता है आप जानते हैं अच्छे तरीके से, गुलाम। उसके बाद फिर जाके 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, 1947 में हमने इनको भगा के फिर आजादी हासिल किया। अब पॉइंट को समझना कि कहां से कहां तक चली गई ये कहानी, वही कहानी फिर से यहां पे दोहराई जाएगी, ध्यान रखना। परिणाम स्वरूप क्या होता है, अंग्रेज और फ्रांसीसी अब एक चीज समझ में आता है कि अगर तू राजनीति कर सकता है ना, तो मुझे भी राजनीति करने आता है। अगर तू बंगाल पे राजनीति कर रहा है ना, तो याद रखना हैदराबाद और कर्नाटक पर एक छत्र राज अगर किसी का चलेगा तो फ्रांसीसी का चलेगा। लगाए जितनी ताकत लगानी है, और इसी को भारतीय इतिहास में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कर्नाटक वॉर आ गया। आप कभी भूल के ट्राई कर लो, जिंदगी में दिमाग से निकल जाए तो मिलना मेरे से। किताब पढ़ते हैं ना, दिमाग में आती है, उबासी जैसी आने लगती है इतिहास पढ़ने पर। अब आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। कर्नाटक दक्कन के सूबेदार को नियंत्रण में था, और इसकी राजधानी जो थी, ध्यान रखिएगा, आरकट। इसकी राजधानी उस समय कहां थी, आरकट में थी। अब एक चीज समझना, हर की राजधानी धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ, बदलने लगा, और सूबेदार के हाथ में क्या है, कर्नाटक है। मुझे किसी भी हालत में कर्नाटक चाहिए, मुझे किसी भी हालत में हैदराबाद चाहिए, चाहे जो भी हो जाए, और इसी के लिए युद्ध होगा अंग्रेज से। और अंग्रेज भी चाहेगा मुझे किसी भी हालत में कर्नाटक चाहिए तो चाहिए, चाहे जो हो जाए। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कर्नाटक का प्रथम युद्ध। अब यहां से जो नजर रखोगे, बात की तरह रखोगे, थोड़ा सा भी इधर कहीं घर से, अगर ऑनलाइन देख रहे हो, ऑनलाइन हो, इधर मत जाना, कहीं भी मत जाना, एकदम सामने स्क्रीन पे रखना दिमाग को। कर्नाटक का प्रथम युद्ध का कारण जो है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का है। क्लियर है, आपको फिर से अलग से एक पीडीएफ बना के आपको लिख के बताएंगे। अभी एक बार बस सुन लीजिए, ठीक है ना, उसके बाद आपको सारा चीज याद करवा देंगे जो काम का चीज है। अभी एक बार क्या है, पूरा दूध को समझ लेते हैं, उसके बाद सिर्फ वहां से बटन निकाल के आपको दे देंगे जो काम का होगा, मत घबराइए। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार। ऑस्ट्रिया है कहां पे, जरा समझना। ये ऑस्ट्रिया जो है ये कहां है, ये भी यूरोप में है। वहां जो युद्ध हो रहा है, ध्यान समझिएगा, हल्का सा बता रहा हूं, वहां जो युद्ध हो रहा है, वहां भी अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हो रहा है, क्षेत्र को हासिल करने के लिए, ध्यान रखिएगा। और उसका असर भारत में पड़ रहा है सुजीत सर। भारत में भी जो कर्नाटक का फर्स्ट वॉर हो रहा है, यहां भी क्या है, एक साइड में अंग्रेज है और दूसरी साइड में फ्रांसीसी है, उसका असर पड़ता है। अगर मैं हमेशा क्लास में जब भी बताता हूं ऐसे बताता हूं कि मान लीजिए कि आप पटना में या कहीं पे मतलब किसी दूसरे क्षेत्र में, अपने घर से बाहर है, या पकड़ना पॉइंट को 2 मिनट में समझ में आ जाएगी इस भेजे में। अगर मम्मी ये फोन करके बोले, मम्मी फोन करे और फोन करके ये बोले कि बेटा देखो ना, तुम्हारा जो चचेरा भाई है ना, वो जो है तुम्हारे पापा को गाली दिया, ऐसा फील होगा। बस ये लाइन बताओ, और नफरत हो जाती है सुजीत सर, खतरनाक वाली। जबकि अभी आपको क्या सही है क्या गलत उससे कोई मतलब नहीं है। आप हैं पटना में, फोन आया है घर से मोतिहारी से कि आपका जो चचेरा भाई आपके पापा को गाली दिया है और एक झापड़ भी मार दिया, कैसा फील होगा, कैसा फील होगा, चीर देगा, फाड़ देगा, खा जाएंगे जिंदा। कुछ भी करने का था, बाप को टच करने का नहीं था, और वही गलती कर दिया उसने। एग्जाम बाद में
पहले क्या है, एकदम रफा दफा कर देंगे, होता है कि नहीं होता, असर पड़ रहा है, यानी आप पटना में हैं और असर कहां पड़ रहा है, मोतिहारी में पड़ रहा है। सेम कहानी क्या, अगर वहां पे ऑस्ट्रेलिया का जो हो रहा है, उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा है, क्या उसका असर जो है कर्नाटक के फर्स्ट वाले पड़ेगा? पड़ेगा ही पड़ेगा, सवाल ही नहीं उठता, नहीं पड़ेगा, 100% पड़ेगा। आप कभी भूल के देखो, ट्राई करो। अब देखो, उसमें मत चलना ना, पापा में चलना, मैं एग्जांपल के थ्रू रहा हूं। अब ऐसा नहीं कोई सब फील करना, सुजीत सर क्या बात करते हो, चाचा का तो हालत खराब हम कर देंगे 2 मिनट में, औकात ही दिखा देना बाबू, चाचा भी बाबूजी के समान होते हैं, अगर वो कुछ कर कर भी रहा तो कोई बात नहीं है, या भाई है, वो देखा जाएगा समय पे। अभी आओ यहाँ, इस युद्ध का तत्कालिक कारण जो था, अभी आप किसी ने बताया था, बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के द्वारा फ्रांसीसी जहाज पे क्या करना, अधिकार कर लेना। देखो होता क्या है, जरा समझना इसकी कहानी, 2 मिनट में समझ जाओगे, मात्र घड़ी देख के। पहले चीज होता है, जैसे मान लो कि अब कोई मोतिहारी है, अब क्या करूं, दिल में मोतिहारी रहता है, हमेशा मोतिहारी, हम क्या करें, एग्जांपल लेते चलो, इस बार चले जाते हैं सासाराम में, मान लो सासाराम में है ना, सासाराम का कोई ऐसा इंसान है जो पटना गया व्यापार करने के लिए, और सासाराम के बगल का ही कोई गांव का है ना, सिंहेश्वरपुर का, वो भी आ गया व्यापार करने के लिए पटना में, बगल में ही है। क्या आपसी में भेदभाव होगा? अरे क्या बात करते हो सुनील सर, 100% भेदभाव होगा। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में दोनों के बीच में समझौता होगा कि बाबू क्या फायदा करने से, दोनों तो सासाराम से ही हैं, और आपस में जब हम लड़ बैठे तो फिर इस देश को कौन संभालेगा, हम लोग को लड़ाई नहीं करना है। बोला ठीक है, अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूं कि लड़ाई नहीं हो, क्योंकि दोनों को दोनों यूरोपियन है, फिर चाहे फ्रांसीसी की बात करूं या अंग्रेजी की बात करूं, दोनों के दोनों यूरोपियन है, और दोनों जो है वो क्या करेंगे, हाथ मिला के दिल से प्रेम से रहेंगे। आपको जैसे व्यापार वाणिज्य करना है कीजिए, भारत को जैसे लूटना है लूटिए, यहाँ के बेवकूफ लोग हैं, गवार हैं, इनको लूट लीजिए, और हमको जैसे बनेगा वैसे हम इनको क्या कर लेंगे, लूट लेंगे। कोई दिक्कत बाबू, कोई समस्या नहीं सुजीत सर। लेकिन अगर हम आपकी मानते हैं संधि को, ठीक है, आपस में हम भेदभाव नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, किसी भी तरीके का कोई दुश्मनी नहीं करेंगे, और बदले में सामने वाला जो है बार्नेट जो है आपके जहाज को रोक दे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद डुप्लीकेट एंट्री होगा, और जब डुप्लीकेट एंट्री होगा ना तो अंग्रेज का औकात दिखा देगा 2 मिनट में, और वही चाहता भी अंग्रेज है, बिना लाके सुनने वाला है नहीं। बात समझना कहानी को, कैसे घूम रहा कहानी। अब बार्नेट जैसे ही अंग्रेज के नाम फ्रांसीसी जहाज को रोकता है, उसके बाद तय हो जाता है कि अब युद्ध होने वाला है, और भारतीय इतिहास में कर्नाटक का फर्स्ट वार शुरू हो जाता है। उसके बाद तो लगातार फर्स्ट सेकंड थर्ड जो चलता है वो सिलसिला चलते रहता है। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि डुप्ले ने मॉरिशस के गवर्नर ला बुरो के सहयोग से अंग्रेजी गवर्नर मॉर्स को आत्मसमर्पण करने के लिए क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। अब डुप्ले क्या किया, रुक बेटा रुक, अब हम तुमको बताते हैं कैसे होता है खेल, असली खेल तो हम खेलेंगे, अगर तुम यूरोप से हो हम भी उसी यूरोप से हैं, और हमको पता होता है कि लोहा को कैसे लोहा काटता है। इसने क्या किया, तुरंत मॉरिशस पहुंचा, और मॉरिशस पहुंचने की क्या जरूरत है, मॉरिशस किसका कब्जा है, उसे मॉरिशस तक पहुंचा, बोला कि ऐसे हमारे साथ हो गया है, बार्नेट ने हमारा जहाज रोक दिया है, आप मदद करो, मुझे किसी भी हालत में अंग्रेज को क्या करना है, हराना है। और जैसे ही उसने मदद किया उसके बाद आत्मसमर्पण कर दिया अंग्रेज, बोला भाई साहब माफ करो, गलती हो गई, गलती से माफ, बोला ठीक है चल खत्म कर खेल। कर्नाटक के नवाब जो थे अनवरुद्दीन थे, अब यहाँ कहानी दूसरा चलेगा, अब दूसरा पार्ट आ गया, ध्यान रखिएगा। अब दूसरा पार्ट कौन सा आ गया, कर्नाटक के जो राजा है, एक साइड में कर्नाटक के राजा अनवरुद्दीन, दूसरी साइड में अंग्रेज, और तीसरी साइड में सुजीत सर फ्रांसीसी। अब ये तीन का त्रिगुण बनेगा। अब आप सोचो कि राजा किसके साइड में, किसके पलड़े पे बैठेगा, अंग्रेज के साथ बैठेगा या फ्रांसीसी के साथ बैठेगा, बैठेगा एक के साथ में। उसके बाद असली खेल यहाँ के बाद शुरू हो जाएगा, ध्यान से समझना, बस हल्का सा कहानी आपको समझा देता हूँ, उसके बाद तो पूरा का पूरा बता ही दूंगा 2 सेकंड में। चलो अब यहाँ पे कर्नाटक के नवाब जो है अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 सिपाहियों की सेना जो है फ्रांसीसी पर आक्रमण के लिए भेज दिया। और जब फ्रांसीसी पे आक्रमण करो क्योंकि अंग्रेज हमारा अपना है, और ये क्या करता है, फ्रांसीसी पर आक्रमण के लिए भेज देता है। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना जो है सेंट थोमो का युद्ध 1748 आ गया, कहानी शुरू हो गया। और इतिहास में सेंट थोमो के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और नवाब को क्या करता है, बुरी तरीके से पटक पटक के मारता है और हरा देता है। यूरोप में एला सापेल की क्या होती है, संधि होती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे चल के क्या होता है, एला सापेल की संधि होती है, और 1748 की संधि के साथ में क्या होता है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार जो होता है वो समाप्त हो जाता है। बस आप नहीं भी समझ रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं, अभी तुरंत फॉर्मेटिंग बनाएंगे 2 मिनट में, बस एक बार आपको समझाने दीजिए, उसके बाद तुरंत बना देंगे 2 मिनट में भेजने में चल जाएगा, आपको टेंशन लेना नहीं। बस एक बार खाली ध्यान से सुनिएगा कि कहानी कैसे कैसे घूम रही है। एला सापेल की जैसी संधि होता है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का समस्या फिनिश। चलो वहां समाप्त हुआ, यहां समाप्त। अब इसका मतलब यही हुआ सुजीत सर कि वहां जो मोतिहारी में हमारे बाबूजी को झापड़ मारा था चचेरा भाई, वहां समाधान जो है बैठे हुए दादाजी उन्होंने कर दिया। उसने कहा कि काम बंटवारा कर, काम खत्म कर, तू अपने घर ये अपने घर, जैसे बंटवारा हो गया उसके बाद आपको टेंशन पटना में बैठ के होगा नहीं होगा सुजीत सर, समस्या समाधान हो गया। अब मेरे को चचेरा भाई से कोई मतलब नहीं है, चाचा से कोई मतलब नहीं है, अब वो गलती से आज तक नहीं उठा सकता, झापड़ तो दूर की बात है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बात सॉल्व हो गया, खत्म करो कहानी, फिनिश हो गया। और आगे चल के ये जो संधि हुआ इसका नाम रखा गया क्या, एला सापेल की संधि हो गया। तो इसमें यही थोड़ा सा जिसमें थोड़ा सा दम है, जहां पे दिमाग लगा सोचने का चीज है, बाकी कुछ भी नहीं है यूरोपीय कंपनियों में। इस संधि ने मद्रास अंग्रेजों को तथा अमेरिका में लुई बर्ग जो है वो फ्रांसीसी को मिल गया। अब इस संधि ने क्या किया, मद्रास आज के डेट में चेन्नई नाम है बाबू, ध्यान रखना, आज अब मद्रास नहीं नाम रहा, चेन्नई। इस संधि के तहत जो है अंग्रेज को मद्रास मिल गया और फ्रांसीसी को जो है लुई बर्ग मिल गया। अब वहां पे क्या है, वो खुश, यहाँ पे कौन है, ये खुश, दोनों बात बराबर है। अरे नहीं, अगर समझाएंगे ना पूजा तो नहीं समझ में आएगा बाबू, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है कि कैसे कैसे कहानी ये घूम रही है। यहाँ डाटा नहीं, यहाँ पर समझाना है, और जब आपको पूरा डाटा बताएंगे ना तो एकदम आराम से उसी लैंग्वेज में बता देंगे आपको। बस एक बार नहीं एज इट इज जैसे बताएंगे तो तुम ही तो बोलती हो सब कि सुजी सर जो है वही बोल के निकल जाते हो, समझाने के बाद भी वही समस्या होता है, तो कैसे करूं बताओ। चलो अब कर्नाटक का द्वितीय युद्ध सीखो, जैसे उसी बता देते हैं, उसी तुमको भी हो जाएगा, मेरा भी खत्म होगा चैप्टर जल्दी जल्दी। मेरा क्या, अब मत चिल्लाना। दूसरी बात, कर्नाटक का द्वितीय 49 से लेके 54 तक, याद नहीं है आपको, डेट 2 मिनट के बाद याद करवा देंगे, 2 ही मिनट के बाद, बस एक बार समझ लो। आसफ जंग के पुत्र जो है उनका नाम क्या है, नासिर जंग, और भतीजा मुजफ्फर जंग। ध्यान रखिएगा 2 चीज, ये क्या है, पुत्र राजा बनना चाहिए नियम के अकॉर्डिंग सुजीत सर नासिर जंग को, और ये भतीजा क्या है, मुजफ्फर जंग है। इसको किसी भी हालत में राजा नहीं बनना चाहिए, राजा नहीं बनेगा, ये नियम ये कहता है नहीं बनेगा, क्योंकि राजा हमेशा राजा का बेटा बनता है, भतीजा या भाई कभी नहीं बन सकता। बस ये समझाने के लिए। और इधर एक कैरेक्टर और आके तैयार हो गया, चन्ना साहब, है ना, जो कि मराठों से छूटकर ये कहां पहुंचते हैं, सुजीत सर कर्नाटक। मराठा क्या करता है, इनको पकड़े हुए था, इनको छोड़ता है और ये पहुंचते हैं कर्नाटक। अब एक साइड से देखिए मुजफ्फर जंग है ना, दूसरी साइड से क्या है, डुप्ले। इसका मतलब है कि इसका सपोर्ट जो करेगा वो कौन करेगा, डुप्ले करेगा। ये चाहेगा कि किसी भी हालत में नासिर जंग, ध्यान से सुनना, नासिर जंग राजा ना बने, जबकि नियम ये कहता कि नासिर जंग ही बनेगा, और नासिर जंग का सपोर्ट जो करेगा वो करेगा सुजीत सर अंग्रेज। भतीजा जो होगा मुजफ्फर जंग, इसका सपोर्ट कौन करेगा, एमसीडी। क्लियर है, कोई दिक्कत? देखिए चंदा साहब, जरा चंदा साहब की कहानी समझिए। नासिर जंग क्या है, पुत्र है, ये कौन सपोर्ट कर रहा है, अंग्रेजों का समर्थन। यहाँ जस्ट बताएं, देख लो, नासिर जंग यहाँ देखो, अंग्रेज बताएं। एक भतीजा जो है, भतीजा का सपोर्ट डुप्ले कर रहा है, और बेटा का सपोर्ट किसका कर रहा है, आसफ जंग जो बेटा राजा है उसका अंग्रेज सपोर्ट कर रहा है। मुजफ्फर जंग जो है वो क्या भतीजा है, और इसका सपोर्ट कौन कर रहा है, फ्रांसीसी कर रहा है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान है, बस ट्रिक से दे दिया हूं मैंने, क्लियर है। यहाँ पे मोहम्मद अली, क्लियर है, और यहाँ पे नासिर जंग, और यहाँ पे ये तीनों जो है एक साइड क्या होते हैं, खड़ा हो जाते हैं। दूसरी साइड से मोहम्मद अली अनवरुद्दीन का पुत्र है, और मैन में क्या है, अंग्रेज। यानी एक लाइन में ध्यान रखना है कि नासिर जंग के साइड में जो बेटा होता है अनवरुद्दीन का, वो नासिर जंग है, उसके साइड में जो खड़ा होता है वो कौन होता है, अंग्रेज होता है, और भतीजे के साइड में जो खड़ा होता है, ध्यान रखिएगा।
भतीजे के साइड में जो खड़ा होता है उसका नाम याद रखिएगा, वो कौन है? डुप्ले है, यानी कि फ्रांसीसी। बेटा अंग्रेज, बस इतना याद रखो, बाकी एमसीडी से कोई मतलब नहीं, बस इतना सबक ध्यान रखना। चले चलो आओ देखो, कौन पूछे थे, ध्यान से निकल गया। अच्छा एमसीडी लिख लो कहीं पे अगर इच्छा हो तो। एम से, अच्छा बाबू हल्का सा बड़ा कर देते हैं, बना लेते हैं। एम से मुजफ्फर जंग। सी से चंदा साहब। टी से डुप्ले। जहां चाहो लिख लेना एक बार, वो भी में लिखो ताकि नोट जब मिले तो आप आसानी से समझ जाओगे, बाद में फिर मत बोलना नहीं बोले। सी से यहाँ पे चंदा साहब होंगे, क्लियर है? और ये आसफ जहां के क्या है, दामाद हैं। ध्यान रखना, ये दामाद जी हैं, साइड में लिख देते हैं ताकि मजा आ जाए आपको। सुजीत सर दामाद को तो आप छोड़ते नहीं, दामाद हम करें क्या, दामाद आ ही जाता है। अब यहाँ पे सुजीत सर मैन, मैन में जो दिया ये क्या है, पहला यहाँ लिख देते हैं MAN, मैन का फुल फॉर्म ताकि आपको याद रहे। एम से मोहम्मद अली ठीक, मोहम्मद अली। ए से अंग्रेज। एन से नासिर जंग। चले, आपको दिक्कत किसी को कोई समस्या हो तो बताना, इसी ट्रिक पे पूरा दौड़ेगा। आपको जैसे दौड़ाना है दौड़ा लीजिए, जैसे सीखना सीख लीजिए, हम आपको बताते हैं, एक बार दिमाग में जरूर रखिए। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 49 से लेकर 54 तक होता है। इसमें क्या कहानी है आपको कहानी कभी पूछेगा नहीं, बस हम आपको समझा देते हैं, आप समझिएगा। निजामुल मुल्क आसफ जहां की मृत्यु 1747 में होती है और उसका उत्तराधिकारी के लिए अब संघर्ष शुरू होता है। राजा मरा, उसके बाद उत्तराधिकारी के लिए क्या होगा, युद्ध शुरू होगा। ये वैसे ही याद आता है सुजीत सर, जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसके तीनों के तीनों पुत्र जो हैं उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष करना शुरू कर देते हैं। फिर चाहे वो आजम की बात हो, कामबख्श की बात हो या फिर मुअज्जम की बात हो, तीनों के तीनों आपस में लड़ेंगे, दो मरेंगे, आजम कामबख्श मरेगा और मुअज्जम जो है अंत में जिंदा रहेगा। वही मुअज्जम आगे चल के उपाधि लेगा जिसको भारतीय इतिहास में बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है। बस अच्छा कर देंगे, नोट्स का डिलीवर कर देंगे बाबू। नोट्स तो आई थिंक मिल गया होगा, इसका नोट्स आपको मिला होगा, जाके देखिए। चलिए भाई 49 से 39 कैसे बोलते हो, जो मनाता है। चलो, इसी समय चंदा साहब जो है मराठों से क्या होते हैं, रिहा हो जाते हैं। जैसे ही पता चलता है कि आसफ जहां की क्या होती है, मृत्यु होती है, और इस समय चंदा साहब जो है वो मराठों में कैद होते हैं, वहां से ये भागते हैं। दामाद जी, फिर से लिख देता हूं दामाद जी ताकि दिमाग में रहे। दामाद जी समझते हैं ना, दामाद जी जो आप भविष्य में किसी का बनिएगा और उसका सर खाइएगा। आसफ जहां का पुत्र जो था वो नासिर जंग उत्तराधिकारी बना, परंतु बेटा जो था नासिर जंग वही उत्तराधिकारी के लिए क्या था, योग्य था और वही नियम भी होना चाहिए। लेकिन जो भतीजा मुजफ्फर जंग था उसे विद्रोह करते बोला ना, कभी ना जिंदगी में नहीं। हम क्यों नहीं बन सकते, राजा का बेटा राजा क्यों बनेगा, भतीजा क्यों नहीं बन सकता है। और इसी के लिए युद्ध क्या हुआ, छिड़ गई। और भारतीय इतिहास में यही से शुरू होता है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। कर्नाटक के नवाब जो है अनवरुद्दीन और उसका बहनोई, ध्यान रखिएगा, चंदा साहब के बीच में विद्रोह शुरू होता है। अब अनवरुद्दीन और चंदा साहब दोनों में, साला और बहनोई रिलेशन तो साली बहनोई है तो अनवरुद्दीन क्या होगा, साला ही होगा। हाँ साला, इन दोनों के बीच में क्या होता है, विद्रोह शुरू होता है। डुप्ले ने परिस्थिति देखकर मुजफ्फर जंग को हैदराबाद और चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बनने का वचन दे दिया। परिस्थिति जिस तरीके से क्रिटिकल हो रहा था, डुप्ले एक चीज समझ रहा था, मुझे किसी भी हालत में क्या चाहिए, कर्नाटक चाहिए और हैदराबाद चाहिए। कर्नाटक और हैदराबाद चाहिए, दोनों चाहिए मुझे। और इस परिस्थिति को देखते हुए तुरंत डुप्ले ने एक चीज बता दिया कि मुजफ्फर जंग को हैदराबाद और चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बनने का मैं वचन देता हूं। चंदा साहब मुझे हैदराबाद का नवाब बनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कर्नाटक का। और मुजफ्फर जंग को वचन दे दिया कि हैदराबाद का नवाब बनाऊंगा। बस यही वचन क्या था, सब गेम था जिसको कहते हैं पॉलिटिकल गेम। मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले, ध्यान रखिएगा तीनों कैरेक्टर आ गया। मुजफ्फर जंग, चंदा साहब, अब डुप्ले। अब आपके दिमाग में कुछ कुछ कहानी घूम रही होगी कि कैसे करके कहानी चल रही है, पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी आपको बताता हूं, फिर शिकायत कीजिएगा सुजी से नहीं बताया, छोड़ के चल गए और क्या पता क्वेश्चन चल जाए। अब मुजफ्फर जंग का मतलब एम से मुजफ्फर जंग, सी से चंदा साहब, डी से डुप्ले, एमसीडी आ गया। देखो मिल रहा है पॉइंट। आजा बाबू, डुप्ले ने अंबुर की लड़ाई जो कि तमिलनाडु में है, अनवरुद्दीन को हराकर क्या करता है, मार देता। अनवरुद्दीन मरा, राजा जो था वो क्या घेर के उसको मार दिया। अनवरुद्दीन का पुत्र जो था मोहम्मद अली था, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद अली त्रिचापल्ली में जाकर दुर्ग में क्या करता है, शरण लेता है। देखता कि भाई बाप को मार दिया, हमको क्या करेगा। और सुजीत सर, ये मोहम्मद अली के साइड में अगर कोई है तो सिर्फ अंग्रेज है, क्योंकि अंग्रेज उसी के साइड होता है जिसका बाप राजा होता है तो उसका बेटा भी राजा बनेगा। तो अंग्रेज उसी के पास होगा। ये क्या करता है, मोहम्मद अली जाके छुप जाता है त्रिचापल्ली में। ध्यान रखिएगा, ये है कहां पे, तमिलनाडु में। क्लियर है, ये कहां पे है, तमिलनाडु में। वहां जाके क्या करता है, छुप जाता है। चंदा साहब जो है वो क्या है, अरकाट, ऐसे भी अरकाट लिख सकते हैं, अरकाट है ना। अरकाट में अपनी राजधानी बनाकर शासन करना शुरू कर देते हैं, है ना। यहाँ पे अब चंदा साहब का शासन शुरू हो जाता है। चंदा साहब को चाहिए था क्या, कर्नाटक चाहिए था, मिल गया चंदा साहब को कर्नाटक। आपको दिक्कत नहीं है। मुजफ्फर जंग को बोला गया था कि तुझे हैदराबाद दूंगा डुप्ले, तो दूंगा, वचन दिया हूं, तो एक को तो मिल गया। अरकाट को राजधानी बनाता है और यहाँ पे शासन करना शुरू कर देता है। अरकाट किसकी राजधानी है, तो कर्नाटक की बाबू। फ्रांसीसियों को पांडिचेरी के निकट 80 गांव जो है वो दान दिया जाता है, 80 गांव पांडिचेरी के निकट। और अंग्रेज ने निजाम पद के लिए नासिर जंग, ध्यान रखिएगा, आसफ जहां के पुत्र का साथ देता। नासिर जंग, आसफ जहां का क्या था, ये पुत्र था सुजीत सर। और मुजफ्फर जंग जो था वो आसिफ जहां का भतीजा था। मुजफ्फर जंग के साइड में अगर कोई खड़ा था तो डुप्ले था, और नासिर जंग के साथ कोई खड़ा रहेगा तो आगे चल के कौन रहेगा, या शुरू से कौन रहेगा, अंग्रेज रहेगा। इतना क्रिटिकल है ये कहानी, इतना क्रिटिकल है ना कि एक दूसरे में सब फंसते हुए चला जाता है। इसलिए जनरली मैं बताता नहीं हूं, मैं सीधे चलता हूं, चल कर्नाटक के फर्स्ट वर्ड सेकंड वर्ड थर्ड वर्ड याद कर ले, मैं सिखा देता हूं, 2 मिनट में याद हो जाएगा, काम खत्म करो। इतना क्रिटिकल है ना कि कहीं पे चंदा साहब आ जाते हैं, कहीं पे मुजफ्फर जंग आ जाते हैं, कहीं पे नासिर जंग आ जाते हैं, कहीं पे डुप्ले आ जा रहा है, कहीं पे फ्रांसीसी आ रहा है, अंग्रेज आ रहे हैं। दिमाग जो है चौड़ भौन हो जाता है। लेकिन क्या करोगे, ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब ये ध्यान रहेगा ना तब जो बताएंगे तो आसानी से आपके दिमाग में रखा जाएगा। आओ नेक्स्ट, अंबुर का युद्ध 1749। 1750 में अंग्रेज की सहायता से जिंगी नदी के तट पर चंदा साहब, मुजफ्फर जंग और फ्रांसीसी की सेना को क्या किया जाता है, हरा दिया जाता है। चलो 1750 में यही पे हराया जाता है। नाम ध्यान रखिएगा, जिंगी नदी, अगर कभी पूछ दे तो ध्यान रखिएगा। नासिर जंग की सेना जो है विद्रोह कर देता है, जिसमें नासिर जंग क्या होता है, मारा जाता है। नासिर जंग कौन है, ये बेटा है अनवरुद्दीन का, और ये विद्रोह करता है, और इसी विद्रोह में क्या होता है, इसकी जान चली जाती है, नासिर जंग गया। इधर से चंदा साहब, मुजफ्फर जंग और फ्रांसीसी सेना को क्या किया जाता है, हराया जाता है। डुप्ले ने तुरंत मुजफ्फर जंग को नवाब बना दिया। जैसे ही नासिर जंग मारा जाता है, मुजफ्फर जंग को तुरंत डुप्ले क्या करता है, कहता है एक काम कर, हैदराबाद का जल्दी नवाब बन जा फर्स्ट, क्योंकि मैंने तुझे वचन दिया था। और बदले में कंपनी को 50 लाख और सेना को 5 लाख दिया जाता है। बनते ही बोला बने हो तो कुछ तो देना ही पड़ेगा, फ्री में उसमें भी डुप्ले, सोचना भी उठता है।
अगर हम तुमको दिए हैं तो तुमको भी हमको देना पड़ेगा और दिया जाता। फ्रांसीसी अधिकारी बुशी ने अपनी संरक्षण में मुजफ्फर जंग को क्या करता है, पांडिचेरी ले गया और रास्ते में कुछ पठानों ने क्या कर दिया, इसकी हत्या कर दिया। लो मुजफ्फर जंग जो राजा बनने वाला था, जो भतीजा था, अभी तुरंत कहानी चली थी, ये क्या हो गया, रास्ते में इसको क्या किया, कुछ पठानों ने घेर के मार दिया। मरवा दिया तो कहानी की चीज है। अंबूर का फिर से बुस्सी ने निजाम के दूसरे बेटा, ध्यान रखना, बुस्सी जो है वो निजाम के दूसरे बेटे सलाबत जंग को निजाम बनाया। क्लाइव एक कलर के रूप में इस समय मद्रास में अब एंट्री कर लेता। क्लाइव की एंट्री हो गई, ध्यान रखिएगा, और पूरी इतिहास को बदल के रख देगा। क्लाइव की एंट्री हो गई और एक कलर के रूप में। सुजीत सर ये मुझे बताओ, जिस इंसान को कलर के रूप में एंट्री इंडिया में मिलती है और वो इंसान भारत का राष्ट्रपति बन जाता है, कमाल की बात है। ये कैसे हुआ, दिमाग का खेल है, भेजेगा इस, ठीक है। चलो आवाज आ रही है बाबू, एक बार बता देना, आवाज आ रही है, एक बार बताओ आवाज आ रही है, क्लियर है। चले आजा बाबू। अब क्लाइव ने सुझाव से 1752 में मराठा सरदार मुरारी राव को आरकाट पर हमला करके चंदा साहब के पुत्र राजा साहिब को सेना क्या करता, हरा देता और चंदा साहब को तंजौर का राजा ने क्या किया, मार दिया। चंदा साहब का भी खेल खत्म। मोहम्मद अली कर्नाटक का क्या बनता है, नवाब बन जाता है। ये वही मोहम्मद अली था जो किसी टाइम में गुरुदेव छुपा के तिरछापल्ली में जाके कैद हो गया था, छुप गया था, बंद हो गया था, और इसका सपोर्ट कोई कर रहा था तो बस एक ही इंसान था, वो था अंग्रेज। डुप्ले ने 1754 में फ्रांसीसी सरकार वापस बुला लेती। 1754 होता है, फ्रांसीसी क्या करती है, अबे डुप्ले बाहर निकल, आओ यहाँ पे, गधा के कर्नाटक का वोट हरा दिया, आओ यहाँ पे, इसको बुलाना, और समझो यही के बाद पतन लिखा गया फ्रांसीसी का, यही गलती हुआ। अगर 6 साल के बाद 1760 होगा, रोंडी वॉश की संधि होगी, उसमें पूरी तरीके से ब्रेन वॉश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। आओ गुडेहू पांडिचेरी का गवर्नर बनकर आता है। गुडेहू ने अंग्रेज से पांडिचेरी की क्या कर लिया, संधि कर लेता है। जिया नेल्सन ने कहा था डुप्ले ने भारत की पूंजी मद्रास में तलाश कर भयानक भूल की और क्लाइव ने बंगाल में खोज निकाला। देखो पहले क्या होता था, ऑप्शन होता था बीपीएससी में, बताते हैं आपको। तो पहले ऑप्शन हुआ करता था तो अक्सर एक क्वेश्चन पूछता था कि डुप्ले की सबसे बड़ी गलती यही हुआ कि उसने भारत की सफलता की चाबी जो है वो दक्षिण में खोजा, जबकि क्लाइव ने भारत की सफलता की चाबी बंगाल में खोजा। इसीलिए क्लाइव सक्सेसफुल हो गया और डुप्ले जो है बर्बाद हो गया, क्योंकि यही क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर बनता है, यही गवर्नर फिर गवर्नर जनरल हो जाता है, फिर भारत का गवर्नर जनरल हो जाता है, फिर वायसराय में हो जाता है, फिर 1935 के अधिनियम के तहत जो है जिस वायसराय गवर्नर से बदल के वायसराय किया गया था, फिर से वायसराय से गवर्नर बन जाता है, और जब देश आजाद हो जाता है तो यही गवर्नर जनरल का पद आगे चल के राष्ट्रपति में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए मैंने राष्ट्रपति का बात किया था आपसे। चले नेक्स्ट, पांडिचेरी की संधि 1755 के संदर्भ में डुप्ले ने कहा था कि गोडेहू ने अपने देश के विनाश और सम्मान पर हस्ताक्षर किए। इसी ने सबसे बड़ा समस्या क्रिएट किया, किसने, जो गवर्नर बनके आया था पांडिचेरी में, और इसने क्या कर दिया, विनाश का साइन कर दिया। अगर ये ना आता, डुप्ले ना जाता, तो कहानी कुछ और होता, और क्या होता वो तो वक्त की बात है। नेक्स्ट, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 से 63। जरा देखते हैं इस युद्ध का तत्कालिक कारण जो था, क्लाइव और वाटसन के द्वारा चंद्रनगर पर क्या करना, अधिकार कर लेना। इस युद्ध का वास्तविक शुरुआत जो है 1758 में होता है, जब फोर्ट सेंट डेविड तथा तमिलनाडु को क्या करता है, घेर लिया जाता है। 22 जनवरी 1760 को वॉन्डी वॉश का युद्ध होता है, जिसमें आयरकुट और ध्यान रखना काउंट डिलाली के बीच में होता है। आयरकुट जो होता है, ध्यान रखिएगा, आयरकुट होता है अंग्रेज की तरफ से और काउंट डिलाली जो होता है वो फ्रांसीसी की तरफ से, जिसमें इस संधि के तहत जो है काउंट डिलाली जो है हार जाता है, आयरकुट जीत जाता है, और आयरकुट जो है कूट कूट के लाली को लाल कर देता है, और यहाँ पे लाली हार जाता है। मार्शल ने लिखा कि वॉन्डी वॉश का युद्ध ने उस महान भवन यानी कि डूमा संसद और डुप्ले के निर्मित किया गया था, जिसे पूरी तरीके से क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया। वॉन्डी वॉश का युद्ध 16 जनवरी 1761 को पांडिचेरी पर अंग्रेजों का क्या हो गया, अधिकार हो गया। ये वही पांडिचेरी था जिसपे किसी जमाने में जो अधिकार था वो किसका था, फ्रांसीसी का था, और अब जो अधिकार हो गया वो किसका हो गया, अंग्रेज का हो गया। थोड़ा सा डेन को देख लेते हैं एक दो लाइन में। अंग्रेज के बाद 1616 में डेनमार्क से भारत आए थे। तंजौर के निकट ट्रांकेवार में 1620 में पहली फैक्ट्री स्थापित हुई। बस याद रखने का, 1676 में सेरामपुर बंगाल में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की, और 1845 में अपनी सारी कंपनी अंग्रेज को बेच के, वैसे ही जैसे डच ने सारी कंपनी 1759 में बेदरा के युद्ध में बेच के यहां से क्या हो गए, निकल के कहां चल गए, इंडोनेशिया चल गए। अब यहाँ पे आइए, अब असली खेल जितनी देर से अभी फ्रांसीसी पर रहे थे उसका पूरा का पूरा बटन बस यहाँ पे है। इसको आपको याद रखना किसी भी हालत में। अब इसको कैसे याद रखेंगे, जरा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आओ, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध। यहां तो कोई समस्या नहीं होगा और आपको भी नहीं समस्या होगा, पूछ जहां से पूछना चाहता हूं। अब सबसे बड़ी समस्या है समय को लेकर, सर टाइमिंग कैसे याद रखा जाए, ये सबसे बड़ी समस्या। तो सबसे पहले याद रखना, एक चीज आपको दिखाता हूं, 1746 से 48, 1749 से 54, डबल 5 रेस्ट, और 1756 से 63। कोई दिक्कत? अब आप पूछिएगा कि आपको कैसे याद हो गया, पढ़ाते पढ़ाते बिल्कुल भी नहीं, इतिहास कितना भी पढ़ा ले फिर भी याद नहीं रह सकता जब तक ट्रिक नहीं दिमाग में यूज करे, संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। बस ट्रिक याद करना, अभी आपको दिखाता हूं, बस 2 मिनट रुक जाओ, बस पूरा लिखने दो। ये हुआ, इसके कारण क्या थे, कारण क्या थे, ये तो समय हुआ, इसके कारण क्या हुए। पहला, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए। दूसरा जो है बदल दो, इसका मजा आएगा। हैदराबाद, हैदराबाद और कर्नाटक के नवाब के लिए, और तीसरा सप्तवर्षीय युद्ध के लिए।
नेक्स्ट है संधि कौन सी हुई सर? अगर संधि में चला जाए तो चले, पहली जो संधि हुई है एला शापेल या एक्सला सापेल, जैसे भी आप बोल सकते हैं, ठीक। दूसरा पांडिचेरी, तीसरा पेरिस की संधि। किन्हीं को कोई समस्या हो तो बताना। चले, कोई दिक्कत यहां तक? अब शुरू करें। अब आप बोर्ड पे, कोई लिखेगा नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। सर आपकी आवाज खटखट रही है। नहीं ऐसा नहीं होगा, यहां तो सही आ रहा है। देखो फिर से रिज्वाइन करो, सही हो जाएगा बाबू। आओ अब जरा देखते हैं, ये तो युद्ध था 3, अब आप कैसे याद किया हमको सिखाइए। सबसे बड़ी बात ये है, तो ये बात तो आप कभी भी नहीं भूलिएगा, कर्नाटक का फर्स्ट वॉर, सेकंड वॉर, थर्ड वॉर, ये तो जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। समस्या कहां पे? यहां पे आया समय पे। इस सूची सर ये टाइमिंग कैसे स्टार्ट होगा, कैसे आप याद किए? सबसे पहले देश आजाद कब हुआ जी? 47 में। नो इंटरनेट एक्सेस। एक मिनट बाबू, देखिए तो आवाज आ रहा बाबू, क्लियर, छोड़ दीजिए, चलिए। कोई को लगता है तंग करते हैं, ऐसे ही बोल देते हैं। नहीं बोलिए, आपका टाइम का वैल्यू है। आप समझिए, जो चीज मेरे दिमाग के अंदर रखा हुआ है ना, मुझे निकालने दीजिए, नहीं तो आप ही को नुकसान हो जाएगा। मेरा क्या जाएगा, मैं तो बोल के निकल जाऊंगा। आप जितना भी बोलना बोलते रहिए। सर आप अच्छा नहीं पढ़ाए, नहीं समझ में आए, दुनिया सुनेगी। आपको लगता है दुनिया बस एक बात पूछेगी, रिजल्ट हुआ? अगर हाँ तो सही, नहीं तो चल निकल यहाँ से। हमने सुना नहीं, हमने लाख कोशिश किया, कितना भी बताया मेरे टीचर मुझे अच्छे नहीं पढ़ाए, दुनिया कुछ नहीं सुना मेरा, तो आपका कौन सुनने के लिए तैयार है? यहाँ पे सब सही है, ओके ओके। कुछ लोग ऐसे कर देते हैं। चलो कर्नाटक का फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब देखो यहाँ 17 तो याद रहेगा, 17 में कोई शक नहीं, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने वाला। तो ये तो पता कि 1700, 1700 का मतलब वो 18वीं शताब्दी, जैसे आप याद रख सकते रख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर हम अपना देश आजाद देखें, जैसे हम याद रखें, उसी 1947 में आजाद हुआ, क्लियर है। और कहा जाता है कि शेर अगर एक कदम पीछे भागेगा तो 47 से तो एक कदम पीछे भागेगा तो क्या हो जाएगा? 46, तो फिर 2 कदम आगे दौड़ेगा तो 46 47 हो गया, काम खत्म। लो कभी ना याद भूले। अब आपको समझ में आया या नहीं आया? और नया तो इससे आसान ट्रिक मेरे पास है, फिर तो रखना पड़ेगा आपको। देखो जो 46 लिखा हुआ है तो ये दिमाग लगाओ कि कर्नाटक का प्रथम वाद हम लोग क्या हो गया? आजाद हो गए। देश आजाद कब हुआ? 1947 में। तो 1900 याद नहीं रखना, 47 याद रखना। और एक कदम अगर पीछे हटोगे तो 47 से 46 हो जाएगा। यानी शेर एक कदम पीछे भागा है तो 2 कदम आगे भागेगा, यानी 46 से लेकर 48 तक कभी भूल के देखो, बस यही तक दिक्कत है। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, इतना आपको याद रखना होगा, क्लियर। तो 46 से 48, उसके बाद 48 के बाद 49 से लेकर 54। और हमेशा ध्यान रखना कि डबल 5 जो है ब्रेक लिया जाता है, डबल 5 ब्रेक, डबल 5 ब्रेक। अगर डबल 5 ब्रेक है तो इसका मतलब 54 तक रहेगा खेल, 49 से 54, क्योंकि हमें पता है कि 55 में कोई युद्ध नहीं होगा, 55 में आराम किया जाएगा। डबल 5 जो है वो किस लिए है? रेस्ट के लिए, आराम के लिए। डबल 5 खत्म, 54 हुआ, हो गया याद। तीसरा, अगर डबल 5 रेस्ट के लिए तो अगला साल फिर से युद्ध होगा, यानी कि 56 से लेकर 7 साल जोड़ दो, 70 वर्षीय युद्ध है, तो 56 में 7 जोड़ोगे तो 63 बन जाएगा। 56 4 60 और 3 63, तो 63 हो गया। लो डेट याद हो गया। अभी बोल के देखो, ट्राई कर लो, कुछ कहां से पूछता है क्वेश्चन। अब एक चीज समझ में आ गया कि 1746, क्योंकि 47 में आजाद हुआ, एक कदम से पीछे भागेगा, 2 कदम आगे भागेगा, यानी 46 से लेकर 48। 48 के बाद 49 से शुरू होगा, डबल 5 ब्रेक है, यानी क्या? अगर डबल 5 ब्रेक है तो इसका मतलब 54 तक जाएगा, 49 से शुरू होगा, 54 तक जाएगा, क्लियर। उसके बाद 55 ब्रेक है, कोई युद्ध होने वाला नहीं है, अगला साल युद्ध होगा 56 में 7 जोड़ दो, 70 वर्षीय युद्ध होगा। तीसरा 70 वर्षीय युद्ध, 7 जोड़ोगे तो 63 हो जाएगा। डेट का समस्या खत्म, बात खत्म। लो कोई दिक्कत? तो ये पूरा डेट समाप्त। जितना चीज अभी तक पढ़ा नहीं इतना देर में, बस ये 2-3 मिनट का यही खेल था, यही पढ़ा है, इसी को पढ़ा है और कुछ नहीं पढ़ा है। तीसरा कारण क्या था? पहला में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए, पहला कारण जो रहा, पहला वाला कर्नाटक का पहला ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए। दूसरा कारण जो रहा हैदराबाद और कर्नाटक के नवाब के लिए। और तीसरा जो रहा शतवर्षीय युद्ध के लिए। और कारण कभी भूलिएगा, क्योंकि पता है कि कर्नाटक का पहला युद्ध जो है वहां ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के लिए लड़ाई हो रहा था, उसका असर जो है कर्नाटक के प्रथम वॉर में हुआ है। और दूसरा कभी नहीं भूलिएगा जिंदगी में, इसलिए नहीं भूलिएगा कि यहाँ पे अंग्रेज बोल रहा था हैदराबाद मेरा, कर्नाटक मेरा, और दूसरी साइड से डुप्ले यानी कि फ्रांसीसी बोल रहा था हैदराबाद मेरा, कर्नाटक में मेरा, यानी मेरा नवाब बनेगा। इसी दोनों के लिए युद्ध हो रहा था। दूसरा, और दूसरा का मतलब है 2 राज्य, दूसरा का मतलब है 2 राज्य, ध्यान रखिएगा। पहला ऑस्ट्रिया, उसके बाद दूसरा में 2 राज्य, एक आएंगे क्या? हैदराबाद, और दूसरा आएंगे कर्नाटक। भूल के देख लो, ट्राई कर लो। और तीसरा तो आपको पता ही है, तीसरा में शतवर्षीय युद्ध होगा, 7 साल जोड़ लिया, 56 से लेकर 63, काम खत्म करो। अब तीसरा है कि संधि को कैसे याद करेंगे? ए डबल पी। आपके पास में मोबाइल होगा, मोबाइल में आप लॉक लगा के रखते हैं या नहीं बताइए? और इसी मोबाइल में ध्यान रखिएगा, जो लॉक लगाते हैं वो एप्लीकेशन से डाउनलोड करते हैं, प्ले स्टोर में एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है एप, ए डबल पी, एप, एप्लीकेशन का शॉर्ट फॉर्म। तो ए से एला सापेल, पी से पांडिचेरी, पी से पेरिस। सुजीत सर कहीं पेरिस जो सेकंड वाला में देते तो कभी नहीं, पहले हिंदुस्तान आगे रहेगा, उसके बाद पेरिस रहेगा। हिंदुस्तान से पहले कोई आगे हो ही नहीं सकता दुनिया में, तो याद रखना पहला पांडिचेरी होगा। और अगर भूल जाए तो ये तो याद ही है कि हैदराबाद, दूसरा हैदराबाद और कर्नाटक का होगा, इसमें पांडिचेरी की बलि चढ़ जाएगी, पेरिस की नहीं चढ़ जाएगी, क्योंकि भारत में हो रहा। जिंदगी में भूल के देख लो, 70 वर्षीय पेरिस में होगा, काम खत्म करो, बात खत्म करो, पूरा याद हो गया दिमाग से, है ना? आगे चलें, इजाजत हो। चलो देखो, यही चीज हम आपको क्या किए हैं यहाँ पे डालें, देख लो सारा का सारा। हाँ एक चीज भूल गए, चाहे सेंट थोमो का युद्ध है ना, पहला जो होगा वो सेंट थोमो का। अगर सुजीत सर भूल जाए तो कभी नहीं भूलना, क्योंकि पहली बार जीवन में जहां भी जाते हो, चाहे शादी विवाह के लिए जाते हो या स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हो या कोचिंग में पटना जैसे पहली बार जाते हो, पूरा बढ़िया से सच सेंट लगा के, सेंट फट फट जहां जहां मार सकते हो, जहां बदबू लगा के जाते हो, तो सेंट से क्या होगा? सेंट थोमो का युद्ध भूल के ट्राई कर लो कभी जिंदगी में। और अगर पहला में सेंट लगा के जाते हो तो फिर दूसरा एक ही चीज बचता है क्या? भाई सेंट लगाई लो तो अंगूर खा लिया करो, अंगूर का युद्ध हो गया, काम खत्म करो, बात खत्म करो। चले और बॉडी वॉश का तो आपको बता दिया 1760 में, 2-3 बार 3 बार 4 बार तो बता ही चुके। चले आगे बढ़े, कोई दिक्कत? चलो आओ नेक्स्ट। दूसरा टॉपिक हमारा जो है वो क्या होगा? ब्रिटिश कालीन भू राजस्व बंदोबस्त। यहां से एक क्वेश्चन गारंटी लिख के मैं लिख कर देता हूं, और मेरा दिल कहता है कि इस बार महालबारी से क्वेश्चन पूछना चाहिए।
क्यों पूछना चाहिए? जब ये पूरा कोर्स पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा तब आपको लगेगा सही बात बोले गुरुदेव, बिल्कुल सही बात। मालवाड़ी से क्वेश्चन पूछना चाहिए। यहां से क्वेश्चन पूछे, अगर गलत हो जाए तो मिल लेना मेरे से। और यहां से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, चाहे कुछ भी कर लो। चाहे पढ़ो यार, बैठ के तमाशा करो, क्वेश्चन आएगा, पढ़ोगे तो सही बनाओगे, नहीं पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा। अब ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, अब इसमें क्या है? तीन भागों में बांटा गया है। एक क्या है अस्थायी बंदोबस्त, दूसरा क्या है रैयतवाड़ी, तीसरा क्या है महालवाड़ी। इस तीनों को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि सुजी सर ये है क्या? ये बाबू उस टाइम में ब्रिटिश के टाइम में एक कर था, कर का नाम था, कर है। अलग अलग क्षेत्रों में है, पूरे भारत में ध्यान रखिएगा, पूरे भारत में अगर देखा जाए तो तीन प्रकार का कर चल रहा था, अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह पे नाम से चल रहा था, कर एक ही था, बस अलग अलग नाम से चल रहा था। क्लियर है? आओ थोड़ा सा देखते हैं। चाहे वो अस्थायी बंदोबस्त हो, रैयतवाड़ी हो या फिर महालवाड़ी, एक एक करके समझे। कोई दिक्कत? छुट्टी कब होगा? 1 घंटा के बाद रेशमा। और अगर छुट्टी उठी मत बोला करो प्लीज, आपसे हाथ विनती करता हूं यार, प्लीज। लग गया भूख तो जाके खाना खा लो, किसी की जिंदगी के साथ मजाक मत करो, क्योंकि आई हेट छुट्टी। याद रखना, जिसको जाना चल जाओ, मैं किसी को जबरदस्ती थोड़ी पढ़ा रहा हूं। यहाँ बोलने का कोई जरूरत नहीं है, फालतू में आप बोलते हो, जिसको क्वेश्चन पूछने का बेचारा का जरूरत होगा उसका क्वेश्चन ऊपर भाग जाता है आपकी बेवकूफी की वजह से। आपको घर जाना है, सोना है, खाना बनाना है ना, रोना है, आप घर में जाकर रो। यहाँ कम से कम छोड़ दो प्लीज, रिक्वेस्ट करता हूँ। ये सब मत बोला करो, छुट्टी उठी अंदर से इरिटेटिंग होते हैं। हर क्लास में यही चीज देखता हूँ, गए 1 घंटा जैसे हुआ, सर छुट्टी कर दीजिए, खाना बनाने जाएंगे, बाराती में जाएंगे। तुम सोचो इंसान सामने कितना एनर्जेटिक होकर आपके लिए आता है डाटा लेके, आप 2 मिनट में उसे राख में बदल देते हो, और फिर आप ही कहोगे ना कि इसमें हिस्ट्री ठीक से नहीं हुआ। बोलने वाला कोई दूसरा तो बच्चा नहीं होगा, आप ही लोग में होगे। लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि हाँ हमारी खता थी। अपना खाता कोई नहीं देगा, सब उठा के मेरे पे कर दो, मेरे पे करने से कुछ नहीं होने वाला, रत्ती भर भी नहीं होगा। बदलाओ, रिजल्ट तुम्हारा उठेगा, रोगे तुम, परिवार तुम्हारा दुखी होगा, हमारा थोड़ी परिवार दुखी होगा। कोई बेचारा सोचता है कि सर देखिए वहां एडमिशन ले लिया, नहीं पढ़ाया होता है, सर आते हैं आधा घंटा में चले जाते हैं बहाना लगा के, और यहाँ पढ़ाने के लिए हम मरते हैं तो यहाँ सर छुट्टी दीजिए, खाना खाना, मैं बगल में खाना लेके बैठ के खाऊं। आदमी। अब अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, इस तीनों में एक क्वेश्चन एकदम गारंटी 100% नहीं, 1000% क्वेश्चन आ रहा, लिख लो। चलो आओ देखते हैं। सबसे पहले इजारेदारी प्रथा, जिसको कहते हैं फार्मिंग सिस्टम, क्या है इसका इतिहास थोड़ा सा समझते हैं। और बाबू ये चीज ध्यान रखना, ये तीनों बातें जो बता रहे हैं उस समय में टैक्स हुआ करता था, जैसे आज के टाइम में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी होता है ना बाबू, उसी टाइप से उस टाइम में जो हुआ करता था। अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, फिर चाहे 1793 की कहानी हो, 1820 की कहानी हो, या फिर 1822 की कहानी हो, इसी सब कहानी की बातें हम लोग क्या करेंगे आज की क्लास में सीखते हैं, है ना। आओ इजारेदारी प्रथा यानी फार्मिंग सिस्टम थोड़ा सा समझते क्या है। जब टैक्स पहली बार शुरू हुआ होगा तो स्टार्टिंग कहां से किया होगा? बंबई, सॉरी बंबई गलती हो गया, बंगाल। सेंटर में क्या है? बंगाल है, सब कुछ बंगाल से हुआ। अभी जस्ट खत्म किया क्लाइव ने, सक्सेस की चाबी कहां खोजा? बंगाल में खोजा। और ये भी बताया कि पहला गवर्नर जो हुआ वो कहां हुआ? क्लाइव हुआ। वो भी कहां था? पहले बंगाल का हुआ करता था, बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ, फिर भारत का गवर्नर जनरल हुआ, फिर भारत का वाइसराय हुआ। 1935 के अधिनियम के तहत पुनः फिर से बदल के क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और जब देश आजाद हो गया तब यही पद जो है आगे चल के बस नाम बदला, बाकी सब कुछ वही रहा, राष्ट्रपति का। कोई दिक्कत किन्हीं को? चलो अब 1772 का टाइमिंग शुरू होता है। ये टाइमिंग वारेन हेस्टिंग का है, इसकी शुरुआत बंगाल में की थी। अब इजारेदारी की व्यवस्था जो थी इसकी शुरुआत 1772 में वारेन हेस्टिंग, याद रखिएगा अगर क्वेश्चन पूछे तो। कहां शुरुआत हुआ है? बंगाल में हुआ। 1772 में लगान वसूली के लिए पंचवर्षीय ठेका की पहली बार व्यवस्था की गई, जिसे पंचसाला बंदोबस्त भी कहा गया। पंचसाला का मतलब होता था, आज भी अगर आप देखते होंगे, अगर आप मुजफ्फरपुर में होंगे या फिर लखीसराय में होंगे या फिर मुंगेर में होंगे, है ना, तो वहां देखते होंगे ना एक चीज कि जहां पे सुजीसर बस स्टैंड है ना, उसकी नीलामी की जाती है। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़, 1, 6, 7, चलो ओके जी। ये जो मिला ठीक है, वो किसको मिला? सुनामी सर को मिला। अब सुनामी सर जो है 1 साल तक लगातार धुआंधार पारी खेलेंगे, कहां पे? जहां पे बस स्टैंड होगा, अपने तरीके से, मनमाने तरीके से मुझे जितना वसूलना होगा वैसे वसूलेंगे। आज भी कहानी चलती है ना, उसी तरीके से उस समय में क्या होता था? पंचवर्षीय होता था, ध्यान रखिएगा, पंचवर्षीय ठेका होता था। 5 साल के लिए लगान वसूली। एक बार ठेका लग गया, मान लीजिए कि इसको अंग्रेज को हमने क्या किया? 5 लाख रुपया दे दिया। 5 लाख रुपया देके उसके बाद पूरे भारत से ध्यान रखिएगा, सेंटर में कौन है? बंगाल है, पूरे भारत से हम क्या करेंगे? वसूली करेंगे। अब कहानी ये हुआ कि 5 साल के लिए 5 लाख रुपया मिल गया वन टाइम में, लेकिन बाद में ये पता चला कि जो वसूली करता है, जो ठेकेदार वसूली करता है, उसका इनकम जो है 12 लाख हो रहा है। अब ये चीज जो है वो क्या हुआ? सताने लगे अंग्रेज को, अरे हमको 5 लाख देता है, इसको 12 लाख इनकम हो गया। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो पहला जो हुआ वो पंचवर्षीय ठेका हुआ, जिसको पंचसाला व्यवस्था बंदोबस्त कहा गया, या फिर इजारेदारी व्यवस्था जो थी वो 1772 में किसके टाइम में? वारेन हेस्टिंग के टाइम में। 1777 में 5 वर्ष के स्थान पर 1 वर्ष का ठीके कर दिया। बोला अबे ये कहानी अब 1 वर्ष में उस हिसाब से क्या होगा? बढ़ते जाएगा, मुझे पता चले कि 1 वर्ष में कितना इनकम सुनामी सर को हो रहा है। अगर 5 लाख का इनकम हुआ है तब उनसे 4 लाख वसूलेंगे। ये तो 5 लाख हमको 5 साल में देते हैं, यहाँ एक ही साल में हो रहा 4 लाख का इनकम। तब उसने क्या किया? 1 वर्षीय ठेका लिया। ध्यान रखिएगा, पहले 5, उसके बाद 1 वर्षीय, पहले पंचसाला, उसके बाद 1 वर्षीय ठेका हो गया, जिसे सालाना बंदोबस्त भी कहा गया। सालाना मतलब साल होता है बाबू, है ना, बंदोबस्त मतलब होता है टैक्स। चलो आ जाओ। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से कंपनी को बंगाल में अस्थायी भू प्रबंध का सुझाव दिया गया। ये बताया गया जब पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, जितने भी एक्ट हैं, जितने भी एक्ट लाया गया है, अंग्रेज अपने फायदे के लिए लाए थे। वो जो बदलाव कर रहे थे हर एक एक्ट में, चाहे जिस एक्ट की बात करो, 1773 की एक्ट करो, 1856 की बात करो, या 1784 की बात करो, जितने भी एक्ट आए, 1813 का, 33 का, जितने भी एक्ट आए, सब में अपने फायदे की उन्होंने बात किया, भारतीयों के लिए नहीं फायदा किया। और यहाँ पे इस एक्ट को 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो लाया गया, इसमें अस्थायी भू प्रबंध का सुझाव दिया कि अब कुछ ऐसी काम करो, टैक्स ऐसा कर दो जो अस्थायी हो जाए। जिस तरीके से अस्थायी चला, कभी 5 वर्षीय ले आ रहे हो, कभी 1 वर्षीय ला रहे हो, इसको अस्थायी करो भाई, किसी भी हालत में। चले आगे बढ़े, आओ चलो नेक्स्ट है अस्थायी बंदोबस्त, जिसको कहते हैं जमींदारी प्रथा। सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि जिसे अस्थायी बंदोबस्त कहते हैं वो तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट जो आप लिखे हुए हैं जमींदारी, इसका मतलब क्या है? अस्थायी बंदोबस्त का मतलब है बाबू, ध्यान रखना, ये व्यवस्था जो हुआ था वो कहां पे हुआ था? बंगाल में हुआ था। अब एक बात हमेशा अपने इस भेजे में रखना कि यहाँ पे जमीन का मालिक जो हुआ करता था वो जमींदार होता था। पॉइंट को पकड़ो, मेरी उंगली को देखना। यानी कि अस्थायी बंदोबस्त में जमीन का मालिक जमींदार हुआ करता था, रैयतवाड़ी में जमीन का मालिक रैयत हुआ करते थे, रैयत मतलब किसान हुआ करते थे, और महालवाड़ी में जमीन का मालिक जो हुआ करते थे वो महाल हुआ करते थे, या कह सकते हैं मुखिया हुआ करते थे। अब बताओ, जब अस्थायी बंदोबस्त की बात किया तो मैंने बताया जमीन का मालिक जमींदार हुआ करते थे, जो जमींदार होते थे वही जमीन का मालिक होते थे, वही वसूली करते थे और अंग्रेज को ले जाके पहुंचाते थे। इसलिए इसको क्या कहा गया? जमींदारी प्रथा भी कहा गया। किन्हीं को कोई समस्या? और आज भी क्या है, अपने बिहार में देखो तो सबसे ज्यादा जमींदारी व्यवस्था है। इससे ज्यादा आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं। आज भी लोगों के पास में 100 बीघा 150 बीघा जमीन है, आज भी है, आज भी बाबू कहलाते हैं। चले आ जाओ।
अस्थायी बंदोबस्त को स्मरारी बंदोबस्त, जमींदारी अथवा मालगुजारी बंदोबस्त भी कहते हैं। यानी कि जो अस्थायी बंदोबस्त है उसी को स्मरारी भी कहते हैं, उसी को जमींदारी भी कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, मालगुजारी भी कहते हैं। बस सबका इक्वल ही नाम है, सिर्फ नाम का अंतर है, बाकी सबके सब टैक्स है और कुछ भी नहीं है। 1786 में पॉइंट को पकड़ना, 1786 इसको भी फोर्मेटिंग बना के बता देंगे क्लास में, ताकि तुम जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। जैसे उसको बताया ना अभी फ्रांसिस को, इसको भी बता देंगे। 1786 में कार्नवालिस गवर्नर बनके भारत आता है और इसे भू राजस्व व्यवस्था पर विचार करने के लिए रेवेन्यू बोर्ड, ध्यान रखिएगा, रेवेन्यू बोर्ड को क्या करता है, गठन करता कौन, कार्नवालिस, ध्यान रखना। बोर्ड के सदस्य में जॉन सोर होते हैं और ग्रांट होते हैं। जॉन सोर और ग्रांट जो होते हैं किसी खास निष्कर्ष पे नहीं पहुंचते हैं, चर्चा होती रहती है कि भाई किसी भी तरीके से अस्थायी बंदोबस्त किया जाए, एक ऐसा टैक्स लगाया जाए जो परमानेंट सेटलमेंट हो जाए किसी भी हालत में, उसी पे चर्चा होता है। और फाइनली 1790 में वार्षिक लगान के स्थान पर जमींदारों के माध्यम से 10 वर्षीय लगान की व्यवस्था लागू कर, यानी कि पहला जो हुआ 5 वर्षीय, दूसरा जो हुआ 1 वर्षीय और 1790 आते आते उसके बाद जो हुआ वो क्या हो गया, 10 वर्षीय हो गया। यानी 10 वर्ष का लगान पहले ही क्या कर दिया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा। और फाइनली 12 मार्च 1793 का दिन सामने आया कैलेंडर में। 12 मार्च 1793 को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की अनुमति के बाद कार्नवालिस ने इस व्यवस्था को क्या कर दिया, अस्थायी व्यवस्था कर दिया। और 93 आते आते 90 में तो 10 वर्षीय किया, लेकिन 3 साल के बाद 1793 में इसको क्या कर दिया, अस्थायी बंदोबस्त। और भारतीय इतिहास में परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसको कहते हैं अस्थायी बंदोबस्त। यह व्यवस्था बंगाल वाला इलाका में, बिहार वाला इलाका में, उड़ीसा वाला इलाका में, उत्तर प्रदेश के कुछ अवध वाला जो इलाका है ना, उस समय जैसे गाजीपुर वगैरह जो है, वाराणसी जो है, इसे जो टच करता है बिहार में, इन सब जगह पे क्या किया गया था, लागू किया गया था। और कर्नाटक का जो उत्तरी जिला, उत्तर वाला कर्नाटक का उत्तरी जिला, वहां पे इसको क्या किया गया था, लागू किया गया था। कोई दिक्कत, कोई समस्या, आगे चले। 22 मार्च तो है, कौन बोल रहे हैं, मनीषा, देखो बाबू, हो सकता है मुझसे निकल गया यहाँ 22 मार्च तो बोल रहे हैं, 22 मार्च 1793। और आपको मार्च से कोई मतलब नहीं बाबू, हमेशा 1793 याद रखना, 1820 याद रखना और 1822 याद रखना, वही याद रहेगा आपको, वो याद रहे, वही बहुत बड़ी बात है। सूर्यास्त का नियम बताते हैं बाबू, सूर्यास्त का नियम कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है ना, एक टाइम दिया होता है, एक महीना दिया होता है, एक दिन दिया होता है। वो टाइम में, वो साल में, वो महीना में, वो दिन में, उस दिन सूर्य के जो तारीख रहेगा, जो दिन होगा, उस दिन जो सूर्य के डूबने से पहले जमींदार जो है, जो भी जमींदार है, वो अपना कर सूर्य के डूबने से पहले जो है अंग्रेजों को वापस कर दे टैक्स। अगर नहीं टैक्स करेंगे तो उनकी जमींदारी व्यवस्था जो है समाप्त कर दे। बस यही था सूर्यास्त का नियम, सिंपल। आओ आगे चलो। या भारत के कुछ क्षेत्र का 19% भूभाग पे क्या किया गया था, फैला हुआ था। अब अगर मैं देखूं, एक मैप बनाता हूं छोटा सा प्यारा सा, है ना, यही तो समस्या है कि हमसे बनता नहीं है मैप, जगह कहीं, हाँ यहाँ जगह है ना। अब ये सब जो मैप है, इस मैप में अगर देखा जाए तो एक तरीके से 19% जो है, 19%, एक मोटा मोटी बना रहा हूं, 51% और सुजीत सर 30%। 19%, 51%, 30%, तीनों को जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा बाबू 100%। हिंदुस्तान के कुल भूभाग पे अस्थायी बंदोबस्त रैयतवाड़ी और महालवाड़ी था, जिसमें अस्थायी बंदोबस्त जो था 19% भूभाग पे लागू था, 51% पे जो था वो रैयतवाड़ी था, और 30% भूभाग पे जो था वो क्या था, महालवाड़ी। एकदम यही रखिएगा ध्यान, इधर उधर गया तो एक नंबर गया हाथ से, फिर आप चिल्लाते रहिएगा सर नहीं बताए थे, और तब हम पूछेंगे जहां रिजल्ट रुके। चले आओ। इस व्यवस्था में जमींदारी भू राजस्व वसूली करके उसका 10वां और 11वां भाग अपने पास रखता था, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका टैक्स जो होता है सेस कंपनी को दे देता था। इसका मतलब है अगर एक लाइन में देखें तो 1/10 भाग जो है अपने पास रखता था, और 11वां भाग जो है, सॉरी 11वां भाग अपने पास रखता तो 1/10 भाग जो है कर के रूप में दे दिया जाता था। सूर्यास्त कानून 1794 में, सूर्यास्त कानून जो है वो क्या है, 1794 में बना था। इसमें क्या था, जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण, किसानों से सरकार के साथ जुड़ाव न होना और कंपनी की आय में कमी। सूर्यास्त कानून का क्या था, ये एक भय था। आपको बस इतना सा ध्यान रखना कि सूर्यास्त कानून जो है 1794 में। अब अगर पूछा जाएगा आपसे, ये नहीं पूछेगा, रट लो, मैं बता दिया, आप समझ गए सूर्यास्त का नियम क्या है, कानून क्या, आप समझ गए। अब आपसे सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछेगा कि सूर्यास्त का नियम किस गवर्नर जनरल के टाइम में आया था। ऑप्शन आपको दे देगा, अगर पता होगा तो कार्नवालिस मारिएगा, नहीं पता होगा तो वारेन हेस्टिंग्स मार के अपना जीवन खत्म कर लीजिएगा, वो आपके ऊपर है। इसलिए ध्यान रखिएगा 1794 ये टाइमिंग किसका है, कार्नवालिस का है, सूर्यास्त का नियम लागू हुआ था। आओ आगे चलते हैं। सीआर दत्त ने कहा था लॉर्ड कार्नवालिस का 1793 का अस्थायी बंदोबस्त बुद्धिमत्तापूर्ण और सफल था, जिसे भारत में ब्रिटिश शासन के अस्थायित्व में सबसे बड़ा योगदान दिया था। सीआर दत्त का यह स्टेटमेंट था। और बेवरीज ने कहा था यह भयानक भूल तथा अन्याय पर आधारित एक योजना थी। थोड़ा सा ये याद रखिएगा, सीआर दास वाला तो ऑलरेडी पूछ चुका है ना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्या है कहानी, इनका कथन, ये इतिहासकार है, कौन सा स्टेटमेंट दिया, ध्यान रखिएगा। रैयतवाड़ी दूसरा जो है हमारा वो है रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी में क्या है, यह अंग्रेज द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई थी, जो दूसरी ऐसी व्यवस्था थी। पहली अस्थायी बंदोबस्त और दूसरी व्यवस्था जो लागू की गई वो क्या की गई, रैयतवाड़ी, क्योंकि पहले में सिर्फ 19% भूभाग पे ही लागू की गई थी। और जब रैयतवाड़ी की टाइम आया तो इसमें 51% पे भूमि पे लागू क्या होगा, रैयतवाड़ी, लेकिन जमीन का मालिक जो होगा वो क्या होगा, रैयत होगा। 1:30 बजे तक क्लास चलेगा बाबू, राबिया धीरे धीरे बोलिए ना सर। अच्छा ठीक है, धीरे धीरे बोलते हैं, मत घबराओ। आइए आगे चले। इसके जन्मदाता जो है वो कौन है, थॉमस मुनरो और कैप्टन रेड। लेकिन उसके जन्मदाता तो आप नहीं बताए थे अस्थायी बंदोबस्त में, मैं चिक चिक के बताया, आप समझ नहीं पाए। और वो बातें क्या थी, कार्नवालिस की थी, शायद आपको नहीं समझ में आया। कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या है, अगर है तो बताना। वहां आपको बताया कार्नवालिस। और अगर दिमाग में थोड़ा सा मूड बदल गया आयोग का, और उसके दिमाग में ये लगे कि ईडीओ का एग्जाम है, बिहार में है, तो ये काम करते हैं, बिहार वाला क्षेत्र जो था अस्थायी बंदोबस्त था, एक काम करते हैं अस्थायी बंदोबस्त में बच्चे को घेरते हैं, वो घेर सकता है अगर चाहो तो। दो रीजन के पास ऑप्शन में छोड़ देता हूं, एक तो इसे घेर सकता है, या दूसरा ये घेर सकता है कि 1822 की बात हो रही है और अभी 3 साल, 200 साल पूरा हो गया, 203 साल पूरा हो गया, 203 साल पूरा हो गया। 1822 में आया था और इस टाइम में 2025 चल रहा है, तो हो सकता है कि महालवाड़ी से क्वेश्चन उठाया जा सकता है कि नहीं। ऐसे जनरली ज्यादातर क्वेश्चन आपको जो भी मिलेगा ना बाबू, वो मिलेगा रैयतवाड़ी से, और खास करके तमिलनाडु के 12 महल जिले वाला कहानी, हमेशा हर एग्जाम में। लेकिन अब आपका जहां से आयोग को पूछना है, दिमाग में शांति करके पूछे, उठपटांग जैसा पूछे, आपका गलत नहीं होगा। बस काम खत्म करो। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, है कि नहीं।
सुजीत सर, जब थॉमस मुंडो और कैप्टन रीड की बात आप बता ही दिए रैयतवाड़ी में, तो फिर महालवाड़ी वाला भी बता दीजिए, हॉल्ट एंड मैकेंजी, बस कभी ना भूलना। पंजाब वाला इलाका होगा, जमीन का मालिक जमींदार होगा, 30% भूभाग पे हिंदुस्तान के 30% भूभाग पे जो है लगाया जाएगा क्या? महालवाड़ी व्यवस्था, हो गया काम खत्म। 19% पे अस्थायी बंदोबस्त लगा हुआ है, और ये व्यवस्था लगाया किसने? तो कड़वाली से लगाया। सुयास का नियम कड़वाली का ही देन है। जमींदारी व्यवस्था इसी का देन है, मालगुजारी व्यवस्था इसी का देन है, हो गया। इसमें व्यवस्था उसी का एक रूप है, नाम अलग है, उसी का दिया हुआ है, हो गया। ले पूछ जहां से तू पूछना चाहता। पर वो ऐसे कि आयोग के हर चाल को नाकामयाब कर दो, उसको भी लगे बंदे में दम है। कैप्टन रीड 1792 में सबसे पहला पायलट प्रोजेक्ट 1792 में तमिलनाडु के 12 महल में प्रथम प्रयास किया था, पहला प्रयास, और यही क्वेश्चन कम से कम 1000 बार पूछता है। हाँ, रैयतवाड़ी सबसे पहले कहां लागू की? रैयतवाड़ी सबसे पहले कहां लागू किया गया था? आंख बंद करो और तमिलनाडु के 12 महल जिले को मार दो, एकदम सही होगा, खड़ाक से। चलो आगे बढ़े। यह व्यवस्था तमिलनाडु में, मद्रास में, बंबई में, पूर्वी बंगाल में, आसाम में और पूर्वी कर्नाटक वाला क्षेत्र में जो है इसको क्या किया गया था? लागू किया गया था। इसीलिए क्योंकि सुजीत से 51% भूभाग पे लागू हुआ था रैयतवाड़ी, जहां पे जमीन का मालिक जो होगा वो रैयत होगा, रैयत का मतलब किसान। चले आ जाओ। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 51% है ना। इससे पहले जो बताए 19%, दोनों को जोड़ोगे तो 70%। अब बचा हुआ कितना है? 30%। इसको कहां रखेंगे सुजीत सर? महालवाड़ी व्यवस्था में, पंजाब वाला इलाका। हॉल्ट एंड मैकेंजी, हॉल्ट एंड मैकेंजी। कोई दिक्कत, कोई समस्या किन्हीं को भी? अब ऐसे ही चलेगा आधुनिक भारत, सब दिमाग में घुसेगा। देखते हैं कैसे तुम बाहर निकालते हो कोई भी पॉइंट को। चलो 1820 की कहानी चल रही है जी। 1820 मद्रास के गवर्नर कार्यकाल के दौरान मद्रास प्रांत में इसको क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। लेकिन सुजीत सर, अभी तो तुरंत आपने बताया 1792, और 1792 के बाद सीधे 1820 की बात करते हो। 8 साल उधर और 20 साल इधर, 28 साल के बाद इसको लागू करते हो। इसीलिए बाबू, क्योंकि यहां पे पायलट प्रोजेक्ट के तहत किया गया था और यहां पे स्टॉप कर दिया गया था। वरना 1793 का अस्थायी बंदोबस्त से पहले जो है हम आपको रैयतवाड़ी बताते, फिर अस्थायी बंदोबस्त कभी नहीं बताते, क्योंकि अस्थायी बंदोबस्त 1793 में है बाबू, ध्यान रखना। अगर वहां क्वेश्चन स्टेटमेंट में घुमाएगा तो सामने वाले का दिमाग घुमा देना, तुम गलत करके बताना, यहां पे ध्यान रखना। इसका मतलब है कि 1793 में जब अस्थायी बंदोबस्त, ये पायलट प्रोजेक्ट अनसक्सेसफुल हो गया, इसको रोक दिया गया, और 1793 में जो है अस्थायी बंदोबस्त को लागू कर दिया गया, पायलट प्रोजेक्ट फ्लॉप। आगे चल के 28 साल के बाद 1820 के मद्रास के गवर्नर के कार्यकाल के दौरान जो है इसे मद्रास वाले प्रांत में लागू कर दिया गया, क्या? रैयतवाड़ी। अब जमीन का मालिक जो होंगे रैयत होंगे, और 51% भूभाग पे ये गेम खेला जाएगा। कोई दिक्कत किन्हीं को भी? 1825 में बंबई वाले प्रांत में भी धीरे धीरे क्या कर दिया गया? रैयतवाड़ी को लागू कर दिया गया। यानी दो प्रांत, टोटल प्रांत अगर इंडिया में देखा जाए बाबू, टोटल 3 प्रांत है सुजीत सर, बार बार बता रहे हैं। एक प्रांत जो है ये बंगाल वाला इलाका है, एक प्रांत जो है ये मद्रास वाला इलाका है सुजीत सर, और एक प्रांत जो है ये बंबई वाला इलाका है। कोई दिक्कत? बंगाल वाला में स्थायी बंदोबस्त आप लगा ही दिए सुजीत सर। अब बचा क्या? बंबई और मद्रास, ये 2 प्रांत बचा। इन दोनों प्रांत में जो है आपने रैयतवाड़ी लगा दिया। टोटल भूभाग 51% में लगा दिया गया, और जमीन का मालिक जो हुआ वो क्या हुआ? किसान हुआ। लो पूछो कहां से पूछते हो, कैसे गलत होता हम भी देखें। मां चले, किन्हीं को बाबू कोई समस्या हो तो बताना। सॉरी। 1858 तक संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्र में, दक्कन मतलब दक्षिण वाला क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में क्या कर दिया गया? इसको लागू करवा दिया गया। इस व्यवस्था से कृषक ही भूस्वामी होते थे। मैंने बताया था ना कि पहला बार अस्थायी बंदोबस्त जब बता रहा था तो जमीन का मालिक कौन थे? जमींदार थे। और यहां पे रैयतवाड़ी की जब बात होती है तो जमीन का मालिक कौन होगा? किसान होगा। रैयत, कभी कई जगह रैयत लिखा होगा, मत घबराना, ध्यान रखना। कई जगह रैयत रहेगा लिखा होगा, मत घबराना, याद रखना। वहां क्या बोला? रैयत का मतलब होता है किसान, यानी रैयतवाड़ी में जमीन का मालिक किसान होगा, और ये पॉइंट सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है। चलो नेक्स्ट। सरकार और किसान के बीच में बिचौलिया का कोई जगह नहीं था, लेकिन अस्थायी बंदोबस्त में था। सरकार और किसान के बीच में एक बिचौलिया था जिसको कहते थे जमींदार, लैंडलॉर्ड। नेक्स्ट, भूमि का मालिक किसान था जो भूमि का क्रय या विक्रय कर सकता था, लेकिन वहां पे अस्थायी बंदोबस्त में जमीन का मालिक यानी भूमि का मालिक जमींदार होता था। जमींदार ही क्रय विक्रय कर सकता है, तुम अपने जमीन को क्रय विक्रय नहीं कर सकते हो। चले, कोई दिक्कत? इस व्यवस्था में उपज का 1/2 भाग राजस्व के रूप में देना होता था। इसका मतलब है कि 50% जो है आप टैक्स में दे दो, ध्यान से समझना। और इससे पहले जो बताए थे, इससे पहले 89% सुजीत सर, 89 अस्थायी बंदोबस्त सॉरी, अस्थायी बंदोबस्त में 89%। लगान जो है 55% से 33% तक होता था, ध्यान रखिएगा। टैक्स जो होता था वो 55 से 33%, कई जगह 55%, कई जगह 33%। लगान नहीं मिलने पर भूमि को क्या किया जाता था? कब्जा कर लिया जाता था, जब्त कर लिया जाता था। प्रत्येक 30 वर्ष के बाद इस व्यवस्था में क्या किया गया था? पुनः परीक्षण, निरीक्षण किया जाता था, ध्यान रखिएगा। फिर से उसमें क्या किया जाता था? समीक्षा किया जाता था हर 30 वर्ष के बाद। ये पॉइंट याद रखिएगा, किसमें? रैयतवाड़ी में। चले आइए, अस्थायी एवं रैयतवाड़ी की असफलता के बाद आगे चल के एक और व्यवस्था है जिसका नाम रखा गया क्या? महालवाड़ी। महल शब्द का अर्थ होता है जागीर या फिर गांव, जो भी आप कर सकते हैं। महल का मतलब या तो जागीर कर सकते हैं या फिर गांव कर सकते हैं। 1819 में हॉल्ट एंड मैकेंजी ने इस प्रस्ताव को दिया था और फाइनली 1822 में इसे कानूनी मान्यता मिल गई। पहला 1793, दूसरा 1820 और तीसरा 1822। पहला अस्थायी बंदोबस्त, दूसरा रैयतवाड़ी और तीसरा महलवाड़ी। किन्हीं को कोई समस्या तो बताना। 1833 में बेंटिक ने संशोधित करके इसे रेगुलेशन 9 के तहत क्या कर दिया गया? पारित कर दिया, क्योंकि टाइमिंग जो है ये बेंटिक का है, और जब बेंटिक का टाइमिंग आएगा तो महलवाड़ी आएगा, तो बेंटिक के टाइमिंग में ही हम भूल नहीं सकते हैं सती प्रथा। चले, सती प्रथा को कभी नहीं भूलिए, राजा राममोहन राय के तहत 1829 में, कभी ना भूलना। ठीक है, 1830 में पूरे भारत में लागू कर दिया गया। अब इसे मार्टिन वर्ड तथा जेम्स टॉमसन ने क्रियान्वित किया था, ध्यान रखिएगा। उत्तर भारत में भू व्यवस्था का जनक जो है वो मार्टिन वर्ड को कहा जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा बाबू।
उत्तर भारत के भू राजस्व का जनक जो कहा जाता है वो किनको कहा जाता है? मार्टिन वर्ल्ड को कहा जाता है। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में क्या किया गया? लागू किया गया। महालवाड़ी कुल क्षेत्रफल का 30% भूभाग पे इसको क्या किया गया? लागू किया गया। जहां 19% पे अस्थायी बंदोबस्त, 51% पे रैयतवाड़ी और वहीं 30% पे महालवाड़ी। कुल क्षेत्रफल देखा जाए तो 100% पे लागू भारत में टैक्स हो गया। इस व्यवस्था में उपज का 60% लगान के रूप में लिया जाता था। सबसे पहले अगर देखा जाए तो 89% अस्थायी बंदोबस्त में। अगर रैयतवाड़ी में देखा जाए तो कई जगह 50%, कई जगह 30% भी टैक्स के रूप में था। और अगर महालवाड़ी में देखा जाए तो 30% यहाँ पे क्या था? 30% भूभाग पे था, 60% जो था यहाँ क्या था? टैक्स के रूप में लिया जाता था। कोई दिक्कत? चले आगे बढ़े। नेक्स्ट चलिए, ये पूरा का पूरा जो है आपका समाप्त हो गया। ये जो था भू राजस्व बंदोबस्त, हमारी कोशिश थी कि आपको आसान भाषा में आपको समझा दें कि कहीं से क्वेश्चन आए, बड़ा छोटा सा टॉपिक था जहां से आसानी से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्लियर है? अब जो मेरा टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक, वो होगा 1857 की क्रांति। क्लियर है ना? अब यहाँ से अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि सुजीत सर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो दो तीन बात को याद रखना। पहले तो एक चीज याद रखिएगा, क्षेत्र, कौन कौन से एरिया में कौन कौन सा लगा हुआ है टैक्स, चाहे अस्थायी बंदोबस्त की बात करें, रैयतवाड़ी की बात करें या महालवाड़ी की बात करें। पहला पॉइंट ये याद रखना आपको, और मुझे भरोसा है कि आपको याद रहेगा। अभी जान ही रहे हैं, कोई टेंशन मत लो, अभी नहीं जाएंगे, 2 बजे पहले नहीं छोड़ सकते आपको। अकेले हम नहीं रह सकते आपके बिना, इसलिए यही रहिए चुपचाप। सब बता देंगे, टेंशन मत लो। जो जरूरत का चीज है पहले उसको बता दो ना, फिर जो बचा रहेगा ना वो सारा चीज बता देंगे। उतना पढ़ लो जिससे कि आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाए। सब पढ़ लो, कुछ ना आए, क्या फायदा है सब पढ़ाई करने से? इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, आराम से जो चल रहा है उसको चलने दो। एक चीज तो और याद रखना इसमें है कि कौन कौन है, चाहे जनक की बात किया जाए तो अस्थायी बंदोबस्त, कर्नवालिस की बात, महालवाड़ी की बात हो तो हॉल्ट एंड मैकेंजी की बात हो जाए, रीड एंड मुनरो हो तो रैयतवाड़ी की बात हो जाए। इनको याद रखिएगा। उसके साथ साथ जमीन का जो मालिक है उसको याद रखिएगा। जैसे अस्थायी बंदोबस्त की बात किया जाता है तो जमीन का मालिक जो है वो जमींदार होंगे। महालवाड़ी की बात किया जाए तो जमीन का मालिक महाल या मुखिया होंगे। और रैयतवाड़ी की बात किया जाए तो जमीन का मालिक जो होंगे वो रैयत होंगे, जिसको किसान आप कहते हैं। बस यही सब कुछ बातें हैं जो थोड़ा सा याद रखना है। तो व्यास का नियम कभी-कभी पूछ देता है, उसको ध्यान रखिएगा। 1794 में किसके द्वारा लाया गया था, बस ये पूछेगा, बाकी कुछ नहीं पूछेगा। टेंशन मत लो। प्रीलिम्स में आपको बताना होगा कर्नवालिस, गलती से भी वारेन हेस्टिंग मत बोल के आइएगा, है ना? ये ध्यान रखिएगा। एक साला या पंचसाला व्यवस्था की जब बात होगी तो हमेशा आप याद रखिएगा ये कौन है? वारेन हेस्टिंग है। वहां मत घबरा जाइएगा। बस यही था। चले आगे बढ़े। 1857 की क्रांति, आइए समझते हैं क्या है क्रांति और क्रांति लाते हैं, है कि नहीं? प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कौन-कौन से ऐसे पॉइंट होंगे जो आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट होंगे, जहां से क्वेश्चन आएगा तो हमारा गलत नहीं होगा। इसको ध्यान रखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, एक तो ये याद रखना है आपको बाबू कि 1857 की जो क्रांति होगी ना उसमें खास करके बिहार वाला इलाका को पॉइंट आउट करना है आपको ध्यान से। क्लियर है ना? आइए चलिए, डलहौजी की नीति ध्यान से समझिएगा कि विरुद्ध सैन्य अधिकारियों ने क्या की थी? चेतावनी दी थी कि डलहौजी की जब नीति की बात आई तो एक ही चीज दिमाग में आता है, सुजीत सर, हड़प नीति। ऐसी 1857 की क्रांति थोड़ी हुई है। या फिर सहायक संधि, वेलेस्ली का सहायक संधि। बहुत सारे कानून, इनमें से ये सब जो है सबसे इंपॉर्टेंट का फैक्ट है, जिसकी वजह से क्या हुआ, आगे चल के 1857 की क्रांति का पृष्ठभूमि तय हो गया। अब जो है ये होना ही होना है। सर इस टॉपिक को कल शुरू करते तो अच्छा होता। अब टाइम नहीं है मेरे पास, हमारे पास समस्या है, आप नहीं समझ रहे हैं। जानते हैं जब छूट जाएगा ना तो किसी टीचर को कोई दोस्त दे या ना दे, इतिहास में हर कोई बोलेगा। हमको पता है, हम जानते हैं ना, पिछले 10 साल से, साढ़े 9 साल से पढ़ा है, मुझे पता है क्या कहानी है। अभी मैं छोड़ दूं, मुझे भी लगता है कि नया टॉपिक अब शुरू हुआ है, छोड़ देते हैं। वही 10-15 मिनट और क्लास बचा हुआ है, लेकिन 10-15 मिनट में कम से कम 3-4 पेज पढ़ा सकते हैं। समय नहीं है, कब समय मेरा खत्म हो जाए और फिर मुझे क्या है जल्दी खत्म करना पड़ जाएगा। और मैं चाहता हूं कि प्रेम से, आनंद से, समझाते हुए, सिखाते हुए, बताते हुए और कभी ना भूल पाने वाला ट्रिक के साथ आपको समझा दूं इतिहास। हमारे साथ भी मजबूरी, आप समझते नहीं है, हम आपके लिए आए हैं, किसी और के लिए नहीं आए। जब आप ही नहीं पढ़ोगे तो क्या फायदा? मुझे क्या है, कब तुम्हें छोड़ने के लिए। चलो आओ, डलहौजी की नीतियों के विरुद्ध सैन्य अधिकारियों ने क्या किया? चेतावनी दिया। 1806 में बेल्लोर मठ में भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों के द्वारा चाहे सामाजिक हो, धार्मिक हो, रीति रिवाजों में क्या किया गया? हस्तक्षेप के कारण विद्रोह हुआ और मैसूर के राजा का झंडा को क्या किया गया? फहराया गया। ये भी कारणों में से एक है। अब आप क्या कर सकते हैं? बेल्लोर वाला 1806 कभी भूल नहीं सकते। सुजीत सर आप चंदन लगा के आए, गलत बात है। अभी मान लो मैं क्लास कर ले रहा हूं और कोई बिटिया जो है सिंदूर लगा के आए और मैं कहूं बिटिया सिंदूर बंद कर लगाना। कोई जो है कुंडल पहन के आए, मैं बोलूं कुंडल खोल। कोई जो है यहाँ पे धागा बना के आए, धागा खुलवा दूं। कोई टोपी पहन के आए, मैं टोपी खुलवा दूं। सिख सिख वाला जो पहनते नहीं पगड़ी, पगड़ी खुलवा दूं। कृपाल पे रखे उसको मैं निकलवा दूं। तो ये जो हुआ वो किस पे हस्तक्षेप सुजीत सर कर रहे हैं? धार्मिक हस्तक्षेप कर रहे हैं और ये भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये भी एक कारणों में से एक रहा कि भेदभाव यहाँ पे क्या है, बड़े स्तर पे हो रहा है। 1842 में बर्मा युद्ध के बाद भारतीय सेना को उचित वेतन ना मिलना भी 1857 की क्रांति का कारण हो गया। वेतन नहीं दोगे तो भाई क्रांति तो होगा ही होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। या फिर 1825 में असम में तोपखाने में क्या हुआ? विद्रोह शुरू हुआ। 1849 और 50 के आसपास अगर देखा जाए तो पंजाब के गोविंदपुर में एक रेजिमेंट ने क्या किया? विद्रोह पे उतर गया। ये पूरा कहानी जो है, जो कहानी में ये पूरा का पूरा रच रहा हूं, बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। इसको सबसे पहले वहां पे छोड़ दिया हूं। सबसे पहले उससे पीछे की कहानी, 1857 के पीछे की कहानी है कि 1857 की नींव तैयार कर देगा। मंगल पांडे के मरने से पहले की कहानी ये सब है, जिसने क्या है आगे चल के ये एहसास करवाता है एक बहुत बड़ा विद्रोह होने वाला है, जिसकी आग जो है पूरे हिंदुस्तान में फैलने वाली है। इसको कोई नहीं रोक सकता है। पहले कुछ छापने में तो बाद में होगा ड्रामा, है ना? गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी तो बाद में होगा। बात समझ रहे हैं ना? ब्रॉड बेस के जगह पे इनफील्ड राइफल तो बाद में होगा। पहले तो ये सारी घटनाओं को ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है ना? आओ। विद्रोह के समय कुछ ऐसे पॉइंट है जो साइड में लिख दिया हूं, जिससे कि दिमाग के भेजे में हमेशा याद रहे। देखो बाबू ये चीज हमेशा बता देते हैं आपको और अपनापन की तरह। 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक हार्ड क्वेश्चन आएंगे, एक मॉडर्न टाइप, मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन आएंगे और तीसरा जो आएंगे वो इजी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आपका कट ऑफ जो डिसाइड करेगा ना वो मॉडरेट वाला क्वेश्चन डिसाइड करेगा। ध्यान रखिएगा, पढ़ने वाली की बात कर रहा हूं, नहीं पढ़ने वाली का छोड़ दीजिए। हार्ड वाला क्वेश्चन बनाने से आपका कट ऑफ डिसाइड नहीं होगा। एक और जो इजी वाला क्वेश्चन आता हुआ जिसको क्वेश्चन करते गलत करके आएगा उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला। ये तो ऐसे ही चलेगा बाहर।
यानी कि अब जो फाइट करेगा वो मॉडरेट वाला फाइट करेगा। मॉडरेट अगर आपका ज्यादा सही हो गया तो कंफर्म है कि एडीयू का रिजल्ट आपकी बाहों में है। अगर वहां खाता हुआ तो बाहर निकल जाओगे, ध्यान रखना। अब विद्रोह के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? पांस्टर, कभी ना भूलना। ब्रिटेन की महारानी जो है वो कौन है उस समय? विक्टोरिया। भारतीय सम्राट कौन है? बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय, जफर या द्वितीय, दोनों नाम। गवर्नर जनरल कौन है इस टाइम में? 1857 में केनिंग, लॉर्ड केनिंग, फुल नेम। इस विद्रोह का प्रतीक क्या है? कमल और रोटी। तीसरा 12 मई 1857 को लाल किले पर अधिकार किया गया, जो पहली घटना सामने आई। इसको याद रख लीजिएगा, चारों चारों 2-3 बार ध्यान रखिएगा, अपने ही आपके दिमाग में आ जाएगा। और जब आप घटना चक्र का क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको फटाफट फटाफट दिखेगा, दिल खुश हो जाएगा, तब लगेगा अब मजा आ रहा है इतिहास में, अब सच में इतिहास से इश्क हो रहा है ना। सुजीत सर क्वेश्चन कहां फंसाएगा हम लोग को? 10 लाख का कहानी है, क्वेश्चन यहां फंसाएगा आपको। आप ट्राई कर लो, जिसका वीडियो देखना वीडियो देख लो, जो किताब पढ़ना है किताब पढ़ लो, इसको मुझे याद करके दिखला दो। और क्वेश्चन अगर यहां से पूछ दिया, पसीना पसीना निकल जाएगा ठंड में। कहना कि सही बात बोले सुजीत सर, जो पढ़ रहे हैं उनको पता है कि सुजीत सर आज भी हमको याद नहीं होता। और अपने घड़ी में अब जाहिर है टाइम हो ही गया है, अपने घड़ी में 5 मिनट बस टाइम मेरे को दे दो, 5 मिनट में ये याद करवा के हम यहां से जुदा हो जाएंगे आपसे, आपको छोड़ के बस 5 मिनट घड़ी देख के शुरू करें। आओ पहला देखो, ये स्वरूप है और ये प्रस्तुत करता है विद्रोह का स्वरूप। 1857 का विद्रोह का, पहले थोड़ा सा 1 मिनट समझो विद्रोह का स्वरूप का मतलब क्या है। जो भारतीय इतिहासकार होंगे ये बताएंगे कि 1857 का विद्रोह का स्वरूप जो था, ये सारा खेल किया हुआ अंग्रेजों का था। अंग्रेज इतिहासकार जो बैठे होंगे वो बताएंगे कि 1857 के क्रांति का सारा जिम्मेदारी जो है इन भारतीयों के पास में है, इन भारतीयों की वजह से 1857 की क्रांति हुई है। आखिर रीजन क्या है सुजीत सर? कोई प्रमाण ही नहीं है बाबू, थोड़ा सा इतना सा भी प्रमाण नहीं है। कोई प्रमाण रहे तब तो सारे प्रमाण को जला के राख करके दफन कर दिया गया 1857 की क्रांति। यही वजह हुआ कि स्वरूप जो है आज तक क्लियर नहीं हो पाया। और जब क्लियर नहीं हो पाया है तो यहां से क्वेश्चन आता है तो मेरा बच्चा सही कर ही नहीं पाता है, लेकिन आज के बाद वो कभी भूल ही नहीं पाएगा मरते दम तक। आओ सबसे पहले देखते हैं पहला पॉइंट पकड़ना, सैन्य विद्रोह। सैन्य विद्रोह किसने कहा? जॉन लॉरेंस और जॉन शीले। इसने कहा कि 1857 का क्रांति जो था ये सेना का विद्रोह था। चलो कोई बात नहीं, बस एक बार सुन लेते हैं, उसका ट्रिक लगाएंगे फटाफट। हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र ये रचा गया था। ये किसने कहा? आउटरम और टेलर कहा कि हिंदू मुस्लिम का क्या है यहाँ पे षड्यंत्र थे, इसकी वजह से 1857 की क्रांति हुआ। ये सारा खेल जो है ये भारतीयों का है। तीसरा, बर्बरता और सभ्यता के मध्य में संघर्ष। बर्बरता और सभ्यता, ध्यान रखिएगा, शब्द कौन है? हम लोग हैं। हम लोग मतलब कौन? अंग्रेज। और तुम लोग क्या है? बर्बर हो, किसी काम के नहीं हो। अब आगे अयोग, अनपढ़, गवार, जाहिल भारतीय, तुम क्या हो? बर्बर हो। इन दोनों के बीच में इसीलिए युद्ध हुआ है। और ये स्टेटमेंट किसका है? टीआर होम्स का कह रहे हैं। कोई बात नहीं, कह ले जितना कहना तुझे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? बीडी सावरकर। कई बार क्वेश्चन यहां से भी राइज होता है, सब सिखा देते, 2 मिनट रुक जाओ। धर्म युद्ध कहा किसने? रीज कहा। ये युद्ध जो 1857 की क्रांति था ये एक धर्म युद्ध था, है ना। लोग धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे, धर्म के लिए युद्ध नहीं कर रहे थे, हक की युद्ध हो रही थी। तीसरा, राष्ट्रीय विद्रोह का कौन? बेंजामिन डिज़रायली और अशोक मेहता। ये डिज़रायली जो है वो कौन है? अंग्रेज हैं। इन्होंने सपोर्ट किसका किया? सपोर्ट भारतीयों का किया। इन्होंने कहा राष्ट्रीय विद्रोह था। ये एक जगह विद्रोह नहीं फैला था हिंदुस्तान के किसी पार्टिकुलर जगह पे, चाहे बंगाल में, चाहे मेरठ में, चाहे दिल्ली में नहीं फैला था, बल्कि संपूर्ण हिंदुस्तान में फैला था। इसी को तो राष्ट्रीय विद्रोह कहते हैं। तीसरा, ना तो प्रथम है, ना तो राष्ट्रीय है और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। ये किसने किया? कहा आरसी मजूमदार। अभी भारतीयों को कैसी बात कर रहे हैं? ये तो बड़ा खतरनाक है। और इन्हीं को भारत सरकार ने जब देश आजाद हुआ तो 1857 की क्रांति लिखने के लिए दिया। बोला बाबा छोड़, तू पूरा का पूरा सपोर्ट जो कर रहा है किसको कर रहा है? अंग्रेज को कर रहा है। ना ना ना, तुझे नहीं देना किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। क्लियर है? और इनसे क्या किया गया? छीन लिया गया। बोला नहीं आप नहीं ले सकते किसी भी हालत में। ये सारी की सारी और है। 1 मिनट चलो, अब ये हमें याद रखना है। अगर यहां से क्वेश्चन आ जाएगा तो आप फंस सकते हैं, बाकी सब जगह से क्लियर है। अब इसको कैसे याद रखा जाए? सारी बातें समझ में आ गया। इस साइड में क्या है? स्वरूप है और इस साइड में प्रस्तुत करता जिन लोगों ने स्टेटमेंट दिए हैं। अब इनको ध्यान देखना। आओ अब कैसे याद रखेंगे? देखो 2 मिनट में याद हो जाएगा तुम्हारा, बस 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना, बस फटाक से दिमाग में एंट्री मार लेगा। सैन्य विद्रोह बोला कि सेना का विद्रोह है। कौन बोल रहा है? लॉरेंस और सीले। मुंह बंद करके रख, सी देंगे मुंह। समझ गया ना? ये सेना का विद्रोह है, ये तुम लोग का कुकर्म का खेल है। तुम लोग आके यहाँ पे ड्रामा किया 1857 की क्रांति में, इसलिए मुंह सी देंगे, एकदम शांत रह। अगर शांत रहा तो फिर लॉरेंस को बुला देंगे, अभी बीच में आएगा फाड़ देगा पकड़ के। इसे मुंह शांत रह। तो ये सैन्य विद्रोह का मतलब है कि मुंह सी देंगे, सीले। कभी ना भूलो, ट्राई कर लो, जिंदगी में कभी भूल के दिखा दो, याद रहेगा। यानी सेना विद्रोह, जहां एक लाइन भी बोला, सेना की बात, सेना की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकता हिंदुस्तान किसी भी हालत में, इसलिए मुंह सी देंगे, चुपचाप रहना। हो गया, याद हो गया। सैन्य विद्रोह किसने बोला भाई? तो लॉरेंस और सीले ने बोला। और ऑप्शन में तुम्हारा खाई रहेगा, फटाक से मारेंगे, निकल जाएंगे, आगे भाग जाएंगे। बाकी लोग सोचते रहे अच्छा तो देखे, दीवार देखे, करते रहे, हमारा बन गया, निकले, बाय बाय। चले दूसरा, हिंदू और मुस्लिम का षड्यंत्र। क्लियर है? हिंदू और मुस्लिम का षड्यंत्र। एक बात सुन लो, इस देश में अगर षड्यंत्र करोगे ना, इस देश से आउट कर देंगे। तो हम जानते नहीं हो, क्योंकि ये देश हिंदू और मुस्लिम से बना हुआ है। इस देश में जितना हिंदू ने खून बहाया उतना ही मुस्लिम ने भी खून बहाया है। और इस देश में चाहे कोई भी धर्म पहले आए या बाद आए, लेकिन जब भी साथ आएगा तो हिंदू और मुस्लिम आएगा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। और अगर इसमें कोई भी कुछ करने की कोशिश किया तो हम आउट कर देंगे, किसी भी हालत में देश में रहने नहीं देंगे। यानी हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र होगे तो आउट कर देंगे। तो आउटरम और टेलर, और आउट करेंगे तो सीधे टेलर से चढ़ के निकल जाओगे, भाग जाओगे। यानी आउटरम भी अगर याद रहेगा तो मामला बनकर तैयार है, आउट। क्योंकि किसी भी हालत में इस देश में हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र होगा तो किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा देश, कोई भी हालत में, एकदम सीधे आउट हो जाओ। टेलर पकड़ निकल जाए टक्कर के साथ में। हो गया, कर लो कोशिश, जो करना करके दिखा दो, हो जाएगा कभी जिंदगी में, मर जाओगे ना गलत हो। तीसरी, भागती जा रहा है ना, बर्बरता और सभ्यता के मध्य में क्या है? संघर्ष है। बर्बरता और मध्य के बीच में घर में बैठ के कुछ भी पक लोगे, समझा? होम, होम मतलब घर होता है। बर्बरता और सभ्यता ने घर ही में करके बर्बाद करो, बाहर निकलोगे ना औकात हाथ में आ जाएगा, ठीक है ना? घर में बैठे हो और बर्बाद करते रहते हो बैठ के, नहीं। और घर का मतलब होम्स, होम घर में बैठा हुआ बर्बाद, बर्बरता और सभ्यता के बीच में संघर्ष, होम्स। हो गया, काम खत्म करो, ट्राई कर लो कभी भूल के। एक दो बार आप अपने से भी कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बस यहाँ हंस लीजिएगा, घर क्या बोले थे सुजीत सर, क्वेश्चन आया, हम सी मार के आए, डी आंसर आया, फिर पेमेंट करो, अब पेजेस में चलो। इसलिए ध्यान रखना, हंसो लेकिन सीखो, समझो, याद रखो, है ना? इसे बर्बरता, बर्बर इंसान हमेशा घर में करता है, परिवार के साथ करता है, बाहर औकात नहीं है। घर का मतलब होम्स, हो गया, होम मतलब घर, काम खत्म। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसको किसने कहा था? सावरकर ने, बीडी सावरकर। ये तो कभी भूल ही नहीं सकते, बताने की कोई जरूरत नहीं, तो क्या है, पूरे ब्लड में घुसा हुआ। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, बीडी सावरकर। धर्म युद्ध, ध्यान रखना, 1857 की क्रांति को धर्म युद्ध किसने कहा था? रीच। ध्यान रखिएगा, ये क्या था? एक धर्म युद्ध था, ध्यान रखना। और ये कौन कर रहा है? रीच कर रहा है। और रीच कौन है? जो रिझा रहा है हमको, ये बता रहा है हमको क्या कर रहा है। रिझाना मतलब समझते हो, मतलब बेवकूफ बनाने टाइप से है। तो इससे किसी याद रखना कि धर्म युद्ध जो था ये कोई धर्म युद्ध नहीं था, मुंह बंद कर रखा करो, यहाँ कोई धर्म की कहानी नहीं थी। क्लियर है ना? तो याद रखना, धर्म युद्ध कौन कर रहा है? रीच कर रहा है, हमें क्या कर रहा है? रिझा रहा है ना?
नेक्स्ट, राष्ट्रीय विद्रोह। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? बेंजामिन डिज़राइली। जो क्या था? विदेशी साहित्य को कभी भूल ही नहीं सकते हो। डिज़राइली और अशोक मेहता जो भारतीय हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये राष्ट्रीय विद्रोह था। डिज़राइली को कभी मत भूलना। जहां पे एक ओर में अंग्रेजों की तरफ से बेंजामिन डिज़राइली क्या कर रहे हैं? 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह है, और उसी साइड में, दूसरी साइड में अगर जाके देख लें तो एक आरसी मजूमदार है, वो क्या कर रहे हैं? ना तो ये प्रथम है, ना राष्ट्रीय है, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है 1857 की क्रांति। आरसी मजूमदार हो गया याद। लो करो ट्राई। यही स्वरूप है। 50 बार क्वेश्चन पूछता है। पूछ ले क्वेश्चन, जहां से पूछना। ऑप्शन में 4 में तो रहेगा, कहीं ना कहीं दिया होगा। अगर पता है तो आराम से निकल जाएगा मामला। चले, अब यहीं पे छोड़ दें क्लास को, क्योंकि टाइम भी हो गया। अगली क्लास का फिर मेरा टाइम है, यहीं पे रहने देते हैं। क्लियर है? स्वरूप हो गया। कल आएंगे एकदम फ्रेश होकर, थोड़ा सा इसमें हल्का सा रिवीजन मार लीजिएगा, मजा आएगा, है ना? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए। जय हिंद, नमस्ते।